इस बार मैं जरूर कामयाब होंगी, क्योंकि इस बार तुम्हारा कत्ल खुद तुम्हारी माँ करेगी। मैं चाहती हूँ कि आज तुम सबके सामने पोरस को मार डालो, और मरने से पहले मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। जाओ और उसे जंग में जाने से रोको। उसे इतने जख्म देना कि उसके जिस्म में लहू का एक कतरा भी ना बचे। अच्छा हुआ कि आप मुझे विदा करने आ गई। देखिए, युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं तुम्हें विदा करने नहीं आई हूं पुरु। मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में चलूंगी। क्यों? क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं, मां? आप यहीं रहें और महल की व्यवस्था संभालें। पुरु, ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, और इस युद्ध में तुम्हें हर उस भुजा की आवश्यकता पड़ेगी जो तलवार चला सके। इन हाथों में अब भी शक्ति शेष है पुरु। यदि विश्वास ना हो तो अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन अभी यहां कर सकती हूं। मुझे आपके सामर्थ्य और शक्ति पर कोई संदेह नहीं है, मां। किंतु अब आप एक राजमाता हैं, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं। या तो मुझे तुम अपने साथ युद्ध में लेकर चलो, या तो मुझ पर शस्त्र उठाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मां? एक पुत्र अपनी मां पर शस्त्र कैसे उठा सकता है? ललकार मां की ओर से हो या शत्रु की ओर से, एक राजा को उसे स्वीकारना ही पड़ता है। यदि योद्धा महारानी को अभ्यास ही करना है तो इस सेवक के साथ ही क्यों नहीं महारानी?
थोड़ा बल हमारी भी बाजू में शेष है। आहूत बंद करें। यदि तुमने हमें परास्त कर दिया तो युद्ध में जा सकती हो। महाराज बमनी, आज मैं किसी को भी अपनी कोशिश नाकाम नहीं करने दूंगी, तुम्हें भी नहीं। अनुसुईया, जानती हो ना बमनी से क्या कहना है। ठीक है, यदि मैंने महाराज को परास्त कर दिया तो तुम पुरु, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, पर यदि तुम हार गए तो यहीं रहोगे। स्वीकार है महाराज। आज तक महाराज महारानी एक दूसरे के लिए लड़े। ये द्वंद्व देखना अपने आप में मनोरंजक होगा। चुनौती तुमने दी है ना, तो प्रथम प्रहार भी तुम ही करो। तुम्हारी भांति तुम्हारे माता पिता भी हार स्वीकारने में विश्वास नहीं करते पुरु। तुम्हारे विचार में कौन जीतेगा? मेरे विचार में तो पौरव श्रेष्ठ बमनी ही जीतेंगे। क्यों? तुम्हें क्या लगता है नारी बाहुबल में पुरुष से कम होती है? देखते जाओ हस्ती, मां ही जीतेंगी। हाँ, किंतु केवल इसलिए कि पिताश्री जान पूछकर हारेंगे। तुम बस देखती जाओ। मुझे लगा था ये केवल एक खेल होगा अनुसुईया। आपके लिए आर्य, मेरे लिए नहीं। मैंने महाराज को परास्त कर दिया पुरु, अब तुम्हारी बारी।
हो कि मैं यहां रहूं तो मुझे परास्त करके दिखाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ युद्ध में चलूंगी। पुरु उठाओ तलवार। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। मैंने अस्ति और लाची से पहले ही कहा था कि आप जानबूझकर हारेंगे, परंतु आप निश्चिंत रहें, मैं मां को युद्ध में नहीं जाने दूंगा। आप जानबूझ के नहीं हारना महाराज। हाँ हस्ती, और हमें नहीं लगता कि पुरु और अनुसुईया के मध्य ये द्वंद्व होना चाहिए। कोई बात नहीं पिताश्री, एक स्त्री अपने पति के प्रति फिर भी प्रतिद्वंदी हो सकती है, किंतु एक माता अपने पुत्र के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं रख सकती। आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक होगा। तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती शुरू पोरस। अनुसुईया, अनुसुईया, ये क्या कर रही हो? महाराज को यह सीख दे रही हूं कि अपने बचाव में कहां सावधान होना चाहिए। यदि मैं उन पर वार कर सकती हूं तो शत्रु भी वार कर सकता है। सीख समझ लिया राजमाता, अब आराम करें।
बनाकर रखिए महाराज। यहां मिले हर घाव आपको रणभूमि में ऐसे सहस्त्र घावों से बचाएगा। आगे बढ़िए महाराज और संभालिए अपने आप को। प्रहार को समझिए और फिर प्रतिकार कीजिए। हराओ मुझे। बहुत खूब मजा आया खेल में, लेकिन अब खेल खत्म हो रहा। माँ, अनुसुईया, अनुसुईया, पीछे हटो अनुसुईया, ये क्या कर रही हो? अनुसुईया, दूर हटो अनुसुईया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा काला जादू मुझ पर ही पलट कर वार क्यों कर रहा है? छोड़ो मुझे। पूरा तुम ठीक हो ना? ये नामुमकिन है। मेरा काला जादू कभी नाकामयाब नहीं हो सकता। क्या हो रहा है? माँ, आप ठीक तो हैं? माँ, माँ,
तक्षशिला के शहजादे ने हमारे खिलाफ जाने की हिमाकत की है। हमसे जुड़ने का दिखावा करके हमें तोड़ना चाहता था ये। अब इसकी सजा यही है कि अब इसे तोड़ा जाएगा। अनुसुईया ठीक तो हो जाएगी ना आचार्य? ये अवश्य ठीक हो जाएंगी, किंतु इनकी चेतना लौटते ही किसी और की श्वास बंद हो जाएगी। किसके? ओलंपिया। ये क्या हुआ है माँ को? मैंने इससे पहले माँ को ऐसे कभी नहीं देखा। हाँ पुरो, जिस प्रकार वो हमसे लड़ रही थी वो स्वाभाविक नहीं था। लग ही नहीं रहा था कि वो अनुसुईया है। महाराज का तर्क उचित है। जो कुछ किया राजमाता अनुसुईया ने किया, किंतु कोई और उनसे ये सब करवा रहा था। इनके मस्तिष्क और शरीर पर किसी और का नियंत्रण था। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मुझ पर और पिताश्री पर प्रहार करने के लिए मां को कौन विवश कर सकता है? वही शत्रु जिसे अतिथि बनाकर घर में बैठा रखा है हम, अलेक्जेंडर की मां ओलंपिया। आपको ये रोकना होगा महाराज, अन्यथा ये हमारे पुत्र को मार डालेगा।
आप मौन क्यों हैं आर्य? कुछ तो बोलिए। ये सब क्यों हो रहा है मेरे पुत्र के साथ? अम्बी ने सारा दोष अपने पर ले लिया। बहुत मायूस थे ना जब मैंने तुम्हारे बेटे को कैद खाने में डाला था अम्बीराज। कुछ वक्त के लिए मुझे लगा कि जो मैंने किया वो गलत था, मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि जो मैंने किया वही सही था। मुझसे मेरे सामने हाथ फैलाकर दोस्ती की भीख मांगने तुम आए थे अम्बीराज, मैं नहीं गया था तुम्हारे पास। मेरी हुकूमत का हिस्सा बनकर रहने की ख्वाहिश की थी तुमने, और आज मुझे ही उखाड़ फेंकने की ख्वाहिश करने लगे। अम्बी कुमार बालक है यवनराज, क्रोध में प्रलाप कर गया। इसके कहने का अर्थ ये कतई नहीं था। बहाना नहीं शाही तक्षशिला। अगर ये खुलकर तुम्हारे सामने मुझसे गद्दारी की बात कर रहा है, इसका मतलब इस सब में तुम भी शामिल हो। अलेक्जेंडर एक बार जो तय कर लेता है, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब या तो तुम तक्षशिला की आवाम के लिए मुझसे लड़ो, या चुपचाप अपनी शिकस्त कबूल करो। अनुचित व्यक्ति से कह रहे हो अलेक्जेंडर। तुम्हारे विरुद्ध तलवार क्या आंखें नहीं उठा सकते? वो मैं हूं जिसने इनसे ये कहा कि तुम यहां से धक्का देकर बाहर निकाले जाने योग्य हो। अम्बी, जानता हूं क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं, पर फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि एक आक्रमणकारी के स्थान पर मैं गुरु और अपनी मातृभूमि के साथ खड़ा हूं। तुम मुझे जो चुनौती देना चाहो दे सकते हो अलेक्जेंडर, मैं सच हूं। तक्षशिला के लोगों, तक्षशिला के शहजादे ने हमारे खिलाफ जाने की हिमाकत की है, और उसके इस फैसले में खुद उसके वालिद अम्बीराज भी एक राय नहीं। मगर मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं कि उसे इस गुस्ताखी की सजा मिले। अम्बीराज भी यही चाहेंगे। तो आपकी क्या राय है? इस गद्दारी की क्या सजा मुकर्रर की जाए? तुम्हारा शहजादा एक गद्दार है। पौरव राष्ट्र का संदेशवाहक पास? ये कैसे संभव है? इसके साथ तो कोई संदेश नहीं। ये तो वही पत्र है जो पौरव राष्ट्र से आया था। इससे पहले कि अलेक्जेंडर इसे देख ले, मुझे कुछ भी करके इसे लेना ही होगा। और तुम्हारे गद्दार शहजादे के वालिद तक्षशिला के शाह ने हमें खुद इस राज्य में बुलाया था। हमसे समझौता किया था, और तुम्हारे शहजादे ने खुद अपनी बाहें खोलकर इस फैसले को कबूल किया था। मगर बाद में उसने हमारी पीठ में छुरी भोंकनी चाहिए, अलेक्जेंडर की पीठ में।
हमसे जुड़ने का दिखावा करके हमें तोड़ना चाहता था ये। अब इसकी सजा यही है कि अब इसे तोड़ा जाएगा। यहां तुम सबके सामने ये घोड़े इसके जिस्म को दो तरफ से खींचकर उसे दो हिस्सों में चीर देंगे। और किसी की आंख बंद नहीं होनी चाहिए ताकि तुम सबको ये सबक याद रहे कि अलेक्जेंडर से गद्दारी का दूसरा नाम मौत है। क्या ये दंड ठीक है? क्या एक राजकुमार के साथ ऐसा व्यवहार उचित है सम्राट? आपकी भी कोई मां है, मेरी विनती है आपसे, ये सब रोक दीजिए। इस मां पे दया। मेरा आपसे अनुरोध है, अम्मी को एक अवसर और दिया जाए। वो दोबारा कोई भूल नहीं करेगा। इसका उत्तरदायित्व मेरा रहा। मैं आपके जज्बात से वाकिफ हूं। आप एक मां हैं। मैंने खुद बहुत दिनों से अपनी मां के बारे में कोई खबर नहीं सुनी, इसलिए समझ सकता हूं एक मां का अपने बेटे को जो अपनी आंखों के सामने मरता देखना कितना तकलीफदेह हो सकता है। मगर इस मुश्किल का एक हल है मेरे पास। और वो हल ये है कि आप यहां से अंदर चली जाएं। ना अपने बेटे को तड़पते मरते देखेंगी और ना ही तकलीफ होगी आपको। और आपके लिए भी मेरी यही राय है शाहिद तक्षशिला, क्योंकि अलेक्जेंडर हर शख्स के साथ वैसा ही सुलूक करता है जिसके वो काबिल होता है। गद्दार को उसकी गद्दारी के हिसाब से सजा देता है, उसके ओहदे के हिसाब से नहीं। हेफेस्टियन, खींचो! खींचो! और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है शाहिद तक्षशिला। मेरी राय मानिए आप, इन्हें लेकर अंदर चले जाएं। क्या मैं अंतिम बार
अपने माता पिता से मिल सकता हूँ। ओलंपिया ने अनुसुईया को विवश किया, किंतु कैसे? काला तंत्र? हाँ पुरु, ओलंपिया ने राजमाता अनुसुईया को अपने तंत्र के वश में कर रखा था। राजमाता अनुसुईया वही कर रही थी जैसा ओलंपिया चाहती थी। अनुसुईया ठीक तो हो जाएगी ना जान? हाँ, ये अवश्य ठीक हो जाएंगी, किंतु कुछ समय लगेगा और इनकी चेतना लौटते ही किसी और की श्वास बंद हो जाएगी। अर्थात किसी और के प्राण जाएंगे। किसके? ओलंपिया। ओलंपिया की मृत्यु होगी। अंतिम प्रणाम मां। रुको। अब मुझे वो दो जो मेरे लिए है और है तुम्हारे पास।
अलेक्जेंडर, मेरे बेटे, मैं पौरव राष्ट्र में पोरस की कैद में हूँ। तुमने सिकंदर की दुखती रख पे हाथ रखा है पोरस, और अब ये सर्द 1000 गुना बनकर तुम पर और तुम्हारे मुल्क पर बरसेगा। कुछ क्षणों में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। हमें इनके प्राणों को बचाना ही होगा। मैंने ये सब इस दुष्टा को बचाने के लिए नहीं किया। माँ मेरी हो या शत्रु की, पूजनीय होती है। अलेक्जेंडर, मेरे बेटे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए बहुत फिक्रमंद होगे। बहुत वक्त से मेरी कोई खबर नहीं मिली होगी ना, और ये इसलिए क्योंकि मुझे पौरव मुल्क में कैदी बनाकर रखा हुआ है। हाँ अलेक्जेंडर, उस आलिम चाणक्य की मदद से मुझे यहाँ कैद किया हुआ है। जब मैं उस जगह पर पहुंची जहाँ मुझे तुम्हारी खैरियत के लिए इबादत करनी थी, तब चाणक्य के शागिर्दों ने हमारी फौज पर हमला कर दिया और हमारे सारे सिपाहियों को भी मार गिराया। मैंने खुद चाणक्य और उसके शागिर्दों से लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हें तो उसके दाव पेच अच्छे से पता है ना। और चाणक्य मुझे पौरव मुल्क ले आया, और वो पोरस, वो समझता है कि उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे अपनी कैद में रखकर वो सोचता है कि तुम भी हार मान लोगे। यदि आपको लगता है कि मैं भयभीत होकर आपको वापस भेज रहा हूं, तो आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं होगी। और जिस दिन आपको इस बात का भान हो जाएगा कि हम भारतीय भयभीत नहीं अपितु शत्रु का सामना करके उसको सीमा से खदेड़ सकते हैं, उस दिन यदि आप वापस जाना चाहें तो कह दीजिएगा। मैं स्वयं आपको आपके बेटे के पास छोड़कर आऊंगा। लेकिन मैं अपने बेटे को जानती हूँ कि तुम जल्दी यहाँ आओगे और मुझे आजाद करवाकर इस पोरस और इसकी दुनिया को तबाह कर दोगे, और तुम्हारी माँ को इस बात का इंतजार रहेगा। ये सब हुआ कैसे आचार्य? घोर तंत्र करने वालों पर कई बार यह प्रहार उल्टा पड़ जाता है। मैं केवल उचित समय की प्रतीक्षा में था कि कब ओलंपिया के इस काले जादू को विफल किया जा सके, जिससे पुरु और राजमाता दोनों को क्षति पहुंचने से रोका जा सके। अर्थात आप पहले से ही जानते थे कि महारानी ओलंपिया काला जादू कर रही है? इसका अनुमान तो मुझे पहली भेंट में ही हो गया था कि ये स्त्री तंत्र शक्ति का प्रयोग करती है। और उसके महल में आने के पश्चात जब पहली बार हम लोग धुआं देखकर उसके कक्ष में गए थे, मुझे उसी समय संदेह हो गया था। ओलंपिया के अनुसार वो पूजन कर रही थी, किंतु उसे अपने काले जादू के लिए पुरु के रक्त की आवश्यकता थी। इसीलिए उसने वो सारा स्वांग रचा था ताकि काले जादू के प्रयोग से वो पुरु के प्राण ले सके। उसने तुम्हारे रक्त पर काला जादू कर रणभूमि में भी तुम्हें मारने का प्रयास किया था, किंतु वो असफल रही। कदाचित राजमाता ने यह देख लिया होगा और स्वयं को बचाने के लिए उसने राजमाता को भी अपने वश में कर लिया।
इसका आभास मुझे तब हुआ जब राजमाता मंत्रणा कक्ष में मिलने आई। वो पुरु को भी राजमाता के हाथों मरवाना चाहती थी। तभी तो तलवार के द्वंद्व में वो तुम्हारे और महाराज बमिनी के लिए इतनी उत्तेजित और क्रोधित थी, क्योंकि वो ओलंपिया और उसके काले जादू की वश में थी। किंतु इस बार मैं सावधान था। मैंने सुनिश्चित कर लिया था कि इस काले जादू से हम सभी पूर्णतः अप्रभावित रहें। अवश्य इस काले जादू को अपने तंत्र विद्या के द्वारा ही विफल किया होगा, क्यों आचार्य? तंत्र विद्या में प्रत्येक काले जादू का कोई न कोई तोड़ होता है। जब ओलंपिया राजमाता को अपने वश में कर रही थी, मैं उस प्रभाव को विफल करने के लिए अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा था। प्रश्न यह है कि अब क्या होगा? अपने किए का मूल्य चुकाएगी ओलंपिया। मनुष्य जो गर्त दूसरों के लिए खोदता है, अनजाने में स्वयं उसी में गिर जाता है। वही ओलंपिया के साथ हुआ। अब कुछ क्षणों में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। क्या महारानी के प्राणों को बचाने का कोई उपाय है आपके पास? गुरु? हाँ आचार्य, हमें इनके प्राणों को बचाना ही होगा। मैंने ये सब इस दुष्टा को बचाने के लिए नहीं किया। इसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। क्या तुम जानते हो इस खत में क्या लिखा है? नहीं, किंतु यह पत्र पौरव राष्ट्र से आया इतना जानता हूं। सही कहा, ये पौरव मुल्क से ही आया है। मगर पौरव मुल्क से ये खत किसने भेजा है? मेरी मां मलिका मैसेडोनिया ओलंपियास ने। मेरी मां पोरस के कब्जे में है और तुमने कोशिश की कि यह खत मुझ तक ना पहुंचे। तुम्हारा पोरस की मदद करने का वक्त अब खत्म हुआ। इस समय आपको मेरे और तक्षशिला के सहयोग की आवश्यकता है, सम्राट।
तक्षशिला के सहयोग के बिना आप महारानी ओलंपिया को पौरव राष्ट्र से वापस नहीं ला सकते और तक्षशिला सहायता तभी करेगा जब अंबी कुमार को अभयदान मिलेगा। यदि आपने अंबी कुमार की जान नहीं ली तो मैं वचन देता हूं आपकी मां को मुक्त कराने में तक्षशिला की ओर से पूरा सहयोग दूंगा। बुरे वक्त पर बिल्कुल सही बात कही शायद तक्षशिला। अपनी मां का साथ रहे, इसके लिए मैं किसी का भी साथ कबूल सकता हूं। अपनी मां की जिंदगी के सौदे में मैं किसी की भी जिंदगी बख्श सकता हूं। मगर याद रहे, अपने बेटे की तरह मुझसे गद्दारी करने की हिमाकत मत करना शायद तक्षशिला। अपने प्रति निष्ठा प्रमाणित करने का एक अवसर तो दो सम्राट। यदि मैंने आपका विश्वास पुनः जीत लिया तो कृपा करके मेरे पुत्र को छोड़ देना। कबूल है, क्योंकि मेरी मां से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। तो क्या हमें यहाँ यूं ही मरने के लिए छोड़ दें आचार्य? नहीं, ये उचित नहीं होगा। स्वयं पर प्रहार करने वाले सर्प को दया करके छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं कि वो पुनः दंश नहीं देगा। शत्रु और कांटा जहां मिले कुचल देना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति पछताता है। यही राजनीति है। यदि आज तुमने इसे छोड़ दिया तो ये प्रतिकार करेगी, ना केवल तुम्हारे लिए वरन संपूर्ण भारत के लिए घातक होगा। जानता हूं आचार्य, पर शायद आप भूल रहे हैं कि हमने महारानी ओलंपिया को यहां रुकने के लिए क्यों कहा था, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि हम भारतीय भयभीत या दुर्बल नहीं। और एक स्त्री को यूं मरते हुए छोड़ना एक पुरुष की सबसे बड़ी कायरता होती है, और उसकी दुर्बलता भी। पूरे संसार भर में यही संदेश आएगा कि हमने भयभीत होकर महारानी को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि यदि वो जीवित होती तो हमारे लिए घातक सिद्ध होती। और मैं नहीं चाहता कि मेरे देशवासियों को कोई कायर समझे। हम महारानी को सही सलामत अलेक्जेंडर को सौंपेंगे और फिर पूरी शक्ति के साथ उससे युद्ध करेंगे। अतिथि की मर्यादा उसने भंग की पुरु, तुमने नहीं। मर्यादा लांघने वाले को दंड मिलना आवश्यक है। जब पहली बार मेरी भेंट महारानी ओलंपिया से हुई थी तो मैंने उन्हें एक वचन दिया था कि जब तक वो यहां हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और मेरे लिए मेरा वचन मेरे प्राणों से भी कहीं अधिक है आचार्य। मैं जानता हूं कि हमारे शत्रु की मां है, परंतु मेरे लिए हर मां आदरणीय है। हमें उनका उपचार करना ही होगा। तुम्हारे कहने पर मैं ओलंपिया के प्राण बचाने का प्रयास अवश्य करूंगा, किंतु यह प्रयास सफल होगा या नहीं ये निश्चित नहीं। हाँ पुरु, ओलंपिया के प्राण इसीलिए संकट में हैं क्योंकि उसी के द्वारा किए गए काले तंत्र का दुष्प्रभाव उसी पर लौट कर आया है।
और इसीलिए उसके प्राण बचाना बहुत कठिन है। मेरी समस्त तंत्र विद्या की शक्ति भी कदाचित उसके प्राण बचा ना पाए। किंतु फिर भी महारानी को बचाने का हर संभव प्रयास करना होगा हमें। अलेक्जेंडर को यह नहीं लगना चाहिए कि हमने इन्हें बंदी इसलिए बनाया ताकि वो देश छोड़ दें। हम अपनी मां के लिए लड़ सकते हैं तो किसी और की मां के जीवन के लिए भी। मैं इसके प्राण बचाने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा, किंतु ये इसका प्रारब्ध है। ये उपचार सफल हो या नहीं। किंतु उपचार क्या है आचार्य? ओलंपिया के प्राण बचाने के लिए उसके देह और मस्तिष्क का शुद्धिकरण करना होगा। उस काले तंत्र के अंधकार से जिसने उसे घेर रखा है। और इसके लिए पंचभूत शुद्धिकरण यज्ञ करना होगा, जिससे उसके शरीर के 5 तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी शुद्ध हो सके। जल तत्व की शुद्धि के लिए शिरोधारा उपचार होगा, जिसमें जल की एक महीन धारा अनवरत ओलंपिया के मस्तक पर गिरेगी, जिससे उसके मस्तिष्क और शरीर में व्याप्त दुष्प्रभाव धुलेंगे। अग्नि और ऊष्मा द्वारा उत्पन्न स्वेद इसके शरीर में व्याप्त अग्नि तत्व को शुद्ध करेगा। इन नगाड़ों और इस तंत्र विद्या के मंत्रोच्चार द्वारा उत्पन्न कंपन और अनुनाद इसके शरीर में व्याप्त वायु तत्व के विकार को दूर करेगा। सभी जीव अंत में राख बनकर पृथ्वी में सम्मिलित होते हैं। इसीलिए इस पवित्र यज्ञ में राख की आहुति द्वारा इसके शरीर के पृथ्वी तत्व का शुद्धिकरण होगा। और इस स्थान की ऊर्जा शुद्ध होकर वायु तत्व को दोष रहित करेगी। इसीलिए मैंने इस स्थान की व्यवस्था पहले से कर रखी है। इसके प्राण बचाने के लिए मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता पुरु।
आपका प्रयोग सफल हो रहा है आचार्य। महारानी के शरीर में चेतना जग रही है। किंतु अभी संकट के बादल छटे नहीं है। काले जादू का दुष्प्रभाव जाने में अभी बहुत समय लगेगा। हमारी जंग में मेरी माँ को ढाल बनाया है उस जालिम चाणक्य के लिए, और अब उसकी गलती की सजा उसके साथ साथ उसके पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ेगी। मैं इस यज्ञ को पूर्ण करने का प्रयास करके अपना कर्तव्य निभाता हूं। और तुम जाओ और अपने कर्तव्यों को पूरा करो। पहली जीत मुबारक हो अलेक्जेंडर। जाओ अलेक्जेंडर, लिख लो अपना मुकद्दर अपने हाथों से। अपनी औलाद के लिए माँ का प्यार तुम नहीं समझोगे अलेक्जेंडर। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। मैं अपने बेटे को जानती हूँ कि तुम जल्दी यहाँ आओगे। तुम्हारी माँ को इस बात का इंतजार रहेगा। अलेक्जेंडर, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। एक शाह के लिए फतेह से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है रॉक्सी। मैं बस यहां बैठकर अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था जब मलिका के कैद होने की खबर तुम्हें बाहर मिली।
और ये भी देखा कि किस तरह तुमने अपने जज्बातों पर काबू रखा। अपने जज्बात के सैलाब को मत रोको अलेक्जेंडर। ये कबूलना कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं। जब दर्द का दरिया हद से ज्यादा जोर मारे तो उसको बह जाने देना ही वाजिब होता है। हमारी जंग में मेरी मां को ढाल बनाया है उस जालिम चाणक्य ने। ये उसने ठीक नहीं किया रॉक्सेन, और अब उसकी गलती की सजा उसके साथ साथ उसके पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ेगी। सब तैयार हैं शाह, अम्बिराज आपका इंतजार कर रहे हैं। अलेक्जेंडर की मां को कैद करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है पोरस। अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अनुसुईया, नहीं अनुसुईया, तुम्हें बोलने की नहीं, विश्राम की आवश्यकता है। हमें ओलंपिया का षड्यंत्र ज्ञात हो चुका है। तुम चिंता मत करो, अब तुम ठीक हो अनुसुईया, या यूं कहे कि हम सब ठीक हैं। मैं यही हूं।
मैं यही हूं मां, आपके पास। अब आप कैसी हैं मां? मैं जाने से पहले आपको एक बार देखना चाहता था। आपकी आज्ञा चाहता हूं मां। आपका पुत्र युद्ध पे जा रहा है। नहीं प्रभु, तुम कहीं नहीं जाओगे। रुक जाओ प्रभु। तुम मेरे पास रहोगे। जी भर के देख तो लेने तुम मुझे। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मुझे कुछ अजीब सा आभास हो रहा है। तुम नहीं जाओगे पुत्र, तुम यहीं रहोगे मेरे पास। पिछली बार युद्ध पे जाने से पहले आपने मेरा राज तिलक किया था मां, जिसने अलेक्जेंडर और महारानी ओलंपिया के प्रहारों से मेरी रक्षा की थी और हम विजयी लौटे थे। इस बार भी यही होगा, क्योंकि जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है वो अलेक्जेंडर मेरा कुचायत नहीं कर पाएगा। आपकी माता को उन्होंने महल में यहां बंदी बनाकर रखा होगा, क्योंकि यह स्थान महल का सबसे सुरक्षित स्थान है। आज शाम तक तक्षशिला की सेना झेलम के तट पर तैयार होगी। तब तक सेतु भी बन गया होगा और सुबह होते ही हम पौरव राष्ट्र पर धावा बोल देंगे। हेफेस्टियन, तुम झेलम किनारे जाओ और उन तसियों पर कड़ी नजर रखो। मैं चाहता हूं कि इस पुल का काम आज रात ही पूरा हो जाए और किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे तक्षशिला के सारे सिपाही इस जंग में चाहिए अम्बिराज। मगर याद रहे, पोरस और चाणक्य को भागने का मौका ना मिले, और इसके लिए तुम्हें कुछ और भी करना होगा। अर्थात तुम और तुम्हारी फौज पौरव मुल्क जाने के लिए इस पुल का रास्ता नहीं लोगे। मैं चाहता हूं तुम पौरवों पर यहां से हमला करो। जमीनी रास्ते से गुजरकर तुम और तुम्हारी फौज पौरवों पर पीछे से हमला करेंगे। और याद रहे अम्बिराज, तुम्हें हमसे पहले कूच करना होगा, क्योंकि तुम्हें वक्त ज्यादा लगेगा। यह रास्ता कई रियासतों की सरहदों से होकर गुजरता है। यह संभव है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर जाते जाते मेरी आधी सेना मार्ग में ही दम तोड़ देगी। सौदा याद है ना अम्बिराज? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम वही करोगे जैसा मैंने कहा। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि इस बार भी तुम ही विजयी होगे। परंतु मैं कैसे समझाऊं कि मुझे कुछ आभास हो रहा है।
अनुसुईया, ओलंपिया ने जो कुछ भी किया उसके पश्चात तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। हाँ मां, हम शीघ्र ही लौट कर आएंगे। ओलंपिया, वो कहाँ है? उनके काले तंत्र ने उन पर ही पलटकर वार कर दिया है मां। अब वो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही हैं। आचार्य उन्हें बचाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता था कि इस युद्ध से पहले मैं महारानी ओलंपिया को अलेक्जेंडर को सौंप दूं, किंतु अब यह कार्य संभव नहीं। जब तक महारानी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती, मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए मां। भारत चेतु, आपका हाथ जल गया है आचार्य, आपको तुरंत उपचार की आवश्यकता है। नहीं, यह यज्ञ रुक गया तो ओलंपिया कभी श्वास नहीं लेगी। इससे पहले कि अलेक्जेंडर को पता चले कि ओलंपिया पोरस के पास है, इसका ठीक होना बहुत आवश्यक है। समझने का प्रयास करो शाह अलेक्जेंडर। यदि मुझे यही मार्ग अपनाना होता तो मैं वर्षों पूर्व पौरव राष्ट्र पर आक्रमण कर चुका होता, किंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि इन सभी स्थानों पर पौरव राष्ट्र के गुप्तचर सतर्क हैं। इससे पहले कि मैं पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करूं, उन्हें इसकी सूचना मिल चुकी होगी और वह सतर्क हो जाएंगे। ना करने का मतलब है समझौता रद्द। अम्बिराज, तुमने अपनी वफादारी साबित करने का आखिरी मौका मांगा था और मैंने दिया, इसलिए अब जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करोगे। मैं तुम्हें खुदकुशी करने के लिए नहीं कह रहा हूं अम्बिराज। मैं हर हाल में इस जंग में फतेह चाहता हूं और अपनी मां को वापस लाने के लिए मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा, और अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो। यह केवल एक ही स्थिति में संभव है कि मेरे वहां पहुंचने तुम्हारे वहां पहुंचने तक मैं पोरस को उलझा कर रखूं। जानता हूं मैं और मेरी फौज पोरस को तुम्हारी तरफ नहीं जाने देंगे, और जब तक तुम और तुम्हारी फौज पौरव मुल्क तक पहुंच नहीं जाती, हम पोरस को झेलम के किनारे पर ही उलझा कर रखेंगे, और फिर मौका मिलते ही तुम और मैं पौरव मुल्क पर दोनों तरफ से हमला बोल देंगे।
और वैसे भी उन्हें इस पुल के बनने के बारे में कोई खबर नहीं है, जो आज रात ही बनकर तैयार होगा। और कल सुबह हम उन पर हमला बोल देंगे। बस इतनी सी आशा है कि माँ और बाबा को अपनी भूल का आभास हो गया हो। तुम्हें आज रात ही ये पुल पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे शाह का सर हमारे शाह को बतौर नजराना पेश करूंगा मैं। एक खरोच तक नहीं आने दूंगी मैं दस्युराज को। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो। मैं मां को यहां अकेले नहीं छोड़ सकता लाची, इसलिए चाहता हूं कि तुम उनके साथ यहीं रुको। महारानी ओलंपिया शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे और मेरी अनुपस्थिति में उनका ध्यान रखने के लिए मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम यहाँ की चिंता मत करो गुरु, मैं यहाँ की परिस्थिति संभाल लूंगी। तुम पिताश्री और हस्ती केवल युद्ध पर ध्यान दो। आशा करती हूँ कि माँ और बाबा को अपनी भूल का आभास हो गया हो और वो हमारे पक्ष में होंगे। तो क्या निर्णय लिया आपने दस्युराज? विश्वास। गुरु ने हमें एक दिन का अवसर दिया है इस निर्णय के लिए कि हमारी निष्ठा विदेशी अलेक्जेंडर के साथ है या अपने देश के साथ। यदि वो चाहता तो मुझे वहां पे ही समाप्त कर सकता था, परंतु इसके इस प्रयास से ये बात सिद्ध होती है। वो आज भी हम पे भरोसा करता है। मैंने बहुत विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि गुरु का तर्क उचित है। कोई भी संबंध को बिना विश्वास के टिके रहना असंभव है। हम अपने आपसी मतभेद बाद में भी सुलझा सकते हैं, परंतु यदि आज हमने इस सेतु का निर्माण कर दिया तो उससे हमारी मातृभूमि पे आने वाले संकट को कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। हम सुमेर के लिए न्याय चाहते हैं, परंतु इस कार्य से समस्त दस्यु लोक पे देशद्रोह का कलंक लग जाएगा। अपने पुत्र को न्याय दिलाने की ललक में हम ये बात भूल गए कि हम कब अन्याय की सीमा रेखा के परे हो गए। याद करो महानंदिनी, वो तुम ही थी जिसने वर्षों पूर्व पौरव राष्ट्र के एक परिवार के प्राण बचाए थे। दो बालकों को नया जीवन दान दिया था।
हमें अपने साथ ले चलिए। अन्यथा मेरे ये बालक शिव तो तुम्हें मार डालेगा। हमें साथ ले चलिए इन बच्चों की सुरक्षा के लिए। और आज हम कहां हैं? उसी पुरु के विरुद्ध खड़े। यदि आज हमने उचित पक्ष नहीं चुना तो हम सदा के लिए हार बैठेंगे महानंदिनी। तुम्हारा अंतर्मन भी जानता है कि अलेक्जेंडर का साथ देके हम उचित नहीं कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए बुरे का साथ देना बुरा प्रारब्ध दिलाता है। अपने पुत्र के लिए हम देश को धोखा नहीं दे सकते। हमें उचित निर्णय लेना ही होगा। तुम्हारे आंसू ने तुम्हारा उत्तर दे दिया है। मैं अभी जाके दस्युओं को आदेश देता हूं कि इस सेतु निर्माण का कार्य स्थगित करें। उसके बाद देखेंगे कि इस भंवर से कैसे निकला जाए। सूरज, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अलेक्जेंडर से धोखा करोगे? तुम्हें आज रात ही ये पुल पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे शाह का सर हमारे शाह को बतौर नजराना पेश करूंगा मैं। एक खरोच तक नहीं आने दूंगी मैं दस्युराज को। क्यों ना अब तुम्हारा सर काट के दस्युराज को भेंट कर दूं? अपने रहते हुए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी दस्युराज। महानंदिनी!
महानंदिनी महानंदिनी तुम्हें कुछ नहीं होगा महानंदिनी। महाराज पुरुषोत्तम पधार रहे हैं। मुझे हमेशा आपकी शक्ति से शक्ति मिली है मां। हर पुत्र जो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है, उसके साहस और शौर्य के पीछे आप जैसी मां का बलिदान छिपा है। ये जानते हुए भी कि हो सकता है कि उसकी संतान युद्ध से जीवित ना लौटे, एक मां अपनी संतान को शुभकामनाएं देकर युद्ध पर भेजती है। अपनी मांओं के इसी त्याग और वीरता के कारण एक शूरवीर अपने शत्रु का सामना निडर होकर कर पाता है। एक पुत्र सेना में शस्त्र चलाना सीखता है, परंतु शस्त्र को उठाने का साहस उसे अपनी मां से मिलता है। आज आपके पुत्र को जाना होगा मां, अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने। यदि आज पौरव राजमाता का हाथ तिलक करने से कांपा तो भारत जैतु केवल एक नारा बनकर रह जाएगा, वो सत्य कभी नहीं बन पाएगा मां। यदि आज आप रुक गई तो कौन सी मां अपनी संतान को देश की रक्षा के लिए भेज पाएगी? पता नहीं पुरु, क्यों मेरा मन आज विचलित है। किंतु तुमने उचित कहा पुत्र, आज मेरे हाथ विचलित नहीं हो सकते। तुम्हें देखकर मैं गर्वित और संतुष्ट हूं कि आज पौरव राष्ट्र का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का भविष्य उचित हाथों में। विजयी भव। मुझे पूर्ण विश्वास है पुरु कि इस युद्ध में हमारी विजय पताका अलेक्जेंडर की ध्वजा से सबसे ऊपर होगी। भारत जैतु! अपना ध्यान रखना पुरु। मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है लाची। आशा करता हूं कि दस्युराज को अपनी भूल का आभास हो और वो सेतु का निर्माण रोक दें। आप जो उचित कह रहे थे दस्युराज,
अपने स्वार्थ के लिए बुरों का साथ दो तो प्रारब्ध बुरा ही होता है। मेरी भूल का यही दंड मिलना मेरा प्रारब्ध था, पर संतोष है कि मेरे कंधों पर देशद्रोही होने का भार नहीं, बस मस्तक पर देशभक्त होने का रक्त तिलक है। इस लाची मेरे साथ होती है, मैं उसे देख पाती, पर ये संभव नहीं। मेरी ओर से उससे क्षमा मांग लेना, कहना कि जो उसकी मां ना कर पाई वो करे। विदेशों से लोहा ले मेरी मृत्यु से दुखी होकर अपना मार्ग ना बदले। महानंदिनी, उठो महानंदिनी। महानंदिनी, आपका फैसला बिल्कुल वाजिब था शाह, जो आपने मुझे इन दस्युओं पर निगाह रखने के लिए भेजा। ये लोग हमसे ही धोखा कर रहे थे, उनका काम पूरा नहीं होने देना चाहते थे ये लोग। क्या मैं सही सुन रहा हूं? अपने भूल का मूल्य हम चुका चुके हैं, चाहे मर जाएंगे पर ये सेतु का निर्माण नहीं करेंगे। ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं पौरव मुल्क तक कैसे पहुंचूंगा, अपनी मां को वापस कैसे लाऊंगा। मुझे मेरी मां हर कीमत पर चाहिए और इसके लिए इस पुल का बनना जरूरी है। महानंदिनी, अलेक्जेंडर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम भारतीयों को यकीन है ना कि जब तक किसी मरे हुए इंसान की लाश को जलाया ना जाए, ना ही उसकी रूह को सुकून मिलता है और ना ही नई जिंदगी। इसलिए तुम्हारी मलिका की लाश तब तक मेरे पास रहेगी जब तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता। फैसला तुम पर है। मुझे वचन दो पुरु कि यदि ऐसी स्थिति आई तो तुम। आशा करता हूं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे उनके विरुद्ध तलवार न उठानी पड़ जाए, जिन्होंने मुझे एक पुत्र के समान स्नेह दिया और मेरा पालन पोषण किया। आशा करती
कि दस्युओं को अपना पक्ष बदलने अधिक समय न लगे और अलेक्जेंडर किसी भी परिस्थिति में मां झेलम को पार न कर पाए। चाहे जो हो जाए, एक बात तो निश्चित है कि पुरु अलेक्जेंडर को जीतने नहीं देगा। प्रस्थान का समय हो गया, निकलना होगा। ये युद्ध शस्त्र या शक्ति का नहीं था, ये टकराव था दो सोचों का, दो अलग अलग विचारधाराओं का, जिनका संघर्ष निश्चित रूप से इतिहास को बदलने वाला था। मैंने आपको एक वचन दिया था मां, और स्वयं एक शपथ ली थी। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी शपथ और अपना वचन दोनों निभा सकूं। कल सुबह तुम्हारे मुल्क की यही मिट्टी तुम्हारे खून में रंगी होगी पोरस। जंग के बारे में तुम बेहतर जानते हो, बस इतना कहूंगी कि अपना ख्याल रखना। जरूर। और कितना वक्त लगेगा? सेतु कुछ ही देर में बनके तैयार हो जाएगा। आने वाली 10 पीढ़ियों का भविष्य घोषित हो ही गया कि हम देशद्रोही कहलाएंगे, कि अपने पुत्र के मस्तक से देशद्रोह का टीका हटाने के लिए हम स्वयं देशद्रोह के दलदल में फंस गए।
वो देखो पुरु, दस्युओं ने सेतु का निर्माण लगभग पूरा कर ही दिया है। यदि यह इनका निर्णय है तो हमें भी उत्तर देना ही होगा। सैनिकों, युद्ध के लिए सज रहना, मोर्चा संभालो। हम यहीं रुकेंगे और प्रतीक्षा करेंगे। अस्ति, किसी को भी आभास नहीं होना चाहिए कि हमने अपनी छावनियां यहां बना रखी हैं। उन्हें ये सेतु पार करके आने दो, फिर चाहे वो यवन हो या दस्यु, उसे अपनी भूल का प्रसाद अवश्य मिलेगा। क्या पुल तैयार है? लगभग तैयार है, कुछ समय और। तो फिर जल्दी पूरा करो। फौज को तैयार करो हेफेस्टियन। इस पुल के तैयार होते ही हम उस पर हमला करेंगे और मैं पहले उस चाणक्य को मारूंगा, फिर पोरस को, और उसके बाद उन दोनों की लाशें मैं अपनी मां मलिका मैसेडोनिया के कदमों में डालूंगा। ये यज्ञ कब तक समाप्त होगा? कुछ भी स्पष्ट कहना कठिन है राजमाता। यज्ञ का ये भाग बहुत ही कठिन और कठोर है, इसलिए आचार्य स्वयं बिना किसी शिष्य के ये यज्ञ पूर्ण कर रहे हैं। जब तक महारानी ओलंपिया को होश नहीं आ जाता, तब तक आचार्य इस यज्ञ से नहीं उठेंगे। किंतु इसमें भी समय लगेगा महारानी। ठीक है, मैं चाहती हूं कि हर समय आचार्य के साथ कोई ना कोई प्रस्तुत रहे। वो ओलंपिया की प्राण बचाने के लिए इतना कष्ट सह रहे, इसीलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ये सुनिश्चित कर सके कि यज्ञ समाप्त होने तक उन्हें कोई कठिनाई ना पहुंचे। और हाँ, तुम हर प्रहर हमें सूचित करते रहना। जो आदेश राजमाता, मैं आपको और महारानी लाची को सूचित करता रहूंगा। लाची, मेरे विचार से पुरु को सूचित कर देना चाहिए। वो भी हमारी तरह ओलंपिया के लिए चिंतित होगा। तो लाची, हाँ हाँ माँ, मैं अभी किसी को संदेश देकर पुरु के पास भेज देती। जितना भी छुपा लो, तुम्हारे मन में जो द्वंद चल रहा है उसे मैं समझ सकती हूँ। माँ हो ना, और एक माँ होने के नाते एक माँ का हृदय भी समझ सकती हूँ। जिस तरह से तुमने न्याय और सत्य का साथ देकर
अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर पुरु के साथ खड़ी हुई थी, ठीक उसी तरह दस्युराज और दस्युरानी भी अलेक्जेंडर के विरुद्ध जाकर पुरु के साथ ही खड़े होंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो मां। बस इतनी आशा है कि माँ और बाबा को अपने भूल का आभास हो गया हो और वो उस सेतु का निर्माण पूरा ना करे। सेतु बन के तैयार है, परंतु हमारी असली चुनौती का प्रारंभ तो अब होगा। आपके कहने का अर्थ क्या है दस्युराज? क्योंकि जितना मैंने अलेक्जेंडर को जाना है, वो अपने विरुद्ध उठने वाले सर को कोई ना कोई कारण से काट ही देता है। यदि हम मरने ही वाले हैं तो क्यों ना हम इस युद्ध में अलेक्जेंडर के दया पात्र होकर मरने के स्थान पे देश के लिए रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दें। तुम्हारी रानी ने जिस गौरव से अपने प्राण त्यागे, वो गौरव बना रहना चाहिए। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें महानंदिनी का शव मिल जाए और अलेक्जेंडर इस सेतु को पार नहीं कर पाए। उस रात जब पुरु मेरे तट पर खड़ा था तो उसके मन में स्पष्ट था कि वो घड़ी आने को है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, कि अब उसे अपनी मातृभूमि की ढाल बनकर खड़े रहना था विदेशी आक्रमणकारी के सामने। ये वो रात थी जब संसार के दो महान योद्धा अपने उस युद्ध की ओर बढ़ रहे थे जिसके लिए उन्हें युगों युगों तक इतिहास याद रखेगा। भारत का वो युद्ध जिसकी साक्षी मैं झेलम बनी, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था एक विदेशी के विरुद्ध। सिकंदर और पुरु, नियति के चुने हुए दो योद्धा एक दूसरे के सामने आने वाले थे। दोनों जानते थे कि दोनों के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं, पर दोनों ही नहीं जानते थे कि दोनों का प्रारब्ध एक दूसरे से मिलकर पूरा होगा। एक पश्चिम का तूफान बनकर मुझे पार करके भारत पर कब्जा जमाना चाहता था, तो दूसरा पूरब का पर्वत बनकर भारत की ढाल बनकर सज्ज था। मैंने आपको एक वचन दिया था मां, और स्वयं एक शपथ ली थी। झेलम मां के जल को साक्षी मानकर मैं पुरुषोत्तम प्रण लेता हूं कि अपनी मां के आंचल पर उस अलेक्जेंडर को अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी शपथ और अपना वचन दोनों निभा सकूं। मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। कल तुम्हारे मुल्क की ये मिट्टी तुम्हारे खून से रंगी होगी पोरस, और मैं तुम्हारी लाश पर से पांव रखकर तुम्हारे मुल्क की सरहद पार करके उस पर चुनानी परचम फहराऊंगा।
ये युद्ध शस्त्र या शक्ति का नहीं था, ये टकराव था दो सोचों का, दो अलग अलग विचारधाराओं का, जिनका संघर्ष निश्चित रूप से इतिहास को बदलने वाला था। हम जानते हैं पुरु, तुम कभी नहीं चाहते थे कि दस्यु ऐसा करे। जीवन में सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, तो कुछ पाने में आनंद कैसे आएगा पिताश्री? पश्चाताप करने का एक अवसर दिया था मैंने उन दस्युओं को, जो उन्होंने टाल दिया। अब जो करना है वो मैं करूंगा। साथियों, वो सोचते हैं कि सेतु के माध्यम से मां झेलम की धारा को पार करके हमसे हमारी धरती मां छीन लेंगे, किंतु आज जो हम करने जा रहे हैं उसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मार्ग में तेल फैला दिया जाए और मेरे धनुर्धर सज रहे हैं मेरे संकेत पर इस सेतु का नाश करने के लिए। वो रणभूमि में नहीं, मृत्यु भूमि में अपने कदम रखने जा रहे हैं। आओ अलेक्जेंडर, आज तुम्हें ज्ञात होगा कि हम अपने अतिथि और आक्रमणकारी दोनों का स्वागत करते हैं, परंतु भिन्न प्रकार से। क्या इन लोगों पर यकीन किया जा सकता है शाह? कार्य पूर्ण हुआ, सेतु बनकर सज्ज है। क्या तुम्हें यकीन है काम अच्छे से हुआ है कि मेरी फौज उस पर से चढ़कर उस पार जा सकती है? हाँ। जानता हूं तुम अपनी मलिका की आखिरी रस्में पूरी करके उसे अलविदा कहना चाहते हो। उम्मीद है काम पुख्ता हुआ होगा। तुम जैसे चाहे वैसे सेतु की परीक्षा ले सकते हो। हमने अपना कार्य पूर्ण किया और अब हम अपने अधिकार को लेने जा रहे हैं। तुमने समझौता करके कौल तोड़ा, गद्दारी की मुझसे। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे साथियों का कत्ल करवा सकता हूं।
मगर अलेक्जेंडर जुबान का पक्का है, इसलिए जैसे ही मैं पुल के उस पार जाकर अपनी मां को सही सलामत लेकर आऊंगा, तुम अपनी बीवी की लाश ले जा सकते हो। यह उचित नहीं है। हमने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। अब तुम हमारे साथ छल कर रहे हो। तो अब एक लुटेरा मुझे बताएगा कि धोखा क्या होता है। क्लीटस, दसियों को यहां से लेकर जाओ और मेरे लौट के आने तक इन दसियों को कैद रखो और हमारी छावनी की हिफाजत मुस्तैदी से हो। ईशा, नहीं अलेक्जेंडर, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर! तो अब देखते हैं पोरस ने शाह आलम की खुशामदीदी के लिए क्या इंतजाम किया है। क्या हुआ पुरु? वहां देखो हस्ती, हम बरकरार करने के लिए वो दस्यु पानी में छिपकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगता है उन विदेशियों का सामना करने से पहले हमें अपनों का सामना करना होगा। हमारी सेना और योजना दोनों सज्ज है पुरु। इस युद्ध के आरंभ होने से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य करना शेष है। कौन सा कार्य पुरु? जितनी बार भी कहूं कम है, फिर भी बार बार कहूंगी, मुझे और मेरे कुनबे को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पोरस। फारस में नई उम्मीद जगाने के लिए शुक्रिया। ये जगी हुई आशा धूमिल ना हो, ये आवश्यक है बारसीन। सफलता पाने की ये लंबी और कठिन यात्रा भी शेष है। तुम्हें शीघ्र ही फारस पहुंचना होगा और उससे दुगनी गति के साथ अपनी सेना को इकट्ठा करके यहां लाना होगा। अब फारस और भारत मिलकर उस अलेक्जेंडर को परास्त करेंगे। मेरा अनुमान है कि तुम्हें यहां से निकलना चाहिए बारसीन। इस समय बारसीन और उसके परिवार का अकेले जाना सुरक्षित नहीं होगा पुरु। हिंदुकुश की तरी तक हम इन्हें छोड़कर आते हैं। उसके आगे का मार्ग सुरक्षित है, वहां से ये अकेले चले जाएंगे। हाँ पिताश्री, बारसीन का दुगना लाभ होगा। पहला, उसे अलेक्जेंडर का भय नहीं होगा क्योंकि वो यहां हमारे साथ युद्ध में व्यस्त होगा। दूसरा, हिंदुकुश पर्वत की हिम पिघलने के पश्चात वहां का मार्ग सुरक्षित होगा। इसलिए जितना शीघ्र हो सके तुम्हें यहां से निकलना चाहिए बारसीन। हमें अभी निकलना होगा बारसीन। हमें विश्वास है कि तुम पुरु की ढाल बनकर हमेशा उसके साथ रहोगे हस्ती। मैं पौरव श्रेष्ठ को निराश नहीं करूंगा। राजकुमारी बारसीन, अपना ध्यान रखना। अब क्या करना है पुरु? हमारे शत्रु के स्वागत की प्रतीक्षा उसी सेतु पर जो उसने स्वयं बनाया है।
सभी तीरंदाज मेरे एक इशारे पर हमले के लिए मुस्तैद रहेंगे। साथियों, हमने आज तक एक भी जंग नहीं हारी, और जिसकी वजह है कि तुम एक आम आदमी के लिए नहीं लड़ रहे। तुम लोग ज़्यूस के बेटे की सरपरस्ती में हो, खुदा की परछाई में हो। हमने आज तक हर उस मुल्क पर कब्जा किया जिस पर मेरी निगाह गई। ठीक उसी तरह भारत भी हमारी मुट्ठी में होगा। वो पूरा सोचता है कि मलिका मैसेडोनिया को कब्जे में करके, उन्हें अगवा करके वो मैसेडोनिया को झुका देगा। आओ उससे बता दे कि कैसे मैसेडोनिया के शेर पोरस की लाश पे कदम रखकर उसके मुल्क को झुकने पर मजबूर कर देंगे। समय आ गया है अस्ति। अलेक्जेंडर ने प्रयाण कर दिया है। भारत जय तू! 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 क्या हुआ पुरु? वहां देखो अस्ति। हम पर प्रहार करने के लिए वो दस्यु पानी में छिपकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगता है उन विदेशियों का सामना करने से पहले हमें अपनों का सामना करना होगा।
दस्यु हमसे द्रोह नहीं कर रहे हस्ती। लगता है वो अलेक्जेंडर के विरुद्ध है। उन्हें अपनी भूल का भान हो गया है। यदि ऐसा है तो सेतु पूर्ण क्यों किया उन्होंने? इसका तो केवल एक ही कारण हो सकता है हस्ती। इस सेतु को पूरा करना केवल एक दिखावा था, इस प्रकार ताकि वो अलेक्जेंडर इस सेतु को पार न कर सके। दस्युओं ने फिर से दगा किया है। जाओ उनके खून का एक एक कतरा इस झेलम के पानी में मिला दो। झेलम की ओर तुरंत। ये क्या? पोरस अपनी फौज पीछे हटा रहा है? नहीं क्वेश्चन, पोरस बिना मरे और बिना जीते पीछे नहीं हट सकता। इसमें जरूर इसकी कोई चाल है, और जहां तक मैं समझता हूं इसमें दस्यु भी शामिल है। पानी में हमसे अधिक श्वास और कोई नहीं रोक सकता। हम भली भांति जानते हैं कि झेलम के पानी का प्रभाव सबसे अधिक शक्तिशाली कहां पे है। ज्ञान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। अब समय आ गया है, इस शस्त्र से हम अलेक्जेंडर पर प्रहार करें और अपने ऊपर लगे देशद्रोह के कलंक को धो दें। तुमने हमें दुर्बल बनाने के लिए महानंदिनी के शव का सहारा लिया। अब तुम दस्युओं का बल देखोगे। पीछे पीछे, ये पकड़ना है। ऊपर मृत्यु की अग्नि तो नीचे मां झेलम की समाधि। अब कहां जाओगे अलेक्जेंडर?
था मैंने अलेक्जेंडर, तुम में यदि अग्नि है तो मुझ में मां झेलम का जल। हर वो चिंगारी जो मेरे देश की ओर बढ़ेगी, मैं उसे बुझाकर ठंडा कर दूंगा। भारत जयतु। तुम्हारी योजना सफल रही पुरु। अलेक्जेंडर की सेना अपनी राजा की मृत्यु के पश्चात पुनः तक्षशिला की ओर भाग रही है। अलेक्जेंडर समाप्त हुआ है, पर यह युद्ध नहीं। दस्युओं ने अलेक्जेंडर के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा, किंतु अब तक बहुत सारे दस्युओं का कोई चिन्ह नहीं, न ही दस्युराज और दस्युरानी का। निश्चिंत ही अलेक्जेंडर ने उन्हें तक्षशिला में बंदी बना के रखा होगा, इसलिए उन्हें मुक्त करवाने के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। तुम ठीक कह रहे हो बुरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं भाई, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रुको और छावनियों की रक्षा करो। जब तक अलेक्जेंडर की सेना तक्षशिला में तैनात है, संकट पूरी तरह से टला नहीं है। नहीं पुरु, मैंने महाराज बमनी को वचन दिया है कि मैं ढाल बनकर सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता पुरु, वहां कुछ भी हो सकता है। इस बार मेरी इस ढाल को यहीं रहकर मेरी रक्षा करनी होगी। तुम निश्चिंत रहो भाई, एक बार मेरी भेंट मेरे दस्यु परिवार से हो जाए, फिर वो अवश्य हमारे साथ हो जाएंगे। तुम मुख्य छावनियों की ओर कूच करो और अपने सैनिकों को आदेश दो कि वो अलेक्जेंडर के शव को ढूंढे, क्योंकि जब तक उसका शव हमें नहीं मिल जाता हम चैन की सांस नहीं ले सकते। सैनिकों, हम तक्षशिला की ओर कूच करेंगे। भाई, मन तो नहीं मान रहा है कि तुम्हें अकेले जाने दो, किंतु तुम पर स्वयं से अधिक विश्वास है। अपना ध्यान रखना पुरु, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। तुम भी अपना ध्यान रखना भाई। मां और लाची को यह संदेश भिजवा दो कि वो अलेक्जेंडर मां झेलम को पार करने में सफल नहीं हो पाया। वो चिंतित होंगी, और यह भी कि वो दस्यु देशद्रोही नहीं है। महारानी लाची और राजमाता अनुसुया को संदेश भिजवा दिया जाए। देखा मां, आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रही थी। आपके पुत्र ने न केवल अलेक्जेंडर की सेना को परास्त किया, बल्कि अलेक्जेंडर को समाप्त करके उन विदेशियों को भारत से बाहर जाने का मार्ग भी दिखा दिया। मां, भैरव, क्या वो सेतु पूरी तरह से नष्ट हो चुका है?
जी राजमाता, दस्यु ने अपनी सूझबूझ से सेतु को ठीक उसी समय ध्वस्त किया जब अलेक्जेंडर की सेना सेतु के बीचों बीच पहुंची। मैं जानती थी कि मेरे माँ बाबा भले ही अपने प्राण दे देंगे पर देश के साथ विश्वासघात कभी नहीं कर सकते। माँ और बाबा कहाँ हैं भैरव? वो देखो, वहां कोई है। आक्रमण! अवश्य ही दस्यु को वहां बंदी बना के रखा है। इतना कोलाहल, लगता है किसी ने आक्रमण कर दिया। पुरु ही होगा।
घबराओ मत लाची। यदि पुरु उन्हें लेने तक्षशिला गया है तो वो अवश्य उन्हें लेकर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ना जाने क्यों माँ, मुझे विचित्र सी व्याकुलता अनुभव हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय मुझे पुरु के साथ होना चाहिए। लाची, इस समय यदि तुम वहां गई तो सब कुछ समाप्त हो चुका होगा, युद्ध भी समाप्त हो चुका होगा। चिंता मत करो, तुम्हारे सोचने से पहले पुरु तुम्हारे माता पिता को यहाँ सुरक्षित लेकर आएगा और तब तक युद्ध भी समाप्त हो चुका होगा। सैनिकों, अर्धवृत्त व्यूह की रचना करो, एक भी शत्रु बचकर न जाने पाए। इतना विलंब क्यों किया? महाराज, पुरु ने सेतु ध्वस्त कर दिया है। उसने झीलम में भी आग लगा दी और उस आग में क्या हुआ? उस आग में सम्राट अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। इसका अर्थ है कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब पुरुष स्वयं अपनी मृत्यु तक चल कर आएगा। महाराज, पुरु में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है महाराज।
मुझे विश्वास था कि आप देशद्रोह नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको लेने आया हूं। किंतु महारानी कहाँ है महाराज? तुम्हारी मलिका की लाश तब तक मेरे पास रहेगी जब तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता। लाची, लाची, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। क्या करूं माँ, ये जानते हुए भी कि पुरु वहां है, वो सब कुछ संभाल लेगा, उसके पश्चात भी बहुत विचलित हो रहा है। पता नहीं क्यों विचित्र सा भय मन में भरता जा रहा है, जैसे कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। भय की काट प्रार्थना होती है लाची, इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि पुरु, दस्युराज और महानंदिनी जहां भी हो सुरक्षित। महानंदिनी ने मेरे सामने मेरी भुजाओं में अपना दम तोड़ा और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके शव का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। उनका अंतिम संस्कार अवश्य होगा महाराज, किंतु उनके शव को कहां रखा गया है? वो यहां से दूर नहीं है पुरु। क्लीटस कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उसकी शव की निगरानी कर रहा है, क्योंकि सारी सेना अलेक्जेंडर के साथ युद्ध के लिए निकल चुकी है। क्या अलेक्जेंडर अपने साथ अपनी सारी सेना ले गया? हाँ, यहाँ पे केवल क्लीटस और 100 से 200 सैनिक हो। यदि अलेक्जेंडर अपनी सारी सेना को यहां से ले गया तो सेतु नष्ट होने के पश्चात यहां कोई लौटा क्यों नहीं? अलेक्जेंडर के साथ सैकड़ों सैनिक और नौकाएं थी। उसकी मृत्यु के पश्चात मैंने स्वयं उन्हें तक्षशिला की ओर मुड़ते हुए देखा था, परंतु यहां कोई नहीं लौटा। केवल मुट्ठी भर सैनिक तट की रक्षा में तैनात हैं। अलेक्जेंडर ने मेरे साथ वही खेल खेला जो मैंने उसके साथ तक्षशिला में खेला था। इसका अर्थ है कि अलेक्जेंडर अभी जीवित है, पर कहां? जंग में फतेह की राह आसान करनी हो तो दुश्मन को गुमराह करना होता है। हम भी पोरस को गुमराह करेंगे। अंबिराज अपनी फौज के साथ इस जमीनी रास्ते से होकर पीछे से पौरव मुल्क की ओर बढ़ेंगे और उन पर यहां से पीछे से हमला करेंगे। और मैं अपनी फौज के साथ पुल की ओर से आगे बढ़ूंगा और पोरस को यह गलतफहमी दूंगा
कि मैं अपनी फौज के साथ पुल के रास्ते से आ रहा हूं, बल्कि हकीकत यह है कि मैं पोरस की उन छावनियों पर हमला करूंगा जो उसने झेलम के किनारे लगाई। लेकिन शाह, पोरस तो हमें पुल पर ही मारने की कोशिश करेगा, फिर हम उसकी छावनी तक कैसे पहुंचेंगे? इस मुश्किल का हल भी है मेरे पास, सेबेस्टियन। हम अपनी पूरी ताकत के साथ पुल पर से जाएंगे और पोरस की अगली चाल का इंतजार करेंगे। वक्त आने पर मेरे हमशक्ल को, जो मैसेडोनिया के सिपाहियों के हुजूम में छिपा होगा, हम बाहर लाएंगे। उसके बाद दूसरी कश्ती पर चढ़कर हम पुल से दूर हो जाएंगे। कोई हादसा होता है तो मेरा हमशक्ल मारा जाएगा और इस खुशी में पौरव सिपाही और पोरस सब गुमराह हो जाएंगे। आज अपनी झूठी जीत का जितना जश्न मनाना है मना लो पोरस, पर कल जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका होगा। कश्तियों को पौरव छावनी की ओर लो। एक तीर से दो शिकार किए आपने। उन दस्युओं को कैद में रखा क्योंकि आप जानते थे पोरस पुल को तबाह करके खुद तक्षशिला जाकर अपने दस्यु साथियों को जरूर बचाएगा। हाँ फेस्टियन, पोरस मेरे बिछाए हुए जाल में ठीक उसी तरह से फंसा जैसा मैंने सोचा था, और अभी तो बहुत कुछ है जो वहां उसका इंतजार कर रहा है। तब तक मैं जाकर मलिका को बचा कर लेकर आऊंगा। जीवित? पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम मेरे मकसद के बीच में आए, मेरी मां और मेरे बीच में आए। अब तुम अपनी जान से जाओगे। चौंको मत, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी मां को यहां कैद करके रखा है और मैं उन्हें ले जा रहा हूं। ये अलेक्जेंडर का बिछाया हुआ एक जाल है। हमें शीघ्र ही महारानी के शव को लेकर और अवराश के लिए निकलना चाहिए।
तो किसी भी क्षण हमारी मुख्य छावनी तक पहुंच जाएगा। आइए। हमें ऐसा निकलना होगा तुरंत। आइए महाराज। महारानी के शव को कहां रखा गया है? वहां उस पंडाल में। आप सभी दस्युओं को लेकर तट पर बंदी नौका में सुरक्षित यहां से निकले। मैं उनके शव को लेकर आता हूं। पीछे से प्रहार करने का अभ्यास छूटा नहीं अभी तक। मैं तुम्हें ये लाश नहीं ले जाने दूंगा पोरस। जिसने हमारे शाह सिकंदर के साथ गद्दारी की, उसकी लाश को आखिरी रस्में भी नसीब नहीं होंगी पोरस।
महानंदिनी! दशरथ! नहीं 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 बुरो, नहीं महाराज, महानंदिनी! हमें उनके बिना ही जाना होगा महाराज। नहीं बुरो, नहीं, वो मेरी पत्नी है, मैं उसका से नहीं छोड़ सकता। उसका अंतिम संस्कार का अधिकार है पुरु। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ महाराज, परंतु हम नहीं गए तो हमारे कारण कई लोगों के प्राण जाएंगे। और यदि महारानी जीवित होती तो वो भी इसी पक्ष में होती कि हम अधिक से अधिक लोगों के प्राण बचाएं। हाँ महाराज, मेरा भाई हस्तिमुख की छावनी पर अकेला है। वो अलेक्जेंडर किसी भी क्षण वहां पार कर सकता है। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं अलेक्जेंडर, तुम पौरव राष्ट्र में प्रवेश नहीं कर सकता। अब अगर कोई मरने की ठान ले तो मैं क्या कर सकता हूं? अलेक्जेंडर, अभी अभी हमारे जासूस से पैगाम मिला है। तो पोरस ने बारसीन और उसके खानदान को बमने की हिफाजत में फारस भेजा है। तुम हिंदू कश की तरफ जाओ हेफेस्टियन। मुझे हर कीमत पर बारसीन चाहिए। मुझे फारस और पौरव मुल्क की फौजों के बीच पीस देना चाहते थे ना पोरस? अब तुम पिसोगे मेरे और मेरे दूसरे मोर्चों के बीच। अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ अब तक पौरव राष्ट्र की छावनियों तक पहुंच चुका होगा। सूर्योदय होते ही हम इन पर आक्रमण करेंगे। अब मैं दोनों तरफ से हमला करूंगा और आपको यहां से बाहर निकाल ले जाऊंगा मां।
आचार्य ने इनके प्राण तो बचा लिए, परंतु इस यज्ञ की ऊर्जा से जो उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंची है, उसका क्या निवारण है? निश्चिंत रहिए राजमाता, आचार्य ने हमें उनके उपचार की विधि यज्ञ आरंभ होने से पूर्व ही समझा दी थी। वो शीघ्र ही कुशल होंगे। और इन्हें होश कब आएगा? बस कुछ ही क्षण। आप स्वयं देख सकती हैं, राजमाता अनसुया आपके काले जादू के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो चुकी है। और निश्चिंत ही आप पुरु के विषय में सोच रही होंगी, तो जान ले कि वो भी सुरक्षित ही है। हिरन कब तक बचेगा? आखिर उसे शेर के जबड़ों में आना ही पड़ेगा। मेरा बेटा खुद आएगा यहाँ और तुम्हारे सामने और इसको खत्म कर देगा। तुम्हें मैंने पहले ही चेताया था कि किसी और के पुत्र की मृत्यु की कामना करने से अच्छा ये होगा कि अपने पुत्र के जीवन की प्रार्थना करो। काश तुमने मेरी बात मानी होती, काश तुम्हारी प्रार्थना का फल तुम्हारे पुत्र को मिला होता, तो वो आज जीवित होता। मेरे पुत्र पुरु ने तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर का वध कर दिया है। वो झेलम पार करने से पहले अग्नि द्वार पार न कर पाया। भस्म कर दिया है मेरे पुत्र ने उसे। नामुमकिन। ज़्यूस का बेटा एक इंसान के हाथों नहीं मर सकता। अलेक्जेंडर नहीं मर सकता। वो आएगा, मेरा बेटा मेरे लिए जरूर आएगा, जरूर, जरूर। ओलंपिया भले ही संकट से बाहर हो, परंतु मैं चाहती हूं कि आप सब उस पर हर प्रहर दृष्टि रखें। महाराज पुरुषोत्तम दस्युओं के साथ जब तक्षशिला से लौटेंगे तब वो उसे मुक्त कर देंगे। राजमाता, महारानी लाची। है ना? क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों?
अलेक्जेंडर जीवित है। जो मरा है वो उसका हम शक्ल था। मैंने कहा था ना, अलेक्जेंडर नहीं मर सकता। और अब मेरा बेटा तुम्हारे मुल्क में दाखिल हो चुका है। यही खबर देने आए हो ना? हेरा, कितनी क्षति हुई है? अलेक्जेंडर की सेना ने हमारी मुख्य छावनी पर अधिकार कर लिया है और महाराजा हस्ती क्या हुआ हस्ती को भैरव? मैं बताती। अलेक्जेंडर ने उसे मार दिया होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर के आगे कोई नहीं टिक सकता। तुम लोगों ने मेरी इतनी खातिरदारी की है तो तुम्हें एक और मौका देती हूं। अपने हथियार डाल दो और अलेक्जेंडर की बादशाहत कबूल कर लो, वरना तुम लोगों का भी वही हश्र होगा जो हस्ती का हुआ। आपको लगता है कि हमें मृत्यु से भय है? भूलिए मत महारानी ओलंपिया, यदि पुरु की इच्छा और आचार्य चाणक्य के प्रयास ना होते तो आपकी आत्मा आपके देवता ज़्यूस के सामने होती आज। हम भारतीय का तो ये गुण है कि अतिथि के स्वागत के लिए अपने प्राण लगाने को तैयार और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने को प्रस्तुत। मुझे विश्वास है महाराज हस्ती भी अपनी अंतिम सांस तक शूरवीर के भांति लड़े होंगे, परंतु आप प्रार्थना कीजिए कि हस्ती जीवित हो। एक बार एक फारसी ने हस्ती को बंदी बनाकर जहाज पे रखा था और पुरु ने वो जहाज ही तोड़ दिया था। सोचिए, यदि पुरु को यह सूचना मिली कि अलेक्जेंडर ने उसके भाई को मार दिया है तो कैसा महाविनाश होगा। बहुत गुरूर है ना तुम्हें पोरस पर। मेरा बेटा पोरस के गुरूर को और तुम सब लोगों को चकनाचूर कर देगा, और हम उसका सामना करने को सज्ज हैं। हम प्रेम के सामने समर्पण करते हैं, आक्रमण के सामने नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी मूर्छा टूट गई। अब तुम स्वयं अपनी आंखों से देखना कि कैसे मेरा बेटा पुरु तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर को परास्त कर तुम दोनों को इस देश से बाहर निकाल के फेंकता है। क्या बात है ब्यूसिफिलस? आओ पोरस, यही तो मैं भी चाहता हूं कि वो दस्यु और तुम यहां आओ।
जिस तरह मेरे आने पर तुमने मेरा रास्ता रोका, अब मैं भी तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी करूंगा और तुम्हें भी उन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लगता है अलेक्जेंडर ने हमें रोकने के लिए अपनी सेना भेजी है। हाँ महाराज, मैं उसके लिए सच हूं। अलेक्जेंडर को यह युद्ध में किसी भी स्थिति में जीतने नहीं दूंगा। हमारी आधी फौज यही हमारी छावनी पर रुकेगी और पोरस को ढूंढेगी और बाकी की फौज मेरे साथ पौरव महल की तरफ कूद करेगी और सुबह होते ही अम्बिराज पीछे से घेराव करेंगे। प्योसेफेलस, तुमने यह पैगाम लाकर कि पोरस यहां पहुंचने वाला है अपनी वफादारी साबित की है। मेरे साथ मिलकर बहुत सी जंग फतेह की है तुमने, और इस बार भी दुश्मन शिकस्त खाएगा। आगे बढ़ो।
यदि अलेक्जेंडर की सेना यहां तैनात है तो इसका अर्थ है कि वो पौरव राष्ट्र पहुंच चुका है। आपकी माता को उन्होंने महल में यहां बंदी बनाकर रखा हो, क्योंकि यह स्थान महल का सबसे सुरक्षित स्थान है। मैं यहाँ आज आंसू बहाने नहीं आई ज़ियस, बल्कि अपने आंसुओं का हिसाब लेने आई हूँ। मेरी औलाद में कबायली फिलिप का गंदा खून नहीं, तुम्हारा ताप चाहिए। वो औलाद जो बिजली सी तेज हो और तूफानों की तरह सबको फना कर दे, जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले और मेरे कदमों में डाल दे। मुझे तुम्हारी औलाद चाहिए ज़ियस। मेरा और ज़ियस का बेटा वहां तक अपनी सल्तनत बनाएगा जहां सूरज उगता है। भारत पर हुकूमत करेगा वो। अगर वो पूरब की तरफ गया तो मैसेडोनिया कभी नहीं लौटेगा। होशियार रहना ओलंपिया, अलेक्जेंडर को भारत मत जाने देना। अगर वो अपने मुकद्दर से मिला तो सब फना हो जाएगा। वो मुहाफिज अलेक्जेंडर को अपना पाप कभी पूरा नहीं होने देगा। मेरे पुत्र पुरु ने तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर का वध कर दिया है। महारानी लाची। भैरव, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों? अलेक्जेंडर जीवित है। मुझे पता था अलेक्जेंडर, तुम मर नहीं सकते। तुम देवता ज़ियस के बेटे हो। हमें इन भारतीयों को सबक सिखाना होगा। तुम जहाँ कहीं भी हो, जल्द से जल्द आ जाओ अलेक्जेंडर। आपका बेटा आ गया है मां। हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा।
मुझे घेरने की कोई बड़ी योजना अवश्य बनाई होगी अलेक्जेंडर ने। बस इतनी सी योजना है पुरु कि दो पार्टों के बीच कुछ बचता नहीं, सब पिस जाता है। केवल सूर्योदय की देरी है। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात आज वो क्षण आया है जब मैं पौरव राष्ट्र से अपना प्रतिशोध लूंगा। प्रयाण! हमें पूरे सहयोग की आवश्यकता है प्रभु। आशा है कि महाराज बमनी अब तक अपनी पूरी सेना के साथ हिंदू कुश से वापस लौट आए होंगे। ये चक्रवात के पहले की शांति है। हम भी आपके साथ लड़ेंगे शाह बमनी। नहीं बासी, पहली बात तुम अतिथि हो, दूसरी बात इनके भुजाओं में इतना बल नहीं कि ये बमनी को हरा सके। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी आवश्यक है कि तुम और तुम्हारा परिवार फारस सुरक्षित पहुंचे, तभी तुम अपनी सेना लेकर आ पाओगी, जिससे हम अलेक्जेंडर को परास्त कर पाएंगे। सैनिकों, बारसीन और उसके परिवार को सुरक्षित करो।
हस्ती! हस्ती! जो घायल है उनको उपचार करवाया जाए। हस्ती! भाई, भाई, हस्ती! भाई, भाई, भाई आंखें खोलो। भाई उठो, आंखें खोलो। हस्ती, हस्ती, भाई आंखें खोलो। तुमने वचन दिया था कि सदैव मेरी ढाल बन के रहोगे, तो मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। हस्ती, हस्ती आंखें खोलो। भाई, बचपन में एक सेनापति बनने का स्वप्न देखा था तुमने, और आज तुम सिंध नरेश हो, सिंध के राजा हो। हस्ती, तो फिर रूठे क्यों हो भाई? आंखें खोलो, आंखें खोलो। हस्ती, हस्ती, हस्ती। जाओ और जाकर कह दो अपने शाह से, इस मार्ग पर जो भी आएगा उसका यही प्रारब्ध होगा। पुरु के आने तक महल में बचे शेष धनुर्धारियों को आदेश दे दो कि महल के मुख्य बिंदुओं पर सज्ज रहे। हाँ, और साथ ही मैं हमारी सेना की अन्य टुकड़ी हमारे छावनी पर भेजने का प्रबंध करती हूँ, ताकि वो अलेक्जेंडर की सेना के सामने हमारी मुख्य छावनी को सुरक्षित करे। घायल सैनिकों को भी यहाँ लेकर आएगी और पुरु के लौटने का मार्ग बना देगी। आदेश राजमाता। तुम लाची द्वारा भेजी गई टुकड़ी के साथ मुख्य छावनी पर जाओ और वहां महाराज पुरुषोत्तम की प्रतीक्षा करो। तब तक मैं और लाची
उस अलेक्जेंडर की सेना के लिए अपनी सेना सज्ज करते हैं। आंखें खोलो, आंखें खोलो हस्ती, हस्ती आंखें खोलो, हस्ती, हस्ती आंखें खोलो। खोलो। हाँ भाई, क्या हुआ? तुम अब भी यही सोचते हो कि हमारे बड़े भाई को तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है? कि हस्ती इतना दुर्बल है कि कुछ ही बार में चित हो जाएगा। नहीं भाई, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें वैद्य की आवश्यकता है। मेरी चिंता छोड़ो बुरो, तुम्हें अलेक्जेंडर के पीछे जाना होगा। वो महल की ओर गया है। मैंने संदेश भेजकर सिंध और पुष्कलावती की सेना को बुलवा लिया है। वो शीघ्र ही तुम्हारे साथ होंगे। शीघ्र करो पुरो, महल की ओर जाओ, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। किंतु पहले मैं तुम्हारे लिए एक वैद्य की व्यवस्था करवा दूं। ब्रू, वो देखो। रक्त बहुत बह गया है, नाड़ी गति भी मंद है, किंतु आप चिंता ना करें। मेरे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है महाराज। पौरव श्रेष्ठ बमनी अब तक हिंदू कुश से नहीं लौटे हैं। ऐसे में अलेक्जेंडर के संभावित आक्रमण को देखते हुए राजमाता अनुसुईया और महारानी लाची हमारी सेना को सज्ज कर रही हैं। और आचार्य चाणक्य, वो कैसे हैं? क्या महारानी ओलंपिया स्वस्थ हुई या नहीं? यज्ञ सफल रहा महाराज। महारानी ओलंपिया को जीवन दान मिला है, किंतु यज्ञ के प्रभाव से आचार्य मूर्छित हो गए। उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्हें उपचार और विश्राम की आवश्यकता है। अब आपको शीघ्र महल की ओर जाना हो। जब तक आप वहां पहुंचेंगे, राजमाता अनुसुईया और महारानी लाची
अलेक्जेंडर के विरुद्ध हमारी सेना सज्ज कर लेंगी। अलेक्जेंडर को रोकना इतना सरल नहीं है भैरव। उसको रोकने के लिए कोई और मार्ग ढूंढना होगा हमें। मेरे पास एक योजना है। राजमाता को संदेश भेजो कि सेना को उत्तर पश्चिम में भेजे, तो यहां से 10 कोस दूर है। सिंध की सेना को भी हमसे वही मिलने का संदेश भेजो। हम अलेक्जेंडर को उसी ओर लेकर जाएंगे। पर महाराज, अलेक्जेंडर वहां क्यों जाएगा? पिताश्री लेकर जाएंगे। उन्हें संदेश भेजो, जब तक मैं उस उत्तर पश्चिम स्थान पर पहुंचूं, उन्हें वहां पहुंचकर कुछ तैयारियां करनी है, ताकि अलेक्जेंडर महल की ओर नहीं, मेरे पीछे आए। अलेक्जेंडर ने अपनी चाल चल दी है, अब हमारी बारी है। अब यहां से तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सुरक्षित है बारसी। यहां से फारस जाने तक तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, किंतु फिर भी हमारे कुछ सैनिक सुरक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाह। मैं जल्द ही फारस की सेना लेकर लौटूंगी, आपके एहसान का कर्ज चुकाने। राजमाता, राजमाता। क्या हुआ भैरव? महाराज पुरु और दस्यु आ गए हैं। महाराज हस्ती भी सुरक्षित हैं। समय का चक्र अब हमारे पक्ष में है माँ। तक्षशिला का ध्वज, इसका मतलब और चलो, युद्ध आरंभ होने को है। ज्येष्ठ, जो अब तक नहीं हुआ वो आज होगा। तक्षशिला ने पौरव राष्ट्र पर हमला कर दिया है।
सज्ज हो जाओ लाची। जो सेना लेकर आ रहा है वो मेरा भाई नहीं बल्कि एक देशद्रोही है, और मेरे मातृभूमि के विरुद्ध जो भी द्रोही आएगा उसे हम दंड अवश्य देंगे। मैं इस युद्ध में हर क्षण हर कदम आपके साथ हूं मां। जितनी भी सेना हमारे पास है उसके साथ हम इनका सामना करेंगे। आज संसार जानेगा कि युद्ध बल से नहीं साहस से जीता जाता है। पुरु कुशल तो है जी महाराज, परंतु उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अलेक्जेंडर अपनी सेना लेकर महल की ओर बढ़ रहा है। महाराज पुरुषोत्तम चाहते हैं कि आप महल के पीछे जो घाटी है वहां पहुंचकर अलेक्जेंडर के लिए एक जाल तैयार करें, ताकि अलेक्जेंडर को अपना मार्ग बदलना पड़े और उसे अनजाने ही महाराज पुरुषोत्तम की सेना के सामने जाना पड़े। तुम्हारा मौन कुछ और भी कहना चाहता है संदेशवाहक, कहो। केवल अलेक्जेंडर ने ही आक्रमण नहीं किया पौरवश्रेष्ठ, तक्षशिला नरेश अम्बिराज ने भी पीछे से आक्रमण किया। क्या अम्बिराज और अलेक्जेंडर ने दोनों दिशाओं से आक्रमण कर दिया? जी महाराज, और अब महल में भी बहुत कम सेना शेष बची है। सेना हो या ना हो, अनुसुईया और लाची हर दशा में उनका सामना अवश्य करेंगे। प्रश्न केवल पौरव राष्ट्र के मान का ही नहीं बल्कि हमारे बल का है, जिस पे हम सबको अभिमान है। उस साहस का है जो हमें अपनी माताओं के दूध से मिला है। आज प्रश्न उस दृढ़ निश्चय का है जिससे एक कोमल रस्सी भी पत्थर के शिला पर निशान छोड़ जाती है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए दल के बल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन में संबल की आवश्यकता अधिक होती है। मुझे ज्ञात है, भले ही हमारी सेना की गिनती कम, परंतु मनोबल में कोई कमी नहीं, क्योंकि ये मनोबल हमारी मातृभूमि के लिए है। महाराज पुरुषोत्तम वहां बाहर वालों से अपने धरती की रक्षा कर रहे हैं, और यहाँ हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि भीतर वालों के यानी तक्षशिला से आए द्रोहियों की सेना हमारे घर की चौखट लांघ ना पाए।
शपथ ले कि हम जीते जी तो मरेंगे नहीं और ना ही दास्ता स्वीकार करेंगे। दास्ता की छांव में आने से पहले भले हमें अपनी श्वास को मुक्त क्यों ना करना पड़े, हम अपने अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। भारत केतु, 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 भारत केतु। क्या हुआ माँ? कोई दुविधा? कुछ नहीं, बच जाने से पहले आर्य और पुरु से मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी कि वो कुशल तो है ना। माँ, जिनके पास आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हो, उन्हें कैसे कुछ हो सकता है? आप उनकी शक्ति है माँ, निश्चिंत रहिए। मुझे विश्वास है कि वो दोनों सुरक्षित हैं। महारानी अनसुईया और महाराज पुरुषोत्तम दोनों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपका क्या निर्णय है पौरव श्रेष्ठ? वो देखो पुरु, सिंध की सेना आ चुकी है। आशा करता हूं कि पिताश्री को वो संदेश मिल गया होगा जिसके कारण अलेक्जेंडर को अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। हमें यह कार्य शीघ्र ही पूरा करना है। अलेक्जेंडर किसी भी क्षण यहां आ सकता है। ध्यान से, एक भी स्थान न छूट पाए। हमें इस पूरी घाटी को ढकना है, जिससे अलेक्जेंडर की अधिक से अधिक सेना इसमें गिरकर काल का ग्रास बन जाए। एक संदेश है पौरव श्रेष्ठ। महाराज पुरुषोत्तम की सिंध सेना से भेंट हो चुकी है और अब वो उत्तर पश्चिम घाटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तम है। अब हमें अलेक्जेंडर की सेना की प्रतीक्षा करनी है ताकि हमारी योजना पूर्ण हो सके। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो ब्यूसिफेलस? हम यहाँ रुक नहीं सकते ब्यूसिफेलस। इस मार्ग में आपको सावधान रहना होगा शाह अलेक्जेंडर, क्योंकि इस मार्ग में एक गहरी घाटी है जो बहुत निकट से भी दिखाई नहीं देती। आक्रमण!
पौरव मुल्क की ओर जाने का कोई और रास्ता? उत्तर दिशा की तरफ एक रास्ता है हुजूर, लेकिन वो यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है। 10 कोस तो क्या, इस जंग में फतेह पाने के लिए मैं 1000 कोस भी जा सकता हूँ। तुमने एक बार अपनी मृत्यु का स्वांग रचा अलेक्जेंडर, क्योंकि अब तुम वास्तव में अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। पौरव राष्ट्र में स्वागत कैसा रहा अलेक्जेंडर? भूल कर भी मत सोचना कि तुम्हारी कोई भी चाल मुझे मेरी मां को हासिल करने से रोक सकती है। आज जो मेरे रास्ते में आएगा वो कुचला जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी शिकस्त कबूल करके अपने सर झुका दो, वरना अपने जीते जी देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे बेटे के कटे हुए सर पे पांव रखकर तुम्हारे पौरव तख्त को हासिल करता हूं। व्यक्ति अपना सिंहासन नहीं चुनता अलेक्जेंडर, सिंहासन अपने राजा को चुनता है, और सिंहासन उसे चुनता है जिसमें राज करने की योग्यता हो, ना कि कुछ तोड़ने का बल। ये सीख हमने अपने पुत्र कनिष्क को भी दी थी। कनिष्क, याद होगा ना, जिसे तुमने मार डाला। आज उसकी हत्या के प्रतिकार का दिन है।
कहा था ना सर झुका दो। किस्मत खराब है तुम्हारी। पहले मैंने तुम्हारे एक बेटे कनिष्क का सर लिया और अब दूसरे बेटे पोरस की पारी है। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच हो रहा ये महायुद्ध दो नियतियों का युद्ध था, किंतु इस महायुद्ध के साथ कई और लोगों की नियति भी जुड़ी थी। कुछ लड़ेंगे अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए, कुछ अपना वचन निभाने को, और कुछ के लिए ये जीवन मरण का नहीं, विश्वास और निश्चय का प्रश्न होगा, और किसी के लिए ये उसकी चुनौती की जीत होगी या उसके भ्रम की हार। किसी की आंखें खुलेंगी और उसे ज्ञात होगा कि भारतीय कैसे होते हैं, और मेरा बेटा पुरु अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या कर सकता है। पोरस और अलेक्जेंडर फिर से एक दूसरे का प्रारब्ध बनकर आमने सामने आने वाले थे। कोई नहीं जानता था कि ये युद्ध किस प्रकार इन्हें और इनके अपनों को प्रभावित करेगा, किंतु ये सभी जानते थे कि ये क्षण उन सभी के जीवन को बदल देगा। स्मरण है, वर्षों पूर्व इसी तरह तलवार लेकर तुम मेरे सामने खड़ी थी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए। रुक जाओ अम्बिराज, अपने सैनिकों से कहो कि तलवार पीछे करें। आज 2 दशकों के पश्चात भी हम वहीं खड़े। आश्चर्य है कि बमनी 2 दशकों में भी उतना ही दुर्बल है। अपनी पत्नी को भेजा है अपनी रक्षा के लिए। आश्चर्य तो इस बात का है कि आप मेरे पति को ना 2 दशक पहले समझ पाए और ना आज। तक्षशिला नरेश ये कहकर नहीं पुकारा। यदि भाई आया होता तो एक बहन स्वागत करती, परंतु इस समय एक देशद्रोही आया और इसीलिए तुम्हारे सामने पौरव राष्ट्र की राजमाता खड़ी। राजमाता तुम्हें इसी झांसे में रखकर बमनी बिल में छुपा बैठा। बिल तो वो चूहे खोदते हैं अम्बिराज, जो तनिक सा संकट देखकर नौका का साथ छोड़ देते हैं। पौरव श्रेष्ठ बमनी
एक सिंह शूरवीर है वो। प्रहार करेंगे तो छाती ठोक कर करेंगे, सामने से चेतावनी देकर करेंगे। तो बुलाओ उस शूरवीर को, कहो उससे मुकाबला करे। तुम्हारी ये इच्छा शीघ्र पूरी होगी अम्बिराज। कौरव नरेश बमनी की तलवार की धार का सामना तुमसे शीघ्र होगा। महल पर हमारी कितनी सेना तैनात है? अधिक बल नहीं है महाराज, लगभग 50-100 सैनिक। पता लगाओ अम्बिराज की सेना कहां तक पहुंची है, हमें पल पल की सूचना चाहिए। इस छल का परिणाम भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ अम्बिराज। बड़ा अच्छा प्रतिरोध सज्ज किया। मेरी विशाल सेना के लिए ये मुट्ठी भर सैनिक और नेतृत्व करने के लिए 2 अबलाएं। पुरुष अपना बल उसी क्षण खो देता है जब वो एक नारी को अबला समझता है। अम्बिराज, माँ कहकर भावुक करते, बहन बोलकर शासन करना चाहते हो, एक पत्नी को फुसलाते हो और संपत्ति के भांति उपयोग करते हो। आप एक स्त्री की शक्ति से परिचित ही नहीं है तक्षशिला नरेश। जिन सैनिकों पर आपको इतना गर्व है, उन्हें जन्म देने वाली भी एक स्त्री ही है। जानते हो एक स्त्री क्या होती है? प्रेम से गले लगाओ तो फूल, हे समझा तो उसी गले का शूल, सम्मान किया तो ममता और प्यार, और अपमान किया तो तलवार की धार। एक नारी की प्रतिज्ञा ने 100 कौरवों के प्राण ले लिए अम्बिराज। तुमने तो 2-2 नारियों को ललकारा है। अंतिम चेतावनी दे रही हूं मैं तुम्हें अम्बिराज, यदि युद्ध का शंख बज गया तो तक्षशिला पौरव राष्ट्र से किसी भी प्रकार की दया की आशा न रखे। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो एक देशद्रोही के साथ होता आ रहा है। निर्णय तुम्हारा है। आक्रमण! भारत जेतु! भारत जेतु! मुट्ठी भर सैनिक है ये, परंतु इससे पहले कि पुरु और बमनी यहाँ आए, इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। जाओ पुरु, जिस मिट्टी को ये विदेशी रौंदने आया है, इसे उस मिट्टी की शक्ति दिखा दो। ऐसा उत्तर दो इसे कि जिसे स्मरण करके कोई और विदेशी फिर कभी हमारी मातृभूमि पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस न करे। जाओ पुरु, अपनी नियति को पूर्ण करो, मातृभूमि की आस की रक्षा करो। हम अंतिम श्वास तक तुम्हारे साथ हैं।
उम्मीद है तुम्हें मेरा तोहफा मिल गया होगा पूरा, तुम्हारे भाई की लाश। जब तलवार ढाल पर पड़ती है तब सती ढाल को नहीं, तलवार को पहुंचती है अलेक्जेंडर। अस्ती नाम है मेरे भाई का, और अब भी वो जीवित है। एक दिन तुम्हारी इसी तलवार को वो तोड़ेगा जिससे तुमने उस पर प्रहार किया था। बातें बातें बातें, सिर्फ बातें करते हो तुम भारतीय। और जब जंग का वक्त आता है तो दुश्मन की मां को ढाल बनाकर उनके पीछे छिप जाते हो तुम लोग। तुम्हारी माता को ढाल बनाने के उद्देश्य से मैं उन्हें यहां नहीं लाया था, बल्कि अपनी तलवार की धार का अनुभव करवाने लाया था। उनकी ये सोच के हम भारतीय दुर्बल और भयभीत हैं, उसे बदले। और आज अवसर आ ही गया अलेक्जेंडर, मुझे युद्ध में परास्त करो और अपनी मां को सम्मान पूर्वक यहां से लेकर जाओ। आज तो अलेक्जेंडर से खुदा भी नहीं जीत सकता पोरस, क्योंकि दांव पर मेरी मां लगी है। तुमने मेरी मां को कैदी बनाया और अब मैंने तुम्हारी मां के लिए एक जाल बिछाया है। व्यू की रचना आरंभ करो। मैं स्वयं अनुसुईया को व्यू में लेकर जाऊंगा। हाँ पोरस, तुम यहां बातों में उलझे हो और वहां तक्षशिला की पूरी फौज ने अब तक पौरव महल को घेर लिया होगा। अब तुम्हें समझ में आएगा कि जब मां दुश्मन की कैद में हो तो एक बेटा कैसा महसूस करता है। तुम्हारे ही लफ्ज दोहराता हूं पोरस, मुझसे जीतो और बचा लो अपनी मां को। जब तक व्यू की रचना पूर्ण नहीं होती, अनुसुईया और लाची को उलझाए रखो। बस एक बार व्यू की रचना पूर्ण हो जाए, फिर तक्षशिला पौरव राष्ट्र से अपना प्रतिशोध लेगा। तेरा साथ हो या ना हो, मुझे विश्वास है कि मेरी मां तक्षशिला को जीतने नहीं देगी। लाची और मां मिलकर अंबिराज को रोक ही लेंगे, और तुम सच रहना अलेक्जेंडर। तुम और तुम्हारी मां स्वयं अपनी आंखों से हम भारतीयों की वीरता और क्षमता देखोगे।
अम्बेराज! पोरस की चाल की वजह से हम घाटी में अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा गंवा चुके हैं शाह। पोरस के साथ सिंध की फौज के मिल जाने से उसकी फौज की ताकत हमारी फौज के मुकाबले ज्यादा हो गई है शाह। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है क्लीटस कि ये अपने साथ अपनी पूरी फौज रखेगा? पोरस से ये कहना कि उसकी मां की जान खतरे में है, ये मेरे एक नए मकसद की शुरुआत है क्लीटस। मैं अलेक्जेंडर को रोकता हूं पिताश्री। आप सिंध की सेना को लेकर महल की ओर जाइए। अम्बेराज के विरुद्ध लाची और मां को आपके साथ की आवश्यकता है। किंतु पुरु, निश्चिंत रहें पिताश्री, इस समय मां को आपकी अधिक आवश्यकता है। आप मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। मेरा संकेत पाते ही अलेक्जेंडर की दृष्टि में आए बिना आपको प्रस्थान करना है। जब सिंध की फौज यहां से जाए तो तैयार रहना क्लीटस। भारत के वीरों, वो क्षण आ गया है जिसके लिए हम योद्धा बने थे। हमारी मातृभूमि की अस्मिता आज संकट में है और हमें पुकार रही है। हमारे देश का भविष्य आज हमारे इन हाथों में है, जिसे हमें दृढ़ता के साथ थामे रखना है। अपने उन शत्रुओं को परास्त करके अपनी मातृभूमि से खदेड़ फेंकना है। मैसेडोनिया के जाबाजों, वक्त आ गया है जिसका हमें कब से इंतजार था। पूरे जोश और जुनून के साथ जंग करो ताकि सोने की चिड़िया भारत को कब्जे में करके मदहोश हो सको, पुरसुकून हो सको और इस जंग में फतेह के बाद सारी दुनिया में एक ही परचम लहराएगा, मैसेडोनिया। अगर अलेक्जेंडर यहाँ आ चुका है तो उन सब लोगों की लाशें बिछ जानी चाहिए थी। अभी तक पोरस और उसके कुनबे की भी खबर नहीं आई। ये मुद्रा शूर वीर महाराज पुरुषोत्तम की
अलेक्जेंडर पर पहली विजय का प्रतीक है। वीरता और स्वतंत्रता की विजय पताका अभी और लहरानी शेष है महारानी। अभी और ऐसी कई मुद्राएं बनेंगी। एक बार एक फारसी ने हस्ती को बंदी बनाकर जहाज पे रखा था, पर पुरु ने वो जहाज ही तोड़ दिया था। सोचिए, यदि पुरु को ये सूचना मिली कि अलेक्जेंडर ने उसके भाई को मार दिया है, तो कैसा महाविनाश होगा। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी मूर्छा टूट गई। अब तुम स्वयं अपनी आंखों से देखना कि कैसे मेरा बेटा पुरु तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर को परास्त कर तुम दोनों को इस देश से बाहर निकाल के फेंकता है। अलेक्जेंडर जरूर जीतेगा। भारत जय तू! जलगार हो! जलगार हो! नियति के दो महायोद्धा अब एक ही किनारे पर खड़े थे। अब कौन खड़ा रहने वाला है और कौन गिर जाने वाला है, इसका निर्णय होने को था। महारानी और राजमाता को और सेना की सहायता चाहिए। मुझे तुरंत महाराज बमनी को सूचित करना होगा। आज मैं तुमसे तुम्हारी मां और मादर वतन दोनों छीन लूंगा पोरस। मां के लिए माधेश क्या और देश के लिए प्रदेश क्या, हम सबका सामना कर लेंगे अलेक्जेंडर। जब तक रक्त की अंतिम बूंद मेरे देह को न त्याग दे, भारत पर अधिकार करने का स्वप्न त्याग दो।
मैं तुमसे महानंदिनी की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। पिताश्री, प्रस्थान करें। अपने मां के रक्त का मान रखना पुरु। सेनापति, हम पूर्व सेना के साथ पूर्व से तक्षशिला की सेना पर धावा बोलेंगे। अब सिंध की सेना के साथ पश्चिम से आक्रमण करना। जो थल से आया है वो हमारे बल से पिसा जाएगा आज। व्यूह रचना लगभग पूर्ण हो चुकी है महाराज। महाराज, क्या हुआ? किसने किया ये सब? तक्षशिला। किंतु ये हुआ कैसे? आप लोग आज तक भली भांति तक्षशिला का प्रतिरोध सहते आ रहे हैं। उन्होंने हमें व्यूह रचना में फंसा लिया महाराज। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते हमें घेर लिया। आप शीघ्रता करें, अम्बिराज पूर्व महल पहुंच चुका होगा। अम्बिराज अनुसूया और लाची को हराने के लिए भी वही व्यूह रचना करेगा। अब अनुसूया का व्यू में ले जाने का वक्त हो गया है। मैं लाची के पीछे जाता हूँ। अनुसूया स्वयं मेरे पीछे आएगी।
माँ, बहुत अच्छे। आज पौरव राष्ट्र का पूरा कुल यवनों और तक्षशिला के पीछे पीछे जाएगा। आओ पौरव राजमाता, अम्बिराज के व्यू में स्वागत है। अम्बिराज! आज तुम्हें ज्ञात होगा कि दशकों से मन में समाया प्रतिशोध कितना घातक होता है। तक्षशिला के व्यू में स्वागत है पौरव राजमाता। अम्बिराज! आज मुझे उस समय का स्मरण हो रहा है जब हम दोनों तक्षशिला विद्यापीठ में साथ में अध्ययन किया करते थे। ज्येष्ठ होने के बाद भी व्यू की रचना सीखने आप मेरे पास आया करते थे, परंतु आप कभी वो रचना समझ ही नहीं पाए। आज लगता है कि मेरा कड़ा प्रशिक्षण रंग लाया है।
क्या उत्तम रचना की है इस व्यू की। यह समय शब्द अर्पण करने का नहीं है अनुसुईया, आत्मसमर्पण करने का है। समर्पण कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि आज भी अपनी बहन के लिए थोड़ा प्रेम शेष है मेरे मन में। जिस हृदय में मातृभूमि के लिए प्रेम नहीं, वहां भाई बहन के लिए प्रेम दिखाना एक छलावा है अम्बिराज। तुम्हारे और मेरे बीच यदि कोई संबंध है तो वो एक देशभक्त और एक देशद्रोही का है। अंतिम श्वास तक मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी अम्बिराज। और हां, मैं देशद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने का अवसर भी नहीं देती। मूर्खता मत करो अनुसुईया, तुम्हें इस व्यू से निकालने कोई नहीं आएगा। आएंगे, कौरव राष्ट्र के सिंह आएंगे। मेरे आर्य आएंगे। अम्बिराज के व्यू को तोड़ने का एक ही मार्ग है, विभिन्न दिशाओं से आक्रमण करो ताकि सैनिक व्यू के अपने अपने द्वारों को सुरक्षित करने में उलझे रहे और अन्य द्वार के रक्षकों की सहायता का अवसर न मिले उन्हें। महाराज, राजमाता अनुसुईया और महारानी लाची को तक्षशिला के सेनाओं ने चारों दिशाओं से घेर लिया है महाराज, और सैनिकों का एक बड़ा दल इधर भी प्रतिरोध के लिए आ रहा है महाराज। बहुत गर्व से कह रही थी कि मुझसे लोहा लोगी, अब अपने पति की सहायता की कामना करने लगी। ये कामना नहीं अम्बिराज, विश्वास है कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। परंतु अपनी रक्षा करने के लिए मुझे उनकी भी आवश्यकता नहीं। और मैं ही क्या, संसार की हर स्त्री यदि अपने आप को पहचान ले, अपनी शक्ति को पहचान ले, तो वो अपना युद्ध स्वयं लड़ने में सक्षम है। तुमने इस षड्यंत्र की रचना इसलिए की थी ना, क्योंकि तुम्हें भ्रम हो गया था कि मैं अपने पति और पुत्र के बिना दुर्बल हो जाऊंगी। नहीं अम्बिराज, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी और इसका भान तुम्हें शीघ्र हो जाएगा। आज तुमसे ये सिद्ध होगा कि संसार में प्रत्येक पत्नी, मां, पुत्री किसी भी पुरुष के सहारे के बिना जीवन में आई बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ सकती है और जीत भी सकती है। आज ये युद्ध केवल मेरी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए नहीं, यह युद्ध संसार के हर उस पुरुष की मानसिकता के विरुद्ध है जो एक स्त्री को दुर्बल समझता है, दासी समझता है, अबला समझता है। अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश तो तक्षशिला नरेश, कदाचित तक्षशिला के एक विदेशी के सामने झुके हुए सर तक्षशिला की बेटी की वीरता देखकर सम्मान से उठ जाए।
आक्रमण! सैनिकों, धानों के पीछे तुरंत! महाराज, देख लिया अलेक्जेंडर, एक केवल एक युद्ध नहीं, दास बनने के विरुद्ध एक संग्राम है। भारत का हर एक बेटा तुम्हारे सामने चट्टान बन के खड़ा रहेगा। सैनिकों, पुरु ने सहायता के लिए सिंध की सेना भेजी है। सेनापति, क्या आप इस व्यू को भेदना जानते हो? नहीं महारानी, ये व्यू बहुत दुर्गम है, पर आशा है कि महाराज बमनी को अवश्य होगा। वो कुछ ही क्षणों में यहाँ आते ही होंगे। तो ठीक है, जब तक महाराज बमनी नहीं आते हमें यहाँ कमान संभालनी होगी। चलो। अनसुईया,
सब कुछ खत्म हुआ पोरस। तुम्हारी फौज ज्यादा देर टिक न पाई और जब तक तुम अपनी मां तक पहुंचोगे बहुत देर हो चुकी होगी। लगता है उनके संयोग से एक और सेना जुड़ चुकी है उनके साथ। सुनाई दे रहा है अंबीरा, हमारी सेना आ गई और सेना के साथ साथ सेना नायक पुरु भी आएगा और मेरे आर्य भी आएंगे। अब व्यू में तुम फंसोगे अंबिराज, तुम्हारे देशद्रोह का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं द्रोही? देशद्रोह तो तुमने किया है, हमारे शत्रु के साथ विवाह तुमने किया। मेरे लिए मेरा सब कुछ तक्षशिला है, तक्षशिला की रक्षा है। यदि तुमने वर्षों पूर्व बम्मी के साथ विवाह न किया होता तो मुझे अलेक्जेंडर के सामने कभी विवश नहीं होना पड़ता। हर समस्या का मूल तुम हो और अब इस मूल अध्याय का अंत करने का समय आ गया। हम आज बचेंगे तो कल लड़ेंगे, हमें पीछे हटना चाहिए हुजूर।
पीछे हटने पर विवश कर देंगे। वैसे भी यवनों के पास अधिक सेना शेष नहीं है। तुम जाओ, राजमाता अनुसुया को तुम्हारी आवश्यकता है और उस घर के भेदी अम्बिराज को छोड़ना मत। अम्बिराज! एक दिन तुम सबको आभास होगा कि देशद्रोही का साथ नहीं देना चाहिए, भले ही वो तुम्हारा राजा क्यों ना हो। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बस बह गया रक्त के साथ साहस। युद्ध करने की इच्छा है?
नहीं अम्बीराज, जब तक श्वास है मेरे हारने की आस मत रखना। मेरे शरीर को घायल कर सकते हो अम्बीराज, परंतु मेरे निश्चय को नहीं। पुरों की मां हूं मैं, और जब तक तुम्हारे पैर इस धरती से नहीं जाते तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगी। यू को भेजने के लिए हमें कोई और नीति सोचनी होगी। मेरे साथ चलिए, चलो।
तुमने दो बातें सिद्ध कर दी अम्बिराज। पहली कि स्त्री इतनी शक्तिशाली होती है कि पुरुष को उसे घेर कर मारना पड़ता है। दूसरी बात कि पुरुषों का अहम स्त्री को कभी जीतने नहीं दे सकता। जहां बल काम नहीं आया वहां छल किया तुमने, परंतु आज ये नारी शीश उठाकर खड़ी। आगे बढ़ो, हम भी राज प्रहार करो मुझ पर। आगे बढ़ो। तोड़ दो। अपने काल की बढ़ती हुई आवाज सुन रहे हो? हम भी राज
बचपन से आज तक मेरी हर मुश्किल में, मेरी हर जंग में तुमने मेरा साथ दिया। तुम्हारी वफादारी सबसे ऊपर रहेगी ब्यूसिफिलिस। आज मैंने अपना सबसे अजीज दोस्त खोया है। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी मौत का इंतकाम मैं उस पोरस से जरूर लूंगा। सेनापति, सेना का आदेश दो, यहां से निकलना होगा। कहा था ना कि जब तक तुम इस धरती को छोड़ कर नहीं जा, तब मेरे प्राण नहीं जाएंगे। कब रात कुछ नहीं होने देंगे आपको। अलेक्जेंडर, मेरे बेटे, मुझे पौरव मुल्क में कैदी बनाकर रखा हुआ है। जानती हूं कि तुम जल्दी यहाँ आओगे और मुझे आजाद करवाकर इस पोरस और इसकी दुनिया को तबाह कर दोगे, और तुम्हारी माँ को इस बात का इंतजार रहेगा। मुझे युद्ध में परास्त करो और अपनी माँ को सम्मान पूर्वक यहाँ से लेकर अपनी फौज को तैयार करो क्लीटस। हम आज रात ही मलिका मैसेडोनिया को वापस लाएंगे।
हम आ गए हैं अनुसुईया, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। आर्य, पुरु, माँ, 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 तुम्हारे यहाँ होने का अर्थ ये है कि अलेक्जेंडर पीछे हट गया ना। मैं जानती थी कि जीत तुम्हारी होगी पुरु। मेरा पुत्र जीत कर आएगा। हाँ माँ, ये युद्ध हम जीत गए हैं। पर अब आपको वैद्य की आवश्यकता है। नहीं, अब जो समय शेष है उसे अपने पति और पुत्र के साथ बिताने तो पुरु। वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन में इतने युद्ध देखे हैं कि अनुभव हो चुका है कि किस योद्धा को औषधि की आवश्यकता और कब अंतिम श्वास की। नहीं माँ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे अनुसुईया। अरे, ये आपका प्रेम है जो आपसे ये सब बुलवा रहा है, परंतु आपकी आंखें आपके शब्दों का साथ नहीं दे रही। वास्तविकता ये है आर्य कि अब मेरा समय आ गया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए लोग आंसू पाए। मैं गर्व से सर उठाकर इस संसार से विदा लेना चाहती हूँ। आपके मस्तक पर गर्व और होठों पर मुस्कान होना चाहिए आर्य। जब समझ आई तो केवल एक ही स्वप्न देखा, अखंड भारत का। यदि स्वप्न टूट जाता तो दुखी होकर प्राण त्याग देते पुरु। माँ, पर देखिए, मेरे अंतिम क्षण में मेरे चारों ओर एकत्रित लोगों की आंखों में वही स्वप्न है। दीपक बुझने से पहले लौ का जलना आवश्यक है। उसका जीवन धन्य है आर्य, और मैं धन्य हुई। और
मुझे विश्वास है कि मेरा स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा। लाची, तुम सदैव पुरु की शक्ति बनकर रही हो। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ कि कोई तो है जो मेरे पुरु के साथ शक्ति बनकर रहेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम दोनों साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करोगे। आज तक आपने प्रत्येक युद्ध साहस और पराक्रम के साथ लड़ा है। आपको ये युद्ध भी जीतना होगा माँ। धर्म युद्ध एक यज्ञ होता है लाची। स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए इस महायुद्ध में आहुति डाले बिना सफल क्यों होगा? मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए आहूत हो रही हूँ। अखंड भारत तो न देख पाई, परंतु उसके लिए हो रहे संग्राम का हिस्सा तो बन पाई। यदि आज तुम अलेक्जेंडर को छोड़कर मुझे बचाने आते तो मैं बहुत निराश होती पुरु। तुमने अपनी माँ और मातृभूमि के बीच मातृभूमि को चुना। मुझे तुम्हारे चुनाव पर गर्व है पुरु। और आशा है कि देश की प्रत्येक माँ ऐसे पुत्र को जन्म दे जिसके लिए मातृभूमि से बढ़कर और कुछ नहीं। आर्य अखंड भारत के स्वप्न के लिए एक दिन आपने मेरी ओर हाथ बढ़ाया था। जिस एक भारत का स्वप्न तुम देख रही हो उसकी नींव हमारा संबंध ही हो सकता है। हमारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? मैं आपकी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ। वचन दीजिए आर्य कि मेरी मृत्यु स्वतंत्र भारत की मृत्यु नहीं बनेगी। आप सदैव
स्वतंत्र भारत के लिए लड़ते रहेंगे। मेरे कारण टूटेंगे नहीं और कभी नहीं झुकेंगे। वचन दीजिए आर्य। हमारे इस आपसी युद्ध से गौरव नहीं बढ़ता, वैभव घटता है। और ये मैंने उस एक भारतवर्ष के वैभव के लिए किया है जिसका मैंने स्वप्न देखा है। माँ, आपका पुरु आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगा माँ। पिताश्री, माँ हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें जीवित रहना होगा। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। नगर के प्रत्येक वैद्य, राजगुरु सभी को इसी क्षण एकत्रित किया जाए। राजमाता अनुसुईया को कुछ नहीं होगा। ये भगदड़ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पूरे मुल्क की तबाही शुरू हो चुकी है। कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल है तो ये कि अलेक्जेंडर के जल्लाल ने सबसे पहले किसे हलाल किया है। कुछ तो कहिए राजगुरु। अनुसुईया को उपचार प्रबंध कीजिए। महाराज, जीवन का संकेत एकदम नहीं। नाड़ी एकदम शांत है। नहीं राजगुरु जी, मेरी मां संसार छोड़ के नहीं जा सकती। कुछ भी कीजिए राजगुरु जी, मेरी मां के प्राणों की रक्षा कीजिए। मुझे हर हाल में मेरी मां जीवित चाहिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है पोरस। अलेक्जेंडर जेलम के पानी को तब तक खून से लाल करता रहेगा जब तक वो मुझे यहाँ से लेना चाहे। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं।
महानंदिनी ने मेरे साथ मेरी भुजाओं में अपना दम तोड़ा और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके शव का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। महारानी, औषधि लेकर आई। जी राजगुरु। लाची, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानती हूँ पुरु, जो तुम मुझे कहने से संकोच कर रहे हो। और मुझे विश्वास है पुरु कि तुमने हर संभव प्रयास किया होगा ताकि मैं अपने मां के अंतिम दर्शन कर सकूं। पुत्री हूं ना मैं उनकी। एक पत्नी के प्रति एक पति की भावनाएं और ना बचा पाने का अपराध बोध बहुत बड़ा होता है पुरु। बाबा मुझसे मिले परंतु मुझसे आंखें नहीं मिला पाए, परंतु उनकी आंखों की नमी वो मुझसे नहीं छिप पाई। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। मैं उसी क्षण समझ गई थी जब मैंने बाबा को अकेला देखा। बाबा ने मां को कभी अकेला नहीं छोड़ा पुरु, कभी नहीं। परंतु मुझे गर्व है कि मैं महानंदिनी की बेटी हूं। पर यदि मैं टूट जाती तो मेरे पुरु को कौन संभालता, और यदि मेरा पुरु बिखर जाता तो उसकी मां का अखंड भारत का स्वप्न उसका क्या होता। राजी, एक मां को मैंने खो दिया है पुरु, पर दूसरी को खोने नहीं दूंगी। मैं अभी मां के लिए औषधि लेकर आती हूँ। अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हालात बद से बदतर होंगे। मैंने तुम्हें कहा था ना पोरस कि जिस दिन अलेक्जेंडर को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ, उस दिन तुम लोगों की मौत की गिनती शुरू हो जाएगी। तो लो, हो गई तुम्हारी बर्बादी शुरू। एक माँ तो तुम्हारा साथ छोड़ चुकी और दूसरी जल्दी दम तोड़ देगी। एक ही रास्ता बचा है कि तुम वापस मुझे मेरे बेटे के पास छोड़ दो और अलेक्जेंडर के आगे अपना सर झुका लो, वरना अलेक्जेंडर तुम्हें बर्बाद कर देगा। पहले तुम्हारे अजीज लोगों को तुम्हारी आंखों के सामने मारेगा, तुम्हें तड़पाएगा और आखिर में तुम्हें भी मौत के दरवाजे तक पहुंचा देगा। मृत्यु का भय दिखा रही हैं आप मुझे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मृत्यु का भय कैसा होता है।
जैसे मैंने अपनी माँ को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए, पोरस भी इस जंग में मिले जख्मों के इंतकाम की तैयारी में होगा। अब तक आपने हम भारतीयों का केवल प्रेम देखा है महारानी, अब आप हमारा प्रतिकार देखेंगे। यदि आपको लगता है कि आपको लौटा देना एकमात्र विकल्प है, तो यह आपकी गलतफहमी है। हम अपने अतिथि के सम्मान में झुक सकते हैं तो दुष्टों का नाश भी कर सकते हैं। आप हम भारतीयों को भयभीत समझती हैं ना, अब आप शीघ्र ही जानेंगी कि भयभीत की परिभाषा क्या होती है। हमारे पास जितनी कश्तियां बची है क्लीटस, उन्हें तैयार करो और जितने सिपाही हम ले जा सकते हैं उन्हें उन पर चढ़ाओ। हम आज रात ही 12 मुल्क पर धावा बोलेंगे। लेकिन हमारी फौज अभी जंग के नुकसान से उभरी भी नहीं है शाह, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें क्या लगता है पोरस ने इस जंग में कम नुकसान उठाया है और उस नुकसान के बाद वो सुबह होने का इंतजार करेगा? जैसे मैंने अपनी मां को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए, पोरस भी इस जंग में मिले जख्मों के इंतकाम की तैयारी में होगा। जिस प्रकार से तुमने महारानी ओलंपिया को उत्तर दिया, मुझे बिल्कुल योग्य लगा पुरु। अब हर यवन को इसी भांति, इसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। मैं जाने से पहले तुमसे कुछ जानना चाहता हूं नाची। मैं जानना चाहता हूं कि ये तलवार किसकी है। इसे मुझे अपने मां के शरीर से निकालनी पड़ गई। उन घावों के विषय में जानना चाहता हूं जो मेरी मां के शरीर पे थे, और इस विषय में कि वो घाव उन्हें किसने दिए थे, क्योंकि वो जो कोई भी है उसे मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त होगी। तक्षशिला के व्यू में स्वागत है पौरव राजमाता।
तैयार हो जाओ अलेक्जेंडर। अब मैं अपनी दोनों माओं का प्रतिशोध लूंगा और ये तलवार उस अम्बिराज की छाती में चिरूंगा जिससे उसने मेरी मां को घायल किया था। अगर तुमने पोरस की मां को मारकर ये जंग जीत ली होती तो आज तुम्हारा शहजादा तुम्हारे सामने खड़ा होता अम्बिराज। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम पोरस की मां को जख्म देकर लौटाए, पोरस के गुस्से की आग को चिंगारी दे आए और उस आग को अपने पीछे भागता देखकर मैदान जंग से वापस भाग आए। और तुम्हें फेस्टियन, तुम्हें हर कीमत पर पारसीन को लाने के लिए भेजा था, लेकिन वो तुम्हारे हाथ से निकल गई और अब फारस की फौज के साथ वो पोरस की मदद के लिए लौटेगी। और इस सब के बाद तुम बेवकूफों को लगता है कि मैं अपनी मां को बचाने के लिए तुम लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। सम्राट, मेरी मां की जान अब खतरे में है अम्बिराज, और उन्हें बचाने में खुद जाऊंगा। और याद रहे, तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से अगर मेरी मां को खरोच भी आई तो तुम सबका खून मैं इसी झेलम में बहा दूंगा। छोड़ दो मुझे पोरस। अगर मेरे जिस्म पर एक भी खरोच आई तो अलेक्जेंडर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सोच समझ के करना पोरस, तुम्हें अपने किए पे पछताना पड़ेगा। पछताने का समय है अलेक्जेंडर कायम महारानी ओलंपिया। अब तक आपको सम्मान और आदर दिया क्योंकि आप हमारी अतिथि थी, किंतु अब आप जानेंगी कि जब हमारी सहनशीलता की पराकाष्ठा हो जाए और अतिथि अपनी सीमा लांघते तो हम भारतीय उस अतिथि के साथ क्या क्या कर सकते हैं। इस रथ पर स्वयं चढ़ जाइए, अन्यथा क्षमा कर दो जी। नहीं बाबा, स्वयं की भूल स्वीकारना सबसे बड़ा साहस का काम होता है बाबा। और मुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन आप आपकी भूल अवश्य समझेंगे। और देखिए, अंततः आपकी और मां की तलवार ने शत्रु को पहचान ही लिया। बाबा, मां की मृत्यु नहीं, बलिदान है बाबा। और मुझे उनके जाने पर शोक नहीं, गर्व। लाजी, हमने पिछले जन्म में अवश्य कुछ अच्छे काम किए होंगे जो हमें तुम्हारी जैसी पुत्री प्राप्त हुई।
तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। मेरी ओर से कहना कि जो माँ ना कर पाई वो करे विदेशों से लोहा ले, मेरी मृत्यु से दुखी होकर अपना मार्ग ना बदले। हम माँ के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे बाबा। हम उनकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे और अलेक्जेंडर के विरुद्ध एक परिवार बनकर खड़े रहेंगे। जानता हूं कि जब तक तुम्हें अपनी मां नहीं मिलेंगी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तो आओ, मैं तुम्हारी मां के साथ पौरव राष्ट्र की उत्तर सीमा से सटे पर्वत की चोटी पर हूं। आशा है कि इस खेल का अंत शीघ्र होगा, तुम्हारा अंत पुरु। मुझे यकीन तो था पोरस कि तुम्हारी मां और दस्यु मलिका के साथ जो हुआ उसके बाद तुम जवाब तो जरूर दोगे, पर कुछ अलग तरीके से। पर तुम तो बाकी भारतीयों की तरह जज्बाती और बेवकूफ निकले, कमजोर। हमारी भावनाएं हमारी दुर्बलता नहीं, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है अलेक्जेंडर। और अपनी भावनाओं को अपना शस्त्र बनाना हम भारतीयों को भली भांति आता है। पर एक बात उचित कही तुमने, मैंने तुम्हें यहां तुम्हारी किए का उत्तर देने के लिए बुलाया है। तुमने मेरी दोनों मांओं पर प्रहार किया, मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई। अब देखते हैं कि तुम अपनी भावनाओं को कैसे संभाल पाते हो। मां, अलेक्जेंडर, मेरे बेटे।
मर्दों की तरह मुकाबला करो पोरस। ये पौरुष भी मैंने तुमसे ही सीखा है अलेक्जेंडर। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यदि मैं चाहता तो तुम्हारी माता को कब का मार दिया होता, उनका शव तुम्हारे सामने पड़ा होता। तुम चाहते क्या हो पोरस? मूल्य। संसार में हर एक वस्तु का एक मूल्य होता है अलेक्जेंडर। तुम अपनी मां को जीवित चाहते हो तो एक व्यापार करना होगा और मुद्रा होगी जीवन। प्राण के बदले प्राण। मैं तुम्हें तुम्हारी मां तब सौंपूंगा जब तुम मुझे अम्बिराज सौंपोगे। अम्मी, अम्मी उठो पुत्र। अम्मी, अम्मी। अम्बी, तुम ठीक तो हो ना पुत्र? परंतु आप लोगों के यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? ये मुलाकात तुम्हारे वालिद की वफादारी का इनाम है, जो इन्होंने मेरे लिए दिखाई है। बड़ी कीमत चुकाई है उन्होंने अपनी वफादारी साबित करने की। ना सिर्फ पौरव मुल्क पर हमला किया, बल्कि इस हमले में पोरस की मां पर कई जानलेवा वार भी किए। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि पोरस की मां अब भी जिंदा है। मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए सम्राट, दया कीजिए। नहीं मां, इसीलिए तो मैं यहां पर हूं मलिका तक्षशिला। अंबी कुमार की बेड़ियां खोल दी जाए और उसे आजाद कर दिया जाए। अब आपका बेटा आजाद है मलिका, पर यह तभी मुमकिन है जब अंबिराज मेरे साथ आए और जैसा मैं कहूं वैसा करें। नहीं पिताश्री, इसकी चाटुकारिता करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आप क्या काम करवाना चाहते हैं सम्राट? तुम खुद को पोरस के हवाले कर दो अंबिराज।
जिसके बदले मैं अपनी मां पूरस से वापस ले सकूं। मेरी मां पर प्रहार किया ना तुमने। पुरु, अब मेरे जाने का समय आ गया। ये नहीं हो सकता। मैं कभी किसी पौरववासी के सामने नहीं झुक सकता और मैं पुरु के सामने आत्मसमर्पण कभी नहीं करूंगा। अब इसके लिए चाहे आप हमें मृत्यु दंड दे दें। जो सौदा मैं तुमसे कर रहा हूं अंबिराज, वो तुम समझे ही नहीं। तुम्हारा सिर झुकेगा नहीं, पोरस का सिर कटेगा। हम दोनों मिलकर इंतकाम लेंगे पौरव मुल्क से, और इस बात का ख्याल मैं रखूंगा कि पोरस तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। आपकी योजना क्या है? मैंने पूरा प्रयास कर लिया है। अब चेतना आने पर ही कुछ कहना संभव है। हम यहाँ अनुसुईया के साथ है पुरु। तुम्हें ओलंपिया और अलेक्जेंडर के विषय में सोचना है। अलेक्जेंडर कोई ना कोई योजना अवश्य रच रहा होगा। पौरवश्रेष्ठ, इस अभियान में मैं और शेष दस्यु पुरु के साथ जाएंगे। हम दोनों के परिवारों को पीड़ा और कष्ट दिए हैं उस अलेक्जेंडर ने। हमें प्रसन्नता है कि हमारे मतभेद तो दूर हुए। अब हम एकजुट होकर अलेक्जेंडर को उसके किए का दंड देंगे। और जो पीड़ा उसने हमें दी है, अब वही पीड़ा वो भुगतेगा। मैं भी पुरु के साथ चलूंगा। नहीं भाई, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। नहीं पुरु, मुझे प्रतिकार की आवश्यकता है। मेरे पिता ने महारानी अनुसुईया की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज नियति ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं इनके लिए लड़ूं। आज तक तुम कभी भाई बनकर, कभी राजा बनकर मुझे रोकते आए हो पुरु, परंतु ना मैं आज अपने भाई की सुनूंगा और ना ही राजा की। हस्ती, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा मां। जो घाव अंबिराज ने आपकी देह और आत्मा को पहुंचाए हैं, उसका प्रतिशोध लूंगा मैं।
आप एक योद्धा हैं मां, और एक योद्धा के बाद ही आप हार नहीं मान सकते। काल से ये युद्ध आप ही जीतेंगे। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द आप मुस्कुराकर मुझे पुकारेंगी, पुरु, और मैं आपके पास भागा चला आऊंगा। बस आप अपने जीवन के लिए ये संघर्ष मत हारना। ये युद्ध आपको ही जीतना है, पौरव राष्ट्र के लिए, पिताश्री के लिए और अपने पुरु के लिए। आपको स्वयं अपनी आंखों से अखंड भारत का स्वप्न पूरा होते हुए देखना है मां। योद्धा हैं आप, योद्धा। अब आपके हिम्मत और शौर्य पर विश्वास रखते हुए मैं यहां से जाता हूं शीघ्र लौटने के लिए। चिंता मत करो पुरु, हम अनुसुईया को कुछ नहीं होने देंगे। राजगुरु, महामृत्युंजय यज्ञ की तैयारियां शुरू करें आप। और जब पिताश्री यज्ञ में व्यस्त होंगे मैं मां के साथ रहूंगी पुरु, तुम चिंता मत करो। मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा मां। हम सज्ज हैं पुरु, परंतु हमें सावधान रहना होगा। अलेक्जेंडर किसी भी हद तक जा सकता है। आज अलेक्जेंडर चाहे कुछ भी कर ले, पर एक बात तो निश्चित है, उसे और उसकी माता को ज्ञात हो जाएगा कि हम भारतीय कायर नहीं।
तुमने सदैव हमसे, पुरु से और सभी से निस्वार्थ प्रेम किया अनुसुईया, और हमें भी सिखाया कि निस्वार्थ होकर देश की सेवा करो। किंतु आज हम स्वार्थी होना चाहते हैं अनुसुईया। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। मृत्यु से हो रहे इस युद्ध में तुम्हें जीतना ही होगा अनुसुईया, हमारे लिए, पुरु के लिए। तुम हमारी शक्ति हो अनुसुईया, और हम शक्तिहीन नहीं होना चाहते। आर्य, माँ, हमें विश्वास था तुम लौटोगी अनुसुईया। अब हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। पुरु शीघ्र ही लौटेगा माँ। मेरी माँ कहाँ है पूरा? पहले अम्बिराज। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अम्बिराज। इतनी भी जल्दी क्या है पोरस? अभी सौदा पूरा नहीं हुआ।
यहां से तुम्हारी मां एक कदम आगे बढ़ेंगी और उसी समय तुम्हारी ओर से अम्बिराज आगे बढ़ेगा। हम महामृत्युंजय यज्ञ तब तक नहीं रोकेंगे जब तक तुम पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाती। राजगुरु जी, यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। हमें इसी क्षण यज्ञ को आरंभ करना होगा। आशा करता हूं कि सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। फिक्र मत करो शायद तक्षशिला, मेरी मां मेरे हाथों में महफूज भी होगी और पूरस तुम्हें हाथ तक नहीं लगा पाएगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। सचेत रहना पुरो। अलेक्जेंडर और अम्बिराज जैसे दो धूर्त का साथ अच्छी युति नहीं है। कोई ना कोई खेल खेलेंगे। जानता हूं भाई, जिस खेल की शुरुआत इन्होंने की है उसका अंत हम करेंगे। दस्यु भी हमारे समर्थन में है, ये बात ये नहीं जानते। मेरा ख्याल सही था। तुम भारतीय कुछ और ही किस्म के बेवकूफ लोग हो। तुम लोगों में हुकूमत करने वाली ना समझ है और ना ही औकात। अब तक आपने केवल हमारी भावनाओं की कोमलता देखी है महारानी। उन भावनाओं की कठोरता और वीरता आज आप देखेंगे। मेरी मां के हत्यारे को मुझे सौंप दो और अपनी मां को यहां से ले जाओ। मेरी मां पर प्रहार किया ना तुमने। पुरु, अब मेरे जाने का समय आ गया।
सैनिकों, आक्रमण! बल से तो तुम्हारा काम नहीं बना अलेक्जेंडर, अब बल दिखाओ। किसी भी दिशा में भाग लो अम्बिराज, हर दिशा तुम्हें तुम्हारे अंत तक ले जाएगी। यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं। कदाचित ईश्वर ने जीवन के ये कुछ क्षण मुझे उधार में दिए ताकि मैं आपसे वो कह सकूं जो कभी नहीं कह पाई। और राष्ट्र और तक्षशिला की शत्रुता के पश्चात भी मैंने आपसे विवाह किया क्योंकि मैं आपके व्यक्तित्व का सम्मान करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे जीवन साथी के रूप में मिले। आपकी महारानी बनना मेरे लिए गर्व की अनुभूति रही है, परंतु और एक बार अंतिम समय पुरु को देखना चाहती हूँ। फिर मैं संतोष के साथ मृत्यु को गले लगा सकती हूँ। ऐसा मत कहो अनुसुई। 21 वर्ष पहले हमने तुम्हें खो दी क्योंकि कभी तुम्हें पाने की लड़ाई हमने लड़ी ही नहीं। तो इस बार हम लड़ेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। यज्ञ की आहुति देते हमारे हाथ तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी।
पर प्रहार किया ना तुमने, एक स्त्री पर प्रहार करने का बल है ना तुमने। अब करो मुझ पर प्रहार। मेरी मां को मेरे हवाले करो पोरस, बख्श दूंगा, वरना आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारा कोई छल नहीं चलेगा अलेक्जेंडर। सौदा किया है तो मूल्य चुकाओ। अम्बिराज को यहां से ले जाए बिना मैं तुम्हें तुम्हारी मां नहीं सौंपूंगा। अम्बिराज कहां लुप्त हो गया? पुरुष ने अवश्य कोई गुप्त मार्ग अपनाया होगा। अब क्या करोगे पोरस? तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अपने हथियार डाल के खुद को मेरे हवाले करो, शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए। वहां देखो,
हम भारतीय कायर नहीं होते महारानी। अपनी मातृभूमि का सम्मान करना जानते हैं तो शत्रु की मां का भी। आपके पुत्र को मारने का अवसर था मेरे पास पारस में, और आपको भी मारना चाहता तो यहीं इसी क्षण मार देता। पर षड्यंत्र रचकर हम अपने शत्रु पर प्रहार नहीं करते, छाती तान कर चेतावनी देकर सामने से प्रहार करते हैं। ये हमारा गुण है। सेतु बनाने के लिए किसी के शव का अपमान नहीं करते, ये हमारे संस्कार हैं। मेरी मातृभूमि के लिए इस युद्ध को बिना छल के लड़ूंगा, किसी निर्दोष की आहुति नहीं बनने दूंगा। केवल बल और साहस से मैं आपके बेटे को मेरे देश से खदेड़ूंगा। इनकी नाड़ी गिरती जा रही है। गुरु, जिसकी मां के कारण तुम्हारी मां जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है, उसकी मां को तुमने ऐसे ही जाने दिया क्यों गुरु? क्योंकि देश का मान मेरे प्रतिशोध से कहीं बढ़कर है। प्रतिकार होगा। अम्बेराज और अलेक्जेंडर दोनों को अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। राजकुमार पुरु, राजमाता अनुसुईया, उनकी सासें। पुरु, शीघ्रता करो पुरु। कहाँ हो तुम? आ रहा है। मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरा बेटा आ रहा है। आपको कुछ नहीं होगा माँ। पिताश्री का हर प्रयास सफल होगा। ये यज्ञ भी सफल होगा माँ। यज्ञ नहीं लाची, आर्य ने रोक रखा है मुझे। और ये बात वो जानते हैं, बस उनका मन स्वीकार नहीं रहा। हमारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? कदम से कदम मिलाते हैं आर्य, एक साथ चलते हैं, परंतु शीघ्र ही वो इस बात को स्वीकारेंगे और तब उनके हाथ यज्ञ में आहुति देने से रुक जाएंगे। उनकी अंतिम आहुति मेरे जाने की अनुमति होगी।
नहीं पिताश्री, आप रुक नहीं सकते। नहीं माँ, आप ऐसे नहीं जा सकती। पुरु के विषय में सोचिए, उसका क्या होगा माँ? रक्षक है वो, भारत का। टूटेगा नहीं, सफल होकर लौटेगा। मेरा पुरु। पुरु, पुरु, अब मेरे जाने का समय आ गया। उस दिन भी ऐसी ही बरसात हुई थी, जब झेलम्मा की कृपा से तुम जन्मे थे पुरु। ऐसा लगता है कि कल की ही बात है, जब पहली बार मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया था। तो इतने छोटे से थे तुम। तुम्हारे मुख से पहली बार मां सुनने से पहले ही मैंने तुम्हें खो दिया पुरु। मेरे इस संसार के जाने के पश्चात तुम्हारे ऊपर एक माँ का आशीर्वाद सदैव रहेगा। वो माँ जिसने मेरी हर पल रक्षा की, वो माँ जिसने तुम्हें जन्म से लेकर आज तक संभाला है। माँ झेलम, वो तुम्हारे साथ
सदैव रहेगी पुरु। तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। पुरु, मुझे अब मां झेलम की गोद में विलीन होना है। मेरे अंतिम पल में आप दोनों ने मुझे दुविधा में डाल दिया। समझ नहीं आ रहा कि किस बात पे अधिक गर्व करूं, आर्य की पत्नी होने पे या पुरु की मां होने पर। इससे अधिक मैं और क्या मांग सकती थी? बस एक स्वप्न शेष रह गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों मिलकर उसे पूर्ण करेंगे। अखंड और स्वतंत्र भारत का स्वप्न। हम हर उस त्याग के लिए सज्ज है अनुसुईया, जो अखंड भारत के इस स्वप्न को पूरा करे। तुम्हारा प्रेम हमेशा हमारे हृदय में रहेगा अनुसुईया। हम ठीक हैं। मां झेलम, तुमने सदैव मुझे मार्गदर्शन दिया है। अब मेरे जाने के पश्चात मेरी शांति के लिए मुझे अपनी गोद की शरण में ले लो मां। भारत जय तू।
आपके कमरे के बाहर हर पल सिपाही तैनात रहेंगे मां, और मेरी इजाजत के बिना इंसान तो क्या किसी परिंदे ने भी अगर पर मारा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इत्मीनान रखिए मां, और अब आपका बेटा हूं कायर भारतीयों को आपके आसपास भी नहीं भटकने देगा। वो कायर नहीं है अलेक्जेंडर। तुम्हारी तरह मैं भी यही सोचती थी कि भारतीय कायर और बुज़दिल किस्म के लोग हैं। जिस तरह सारी दुनिया तुम्हारे खौफ के आगे तुम्हारे कदमों में झुक गई, मुझे लगा था वो पोरस भी झुक जाएगा। लगा था मुझे ढाल बनाकर तुम्हें झुकाने की कायराना हरकत करेगा, मगर उसने ऐसा भी नहीं किया। मौका होते हुए भी मुझे जिंदा छोड़ दिया। इन भारतीयों में कुछ अलग ही बात है अलेक्जेंडर। इन्हें खौफ से नहीं, बहादुरी से जीतना होगा। पर मुझे इस बात की खुशी है मां कि आप सही सलामत हैं और मेरे पास हैं। तुम्हें तो तुम्हारी माँ मिल गई अलेक्जेंडर, लेकिन पोरस की माँ का क्या? आज पौरव राष्ट्र ने अपनी राजमाता को खो दिया, किंतु ये दिन हम शोक में नहीं मनाएंगे और ना ही एक पल को ये क्रोध या घृणा हमारे मन में आएगी कि महारानी अनुसुईया की हत्या उन्हीं के भाई ने की, बल्कि इस दिन को इतिहास में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनाकर सहेजे हम, ताकि उन्हें प्रेरणा मिले। हमारी संस्कृति में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, पति का आधा, किंतु वास्तव में पत्नी पति का वो भाग होती है जो उसे पूरा करती है, उसे उसका व्यक्तित्व देती है। हर परिस्थिति में परिवार के लिए एक संबल बनकर रहती, उन्हें शक्ति देती। और राजमाता अनुसुईया शक्ति का वही स्तंभ थी जिसने हमें गुरु को, संपूर्ण पौरव राष्ट्र को मार्ग दिखाया। जब तक जी हमें प्रेरित किया, विषम से विषम परिस्थितियों में भी हार ना मानकर सदैव अपने लिए एक नई राह बना। और अब जब मृत्यु भी चुनी तो वीरांगना की, आज उसकी ये अंतिम यात्रा भी हम सबके लिए एक नया मार्ग बनाएगी।
हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम बमनी, हम उसके अर्धांग हैं। राजमाता अनुसुईया की अंतिम यात्रा की तैयारियां पूरे उत्साह से की जाए। बड़ी कीमत चुकाई है उन्होंने अपनी वफादारी साबित करने की। ना सिर्फ पौरव मुल्क पर हमला किया, बल्कि इस हमले में पोरस की मां पर कई जानलेवा वार भी किए। कहाँ जा रहे हो? कोई अपने पिता के साथ संबंध ऐसे नहीं तोड़ता। संबंध? जहां बहन भाई के संबंध का कोई मोल ना हो, वहां कोई संबंध रह ही नहीं जाता मां। मैं उस व्यक्ति की छाया में एक पल भी नहीं बिता सकता जिसने एक विदेशी का कृपा पात्र बनने के लिए अपने ही हाथों अपनी बहन के प्राण ले लिए। अम्मी, अम्मी, पुत्र तुम समझ नहीं रहे हो। अलेक्जेंडर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। अम्मी, अम्मी। अरे ये सब ये घाव आ रहे। अभी तो आराम है, अब तो घावों की संख्या बढ़ेगी। एक विदेशी के हाथों की कठपुतली बनने का परिणाम है और मैं पिताश्री की भांति अलेक्जेंडर के हाथों की कठपुतली बनना नहीं चाहता। इसलिए उचित होगा कि मैं यहां से चला जाऊं। जो किया और जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम जीवित रहो इसके लिए। आपका पुत्र होकर जीने से उचित है शत्रु के हाथों मरना। तुम यहां से नहीं जा सकते कुमार। तो मार दीजिए मुझे। अब मुझे यहां रोकने का यही एक मार्ग शेष है। और वैसे भी अपनों की हत्या करने का तो अभ्यास है ना आपको। बहन को मार डाला, बेटे को मारने में कठिनाई अनुभव नहीं हुई। अम्मी, अम्मी, अम्मी। राजमाता अनुसुईया की इच्छा थी कि हम उसके मृत्यु से टूटे नहीं, जुड़े, शोक नहीं, गर्व से उत्सव मनाए। तो आज अनुसुईया की इस अंतिम यात्रा से हम एक नई परंपरा का प्रारंभ करेंगे। जो भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए बलि देगा, उसे पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। इस प्रकार हम दिखा देंगे कि जो कोई भी भारत की सीमा पार करेगा, उसके राह में रक्त की कई झेलम बहा देंगे कि वो भारत की सीमा पार न कर पाए। भारत की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए हमारा ये युद्ध कभी नहीं थमेगा। राजमाता अनुसुईया के सम्मान में सब हमारे साथ बोलिए, भारत
भारत जयतु। मेरे पुत्र के बुलाने पर पुरु नंदन वन अवश्य आएगा और फिर आप और मैं मिलकर उस पुरु की हत्या करके अपना प्रतिशोध पूरा करेंगे। माँ ने जीवन भर तुम्हें और हमारे पूरे परिवार को सदा संभाला है पुरु। जब मैं बिखरी तो मुझे भी सहारा दिया, तो आज उनकी अंतिम यात्रा का भार उठाते समय मेरे कंधे कमजोर कैसे पड़ सकते हैं पुरु। मैं मां की अंतिम यात्रा में साथ चलूंगी ताकि उन्हें विदाई देते समय मैं उन्हें संतोष दे सकूं कि जिस लाची पर उन्होंने भरोसा किया है वो उनकी विरासत संभालने में सक्षम रहेगी। अनसुईया का बलिदान इतिहास का स्वर्णिम अध्याय था। भले ही उसका देखा अखंड भारत का स्वप्न वास्तविकता से अभी दूर था, किंतु अपने जीवन दीप के बुझने से पहले अनसुईया हजारों आंखों में अपना सपना बो चुकी थी। अब भारत जयतु के नारे लगते थे।
सोच रहा था मलिका की हिफाजत के इंतजाम कुछ और पुख्ता कर दो। मैं जानती हूँ कि आप मलिका के बारे में नहीं बल्कि पोरस के बारे में सोच रहे हैं। हर बात पर फौरन फैसला लेते हुए देखा है मैंने आपको, पर जब बात पोरस की हो तो अक्सर गहरे ख्यालों में खो जाते हैं। ठीक कहा रॉक्सी, मैं पोरस के बारे में ही सोच रहा था। ये शख्स आम नहीं है, इसमें कुछ तो खास है। वो चाहता तो मेरी मां को मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। मैंने इसके पहले भी कई जंगें लड़ी हैं रॉक्सी, कई ऐसे इंसानों को शिकस्त दी जो समझते थे कि उनके अंदर एक बेहतरीन सिपाही है, पर इस बार मैं एक ऐसे सिपाही से लड़ रहा हूं जिसमें इंसानियत है। इंसानियत अक्सर एक सिपाही को मजबूर बनाती है, पर इस शख्स ने अपनी उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। कुछ तो अलग है इस भारतीय में। आप मुझ पर विश्वास तो करते हैं ना? स्वयं से भी अधिक। माँ, तुम्हारे मुख से मां सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। डर तो नहीं लग रहा मां? कोई डर नहीं।
समझ नहीं आ रहा कि किस बात पे अधिक गर्व करूं, आर्य की पत्नी होने पे या पुरु की मां होने पर। जहाँ पुरु जाएगा आप उसके साथ रहोगी। स्वतंत्र भारत के महायज्ञ में स्वयं को आहत कर दिया तुमने हमसे, किंतु हम दोबारा मिलेंगे एक नए संसार में। यदि मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई कारण ना होता तो मैं इस तरह से आंखों में आंखें डालकर तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहता। अपनी बहन की हत्या करने के पश्चात भी आपके हृदय में इतना साहस है कि आप मेरी आंखों से आंखें मिला सके? मैंने अनुसुईया को नहीं मारा, तुम उसकी कैद में थे पुत्र, और मैं तुम्हें बचाना चाहता था। इसी कारण मैंने अलेक्जेंडर के सामने अनुसुईया की हत्या का झूठा आरोप स्वीकार कर लिया, ताकि उसके सामने मेरी विश्वसनीयता प्रमाणित हो जाए और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। यदि वास्तविकता ये है तो हमें ये बात पुरु को बतानी होगी, इससे पहले कि उसके मन में कुछ और आए, और इसके लिए उससे मिलना होगा। मैं अभी किसी दूत के हाथों पुरु को संदेश भिजवाता हूं। तुम जो चाहो मैं करने को तैयार हूं पुत्र। तुम्हारा पिता तुमसे अलग नहीं है पुत्र, हमारी शक्ति एक दूसरे का साथ ही तो है। मैं भी पुरु के नाम संदेश भेजता हूं।
व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज, किंतु तक्षशिला से एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूँ। क्या लिखा है संदेश में पुरु? ये अंबी कुमार का संदेश है। वो मुझसे नंदनवन में मिलना चाहता है, जहां जन्माष्टमी का उत्सव होने वाला है। लिखा है कि मेरे और अंबिराज के बीच की मतभेद को वो दूर करना चाहता है। मतभेद? ना कोई मतभेद हुआ है ना भूल। हमारी आंखों के सामने अंबिराज ने अनुसुईया किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक छल है। तक्षशिला ने सदा पौरव राष्ट्र की पीठ पर वार किया है, और ये भी ऐसे ही किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। इस संदेश का उत्तर हम केवल उन पर आक्रमण करके देंगे, इसी समय। नहीं पिताश्री, हम जाएंगे और उससे मिलेंगे। नहीं पुरु, और श्रेष्ठ सही कह रहे हैं। अंबिराज पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किंतु अंबी कुमार पर विश्वास किया जा सकता है। वो अपने पिता से भिन्न है, हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचेगा। तो ये अंबी कुमार तब कहा था जब तक्षशिला ने हम पर पीछे से वार किया था। उसकी ओर से ये संदेश अब क्यों आ रहा है? उसने आक्रमण से पहले हमें सावधान क्यों किया? सर्प की संतान में भी उतना ही घातक विष होता है पुरु। अंततः अंबी कुमार अंबिराज का पुत्र है। मित्रता का यह अभिनय वो अपने पिता को बचाने के लिए कर रहा है। वो सूचना के दस्यु अलेक्जेंडर के लिए सेतु का निर्माण कर रहे हैं। वो सूचना हमें अंबी कुमार ने ही दी थी। मैं मानता हूं कि तक्षशिला के प्रहार करने की सूचना उसने हमें नहीं दी, पर मुझे विश्वास है कि उसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। यह भी संभव हो सकता है कि अंबिराज ने अपने पुत्र से झूठ कहा हो, इसीलिए उसे सत्य दिखाना आवश्यक है कि अंबिराज एक देशद्रोही है जिसने मेरी मां की हत्या की, और मातृभूमि के लिए उसका साथ होना महत्वपूर्ण है। मां का भी यही मानना था कि मातृभूमि से बढ़कर ना ही कोई मित्र और ना ही कोई शत्रु। तक्षशिला और पौरव राष्ट्र संधि कर ले तो हम मिलकर अलेक्जेंडर को खदेड़ देंगे। क्या यह बात एक पुत्र बोल रहा है जिसके मां की निर्ममता से हत्या कर दी गई? नहीं, यह बात एक राजा कह रहा है जिसे अपनी राजमाता का स्वप्न पूरा करना है। यदि एक पिता अपने पुत्र के निर्णय को समझ नहीं पा रहा तो इसे अब पौरव राज पुरुषोत्तम का आदेश माने। मेरे पुत्र के बुलाने पर पुरु नंदन वन अवश्य आएगा, और फिर आप और मैं मिलकर उस पुरु की हत्या करके अपना प्रतिशोध पूरा करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पुरुष से समझौता करने की? तुम्हें लगा ये बात तुम मुझसे छिपा लोगे?
बेवकूफ हो। मेरे गुप्तचर हर वक्त तुम पर नजर बनाए हुए हैं, फिर भी ऐसा किया क्यों? मूर्ख नहीं हूं मैं सम्राट, राजा हूं तक्षशिला का। यदि मुझे आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र करना होता तो क्या मैं वो सभी स्थान नहीं जानता जहां पर आपके गुप्तचर हैं? फिर भी मैंने उन सबके सामने ये बात कही। क्यों? क्योंकि तुम चाहते थे कि मुझे इस बात की खबर हो। जी, और मेरे पुत्र की समस्या यह है कि उसे राजनीति के दांव पेचों के बारे में अभी पता नहीं, और उसके इस प्रयास को मैं राजनीति की बेसात बना चुका हूं। मेरे पुत्र के बुलाने पर पुरु नंदन वन अवश्य आएगा, और फिर आप और मैं मिलकर उस पुरु की हत्या करके अपना प्रतिशोध पूरा करेंगे। क्या सोचना है? महाराज, जो संधि प्रस्ताव कुमार अम्बी ने भेजा था उसे लेकर पौरवराज पुरुषोत्तम और उनके पिता पुरु महाराज बमनी में विवाद हुआ। महाराज बमनी संधि के लिए कतई सहमत नहीं थे। उनके लाख मना करने के बाद भी महाराज पुरु आपसे संधि करने नंदनवन आ रहे हैं। बहुत अच्छे। अर्थात भांजा मामा से मिलने को बेचैन है। नंदनवन को पुरु के स्वागत के लिए सज्ज करो। पुरु ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मेरी बात वो सुनेगा नहीं। तुम जाकर मंत्रणा स्थल पर उससे भेंट करो और उसे हमारा पक्ष समझाओ और कहो कि भूल हमसे हुई है। हमें ये ज्ञात हो गया है कि अलेक्जेंडर को यहाँ से निकालने में ही सबकी भलाई है। हमें एकजुट होकर अलेक्जेंडर का सामना करना होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? जाकर सैनिकों को सतर्क करो। जो आज्ञा महाराज। आज हमारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी।
स्वागत है पुरु। प्रणाम पौरवराज, अंबी कुमार मंत्रणा स्थल पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फंस गए पुरु। तो ये था तुम्हारा संधि प्रस्ताव। मूर्ख हो तुम, जो ये समझते हो कि तक्षशिला के लोग कभी पौरवों के साथ संधि करेंगे, प्राण दे देंगे, परंतु पौरवों के साथ संधि कभी नहीं करेंगे। फिर से छल किया तुमने। तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि युद्ध में हर नाती नीति होती है। छल हो या बल, महत्वपूर्ण है मात्र जीत। और तुम बिना सैनिक बल के यहां आ गए। क्या अंबी कुमार को इस विषय में ज्ञात है? हाँ, वो यही जानता है कि उसकी इच्छा पर मैं यहां तुमसे मैत्री वार्ता पर आया हूं। कुछ समय पश्चात वो यही समझेगा कि पौरवों ने अर्थात तुमने वार्ता में छल का प्रयोग किया। अब तुम्हें मारूंगा मैं उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारी मां को घेर कर मारा था। वो बल के व्यूह में फंसकर मारी गई और तुम छल के व्यूह में फंसोगे। फिर पौरव राष्ट्र से मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। अपने पिता की बात ना मानकर तुमने बहुत बड़ी भूल की। और तुमने अपने पुत्र की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की अंबिराज। देखो अपने पीछे।
समझने में भूल तुमसे हुई है अंबिका। हमारा पुत्र देशभक्त अवश्य है, परंतु वो देशद्रोहियों को भली भांति पहचानता है। आए तो थे यहां संधि करने, किंतु लोमड़ी की गुफा में जाने से पूर्व हम जाल साथ लाए थे। कमाल करते हो बमनी, ये भी भूल गए कि गुफा जिसकी होती है स्थिति उसी के नियंत्रण में होती है। मेरे सैन्य बल के सामने 4 लोग कब तक टिकेंगे? लोमड़ी झुंड में भी प्रहार करे तब भी शेर के सामने टिक नहीं सकती अंबिराज। शेर के बल के सामने अधिक समय के लिए तुम जैसी लोमड़ी का टिक पाना संभव नहीं। तुम्हारे हर बल का उत्तर है मेरे पास, क्योंकि इस बार सारे प्रबंध मैंने पहले से ही कर रखे हैं। कुछ ही देर में तुम सबका काल यहां आता ही होगा। काल? नहीं, तुम उस अलेक्जेंडर की बात तो नहीं कर रहे? ये भूलो मत कि तुम कौरव नरेश पुरुषोत्तम के सामने खड़े हो। तुम्हारी हर चाल के पीछे का छल मैं पहचान सकता हूं। अलेक्जेंडर अब यहां नहीं आएगा, उसका प्रबंध मैं कर चुका हूं। कोई सूचना मिली इससे? नहीं दस्युराज, यदि इससे और अधिक यंत्रणा दी गई तो यह मर जाएगा। दस्युराज की जय हो। सूचना मिली है कि फारस कुमारी बारसिन फारस की सेना लेकर हिंदू कुश तक पहुंच चुकी हैं। ये तो शुभ संदेश है। चलो महाराज पुरु को इससे अवगत कराते हैं। हमें बारसिन को सुरक्षित मार्ग से लाना होगा। हमारा कार्य पूरा हुआ, शेष कार्य ये सैनिक करेगा। उसके पश्चात क्या हुआ होगा अब तुम्हें यह बताना आवश्यक नहीं। नंदन वन जाने के लिए फौज तैयार है फेस्टियन? जी हुजूर, आज पोरस की मौत तय है। शाह का इकबाल बुलंद हो। खबर यह है कि फारस की शहजादी फारस की फौज लेकर कूच कर चुकी है और वो हिंदू कुश तक पहुंच चुकी है पोरस का साथ देने के लिए।
तुम हिंदू कुश की तरफ कूच करो हेफेस्टियन। लेकिन हुजूर पुरु, शायद तक्षशिला हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिलहाल फारस की फौज को रोकना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है हेफेस्टियन। हम उन्हें दुश्मन से हाथ मिलाने नहीं दे सकते। और रही बात शायद तक्षशिला की, तो किस्मत ने उन्हें फिर से अपने आप को साबित करने का एक मौका दिया है। अगर पोरस ने शायद तक्षशिला को मारा तो तक्षशिला हमारी, और अगर शायद तक्षशिला ने पोरस को मार दिया तो पौरव राष्ट्र हमारा। अब तक समझ ही गए होंगे कि अलेक्जेंडर यहां नहीं हिंदू कुश जाएगा। एक बार बारसीन और फारस की फौज हमारे हाथ लग जाए, फिर पोरस और भारत दोनों हमारी गिरफ्त में होंगे। क्या लगता है तुम्हें अलेक्जेंडर? दस्यु यदि नदी की बाधा पार करने के लिए पुल तैयार कर सकते हैं, तो मार्ग रोकने के लिए बाधा भी बन सकते हैं। तुम यहां चट्टानों पे अपना सर फोड़ो और उधर नंदनवन में भारत की एकता में बाधा बनने वाले सबसे बड़ी चट्टान अंबिराज चूर चूर हो रहा होगा। तुम अपनी मृत्यु के मुख में खड़े हो अंबिराज। मैं यहां संधि करने आया था, पर तुम्हारे छल के पश्चात मैं तुम्हें उसका उत्तर अवश्य दूंगा। महारानी लाची,
ये घेरा देख रहे हो अम्बीराज? ये तुम्हारे मृत्यु का घेरा है। मेरी मां को व्यू में फंसाकर मारा था ना तुमने, अब तुम स्वयं उसी व्यू में फंसे हो। पर मैं तुम्हें तुम्हारी बाती छल से नहीं बल्कि अपने बल से मारूंगा। मुझे परास्त करो और मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। वीरता और मूर्खता में केवल धागे भर का अंतर होता है पुरु, और ये तलवार मेरे हाथ में सौंप कर तुमने अपनी मूर्खता सिद्ध कर दी। परसों से मेरी ये तलवार कौरव परिवार के रक्त की प्यासी है। मेरी मां ने मुझे जीवन दिया है अम्बीराज, परंतु मेरी मां के जीवन में पहले मेरे पिता आए। और जो पीड़ा तुमने मेरे पिता को पहुंचाई है उसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। जो द्वंद्व 22 वर्षों से अधूरा पड़ा है वो आज पूरा होगा, तुम्हारी मृत्यु के साथ। अब अपनी उल्टी गिनती आरंभ कर दो अम्बीराज। जिस प्रकार उस द्रोही अनुसुईया के शरीर से ये तलवार पार की थी, उसी तरह से ये तलवार तुम्हारे शरीर के पार होगी। तुम्हारे बिना उसकी आत्मा तड़प रही होगी ना, तो चलो तुम्हारी आत्मा को भी उसके पास भेजने का प्रबंध करते हैं। उठो अम्बीराज। बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी तलवार पर। आगे बढ़ो। गुरु ने कहा था ना कि बराबर का द्वंद्व होगा। हम तुम्हारी तरह छल नहीं करते। तुम्हारे मृत्यु से पहले तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। तुम स्वयं
आज मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे। पत्नी का प्रतिकार पति ने ले लिया, अब देश से छल करने का दंड देश का रक्षक देगा। आगे बढ़ो पुरो। पुरु, पुरु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पुरु। पुरु तुम अनुसुईया के पुत्र हो, तुम महान हो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। क्षमा भूल की मिलती है, सोचे समझे किए गए अपराध की नहीं। तुमने केवल मेरी मां का रक्त ही नहीं, मेरे देश का अहित भी किया है अम्बीराज। और उसके लिए तुम्हें केवल मृत्यु दंड मिलेगा। प्रहार मत करना। ये खेल यहीं समाप्त करो पुरु। प्रहार करो पुरु, समाप्त कर दो इस देशद्रोही को। ये क्या किया पुरु? लक्ष्य क्यों नहीं साधा? यदि अम्बीराज पर निशाना साधता तो इतिहास के निशाने पर आ जाता कि भागते हुए अम्बीराज पर पीछे से प्रहार किया। उसकी पीठ पर मारता तो क्या अंतर रह जाता उसमें और
अम्मे, मेरी मां को छल से मारा ना तुमने, अब तुम अपनी छाती पर खाओगे अम्बीराज। अब कहां भागोगे अम्बीराज? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? रुक, अभी सबको बुलाता हूँ। क्या कंस, कहां छुपे थे? चलो, तुम्हारे वध का समय हो गया है। मृत्यु? अरे सच में नहीं मरना है, नाटक में वध हो रहा है तुम्हारा। चलो, जनता प्रतीक्षा कर रही है। मित्रों, अब वो समय आ गया है प्रभु की महालीला देखने का कि किस प्रकार अत्याचारी कंस को श्री कृष्ण ने मारा। जब कंस की कृष्ण के आगे एक ना चली तो उसने संधि के बहाने कृष्ण को मथुरा बुलाया और उनके मार्ग के आगे शक्तिशाली सैनिक खड़े कर दिए और श्री कृष्ण ने उन सबको मृत्यु का भागी बना डाला। अब पधार रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अरे ये कौन है? ये मंडाला का कृष्ण तो नहीं? पर इसके चेहरे पर वही क्रोध जो हमारे भगवान का उस समय हुआ करता था।
मुझे क्षमा कर दो पुरु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पुरु, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मामा के नाम पर कलंक हो तुम। जो राजा अपनी प्रजा से द्रोह करे, जो भाई अपनी बहन को पीड़ा दे, उसे केवल मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। अरे ये कंस भी तो अपना नहीं है। कोई बात नहीं, लग तो रहा है वास्तविक। देखो ना, भीड़ कितनी प्रसन्न हो रही है। अधर्म विनाशक कृष्ण, मायावी खलनाशक कृष्ण, दुष्ट कंस संहारक कृष्ण, सदा धर्म प्रतिपाल। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा अम्बिराज। शत्रु विनाशक पोरस, गौरव राष्ट्रे रक्षक पोरस, शत्रु शीश विनारक पोरस, आर्यवर्त सुखमानस पोरस। आज तुम्हारे सारे पापों का अंत होगा अम्बिराज। ये तक्षशिला को कलंकित करने का पाप, ये अपने देश से द्रोह करने का पाप, और ये मेरी मां की हत्या करने का पाप। मां, मां, मेरी मां को मारा तूने। रुक जा पुरु। बड़ी विनाशनी, इसने मां की हत्या की है। छोड़िए। रुक जा पुरु, वो मर चुका है। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ पुरु। मां, तुमने अपनी शपथ पूरी की है, और ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। बारसीन अपनी सेना के साथ हिंदुकुश पहुंच चुकी होगी। अब उसकी बारी है जिसने मेरे देश पर आक्रमण किया है। अलेक्जेंडर, आ रहा हूं मैं। जल्दी कराओ, हाथ से चलाओ। क्या का हुक्म है, ये पत्थर फौरन हटने चाहिए। मुझे यकीन है कि ये सारी साजिश उस पोरस की होगी। यहाँ हमारा रास्ता रोके ताकि हम शहजादी बारसीन और उसकी फौज तक जल्दी ना पहुंच जाए। अब वो नंदनवन में अपना काम खत्म करके हमारी ओर बढ़ेगा शाह। नहीं, पोरस उनमें से नहीं जो मेरा सामना करने में खौफ खाए, वो अलग है। हमें यहां तक लाने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा।
क्योंकि वो जानता है कि जंग के इस मुकाम पर एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, और हमारी गलती से हुए नुकसान को खुद के फायदे में बदलना पूरस जैसे इंसान के लिए बहुत आसान है। शहजादी बारसीन, सब कुछ वैसा ही जा रहा है शहजादी, जैसा हमने सोचा था। वो देखिए, अलेक्जेंडर और उसकी फौज, जिसकी खबर हमें पोरस ने दी थी। बेशक, और जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक पोरस दूसरी तरफ से आ जाएगा। फिर हम दोनों तरफ से मिलकर अलेक्जेंडर पर हमला करेंगे। उम्मीद है पोरस ने अब तक अपना काम खत्म कर दिया होगा। हमें तुम पर गर्व है पुरु, केवल इसलिए नहीं कि तुमने अनुसुईया के हत्यारे का वध किया, बल्कि इसलिए भी कि अम्बिराज जैसे व्यक्ति जो अपनी मंशा पूरी करने के लिए देश को दांव पर लगा दे, उनका यही दंड होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई देशद्रोह ना करे। तुमने अपनी शपथ पूरी की, पर यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। बारसीन अपनी सेना के साथ हिंदुकुश पहुंच चुकी होगी, और हमारी योजना के अनुसार फारस की सेना की सहायता से हम अलेक्जेंडर को दोनों ओर से घेरेंगे और उस पर आक्रमण करेंगे। अब शीघ्र ही हमें हिंदुकुश के लिए निकलना चाहिए। उस देशद्रोही अम्बिराज का अंत हुआ, अब उसकी बारी है जिसने मेरे देश पर आक्रमण किया है। अलेक्जेंडर, आ रहा हूं मैं। हमला करते हो हुजूर। जब हम डराए जैसे काया शख्स को मैदान जंग से भागने पर मजबूर कर सकते हैं, तो उसकी बेटी की क्या मजाल जो हमारे सामने ज्यादा वक्त टिक जाए। नहीं फेस्टियन, इसके लिए मैंने कुछ और सोच के रखा है। पोरस ने बड़ा दिलचस्प दांव खेला है। उसने मेरी ही चाल से मुझ पर वार किया। जिस तरह मैंने पौरव मुल्क को दोनों तरफ से घेर के हमला किया था, ठीक उसी तरह वो भी हम पर हमला करने वाला है, फारस की फौज की मदद से। तो अब क्या शाह? इंतजार करो क्लीटस। पोरस ने मुझे सामने से ललकार कर मेरी हुकूमत और अक्लमंदी पर सवाल खड़ा किया है। सामने आने दो उसे। अलेक्जेंडर उसे ऐसा जवाब देगा
कि पोरस उस दिन को कोसेगा जब उसने मेरे सामने खड़े होने की हिमाकत की थी। आपने क्या सोचा है शाह? यही कि शहजादी बारसीन से मिलने में अकेला जाऊंगा और तुम लोग यहां रुककर मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। तैयार रहो। आज हमें उस शख्स के खिलाफ लड़ना है जिसने हमें और हमारे मुल्क को झुकने पर मजबूर कर दिया। बच्चों, बूढ़ों और बेवाओं पर रहम तक नहीं किया, जिसने हमारे मुल्क को लूटा और फारस का परचम फेंककर मैसेडोनिया का परचम फहरा दिया। आज हम सब के पास अपने मुल्क और अपनी बेइज्जती की रुसवाई का इंतजाम लेने का वक्त आ गया है। तुम्हारी बहादुरी और हौसला काबिल तारीफ है बारसीन। मेरे सिपह सालारों की नुमाइंदगी में लगी फारस की इतनी बड़ी फौज को उनके नाक के नीचे से यहाँ ले आना यकीनन मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो था, लेकिन पोरस की हिम्मत ने हमें हिम्मत दी कि हमारी जमीन, हमारी दौलत और हमारे मुल्क की खोई हुई इज्जत तुमसे वापस ले, जो तुमने हमसे छीन ली। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम और वहां पे पोरस, हम दोनों मिलकर तुम्हें अपने सरजमीन से खदेड़ देंगे। बेशक बारसीन, बेशक, पर उसके लिए हमें पोरस के यहाँ आने का इंतजार करना होगा। देखते हैं कैसे तुम्हारे मंसूबे जमीन पाते हैं। मैं भी ये देखने को बेकरार हूं कि कैसे पोरस का ख्वाब उसी की आंखों के सामने चकनाचूर होता है। उस वक्त उसका चेहरा देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तुम ठीक हो पुत्र? पिताश्री, पिताश्री का है मां? मौन क्यों मां? बताओ, कहां है पिताश्री? नंदनवन में क्या हुआ? नंदनवन में हमारा जीवन बंजर हो गया। हम भी हमारे सैनिकों को तुम अचेत अवस्था में उस गुफा में मिल गए। अन्यथा क्या पता, कदाचित गुरु तुम्हारी भी हत्या कर देता। गुरु ने मेरे साथ विश्वासघात किया और पिताश्री की हत्या की। हम सभी भिन्न दिशाओं से अपनी सेनाओं के साथ अलेक्जेंडर पर आक्रमण करेंगे और दूसरी ओर से बारसीन अपनी सेना के साथ
उस अलेक्जेंडर को पीछे धकेलेगी। पुरु, वहां देखो। बारसीन ने अपना वचन पूरा किया। अब शपथ पूरी करने की बारी हमारी। हमारी और फारस की सम्मिलित सेना के सामने अलेक्जेंडर टिक नहीं पाएगा पुरुष। उचित कह रहे हो भाई। अलेक्जेंडर ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम इस प्रकार इस पर आक्रमण करेंगे और उसके बचाव में उसे क्या करना है ये सोचने का उसके पास समय ही नहीं होगा। हमारी योजना सफल हुई प्रभु। अलेक्जेंडर के पास भागने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। फारस की सेना हमसे मिलने आ रही है। नहीं दस्युराज, हमें वापस लौटना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुरु? इतना अच्छा अवसर हमें खोना नहीं चाहिए। हमने अलेक्जेंडर को दोनों दिशाओं से घेर लिया है। यही विश्वास अलेक्जेंडर हमें दिलाना चाहता है लाचे। जो हमें दिख रहा है वो पूरा सत्य नहीं। बारसीन और उसकी सेना का हाव भाव देखकर लगता है कि यहाँ कुछ और भी हुआ है। ये आक्रमण करने का भाव नहीं बल्कि समर्पण करने का भाव है। उस अलेक्जेंडर ने अवश्य ही कोई बड़ा खेल खेला है। अब पोरस यहाँ आया तो उसका खेल खत्म। नहीं फेस्टियन, मैंने कहा था ना पोरस अलग है। वो सारा मामला समझ जाएगा, पर उसके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ क्या हुआ है। उसने फारसी सेना को अपनी ओर कर लिया है, किंतु कैसे?
इस बार मैं तुम्हारी फौज को मजबूर नहीं करूंगा भगत सिंह कि वो मेरे लिए लड़े, बल्कि मैं ऐसे हालात बना दूंगा कि वो कभी मेरे खिलाफ ना जा पाए और ना ही मुझसे धोखा कर पाए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं बार सिंह। पहला, मुझसे लड़ो, पर इस सूरत में तुम अपनी मां और बहन दोनों को खो दोगे। और दूसरा है मुझसे समझौता कर लो, जिसके बदले ना सिर्फ तुम्हारे वालिदा और बहन महफूज रहेगी, बल्कि तोहफे में तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर शौहर मिलेगा, अलेक्जेंडर। अब फारस और मैसेडोनिया एक हुए। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। विवाह की शुभकामनाएं अलेक्जेंडर। इस अवसर पर तुम्हें और तक्षशिला के लोगों को एक उपहार देना तो बनता है। इस उपहार के साथ एक वचन भी देता हूं अलेक्जेंडर। भले ही संसार की सारी सेना एकजुट कर लो, पर इस पुरु को कभी नहीं तोड़ पाओगे और ना ही मेरे भारत को कभी झुका पाओगे। अलेक्जेंडर को परास्त करने का मार्ग तक्षशिला से होकर निकलता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं अंबी कुमार से वार्तालाप करूं। मैं अंबी कुमार अपने पिता की चिता की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक पुरु से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेता, राजा नहीं बनूंगा मैं।
मुंह मोड़ लेने से सच झूठ में नहीं बदल जाता रॉक्सन। जितना वाजिब तुम्हारा गुस्सा है उतनी ही जरूरी ये शादी भी थी, या फिर समझौता। ये समझौते की शादी शाह ने भले ही अपने तख्त के लिए की है, मगर इस समझौते के वारिस को ये तख्त हरगिज नहीं मिलना चाहिए मलिका। बारसीन से शादी अलेक्जेंडर की मजबूरी भले ही हो, लेकिन मेरा मुकद्दर नहीं हो सकती। बारसीन अगर अलेक्जेंडर के वारिस को जन्म देने का ख्याल भी अपने मन में लाए तो यकीन मानिए मलिका, मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी औलाद शाह के बाद मैसेडोनिया के तख्त की वारिस बनेगी। तुम्हारी उम्र में मेरा भी यही ख्वाब था रॉक्सन, कि मेरा बेटा शहंशाह बने। लेकिन शाह बनने के बाद भले ही इंसान फूलों पर चले, लेकिन शाह के तख्त पाने तक का सफर कांटों से भरा होता है। फिलिप की भी कई बीवियां थी, लेकिन आज वो सब और उनकी औलादें गुमनामी के अंधेरों में दफन है। मेरे लिए आसान नहीं था रॉक्सन, लेकिन मैंने अपनी जगह खुद बनाई। तुम्हारे लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर तुमसे मोहब्बत करता है। अगर तुम अपने बेटे को शाह का वारिस बने देखना चाहती हो, तो तुम्हें उसकी जिंदगी में खास जगह हासिल करनी होगी। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में अब भी पोरस के लिए हमदर्दी है बारसी, पर अब जो दर्द मैं पोरस को देने वाला हूं उस पर मुस्कुराने को तैयार रहो मलिका। तुम बेगम हो मेरी, और अब तुम्हारी फौज पोरस को हराने में मेरी मदद करेगी। फारस की सेना के साथ के बिना इस युद्ध में विजय कठिन है पुरो। वो विजय क्या जो आसानी से प्राप्त हो जाए। अलेक्जेंडर को परास्त करने का मार्ग तक्षशिला से होकर निकलता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं अम्बी कुमार से वार्तालाप करूं और ये सुनिश्चित करूं कि उसके और मेरे बीच कोई मतभेद ना हो। एक बार अम्बी कुमार को अपने पिता के वास्तविक कर्मों के विषय में ज्ञात हो जाए, फिर तक्षशिला का सहयोग हमें निश्चित रूप से मिलेगा। प्रसन्न हो अब? मित्रता के नाम पर अपने पिता की बलि चढ़ाया है। अपने विश्वास पर विश्वास कराकर ले गए थे ना तुम अपने पिता को उस हत्यारे पुरु के साथ संधि करवाने के लिए। देखो, संधि नहीं, शरीर विच्छेद किया उसने तुम्हारे पिता को।
सब नाटक था, जिसे खेलकर, जिसके संवाद बोलकर पुरु ने हम सबको बहकाया। अखंड भारत, एक भारत, सब एक छलावा था। यदि पुरु का लक्ष्य एकता और अखंडता होता तो वो तुम्हारे पिता की हत्या नहीं करता, संधि करता, ताकि तक्षशिला से मिलकर अलेक्जेंडर को हरा सके। मातृभूमि के लिए युद्ध एक छलावा था, वास्तविकता थी तक्षशिला से शत्रुता। तक्षशिला नरेश अंबिराज की हत्या, और हत्यार कौन बना? उनका अपना पुत्र। मैं आज तक तुम्हारे पिता को भटका हुआ समझती रही, और उनके जाने के पश्चात यह अनुभव हुआ कि उचित मार्ग पर वही तो थे। कोई राष्ट्र नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, पर मैं ये क्या कह रही हूं? तुम्हारा तो मित्र है, क्या मित्रता निभाई है? अपने प्रतिशोध का कांटा भी साफ कर दिया, तो तुम्हारा राजा बनने का मार्ग भी। बधाई हो। आदेश दीजिए महाराज, तक्षशिला आपकी सेवा में उपस्थित है। आदेश दीजिए कि कब इस विधवा को पुरु के प्रतिशोध की सूली पर चढ़ना होगा। आदेश दीजिए महाराज। नहीं मां, मेरी आंखों पर पड़ा ब्रह्मजाल समाप्त हुआ आज। यदि प्रतिशोध ही मेरा प्रारब्ध है, तो तक्षशिला पर किए गए हर एक घात का प्रतिघात लूंगा मैं पुरु से। मैं अंबी कुमार अपने पिता की चिता की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक पुरु से, पौरव राष्ट्र से और वहां की प्रजा से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेता, राजा नहीं बनूंगा मैं। अब तक मैं तुम्हारा मित्र था, किंतु अब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा और सबसे घातक शत्रु हूं पुरु। तुमने मित्रता की ढाल बनाकर अपना काम साधा, अब मैं भी उसी मित्रता की तलवार से इस शत्रुता का घाव दूंगा तुम्हें। फारस की सेना अलेक्जेंडर के साथ है हस्ती, और वो किसी भी क्षण हम पर आक्रमण कर सकते हैं। हमें युद्ध के लिए सज रहना होगा। और आचार्य चाणक्य, उनका स्वास्थ्य कैसा है? युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए उनके उपचार की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य में सुधार है पुरु, वो शीघ्र ही हमारे साथ होंगे। तब तक उनके शिष्य उनका कार्यभार संभाल रहे हैं पुरु। राजी और पौरव श्रेष्ठ भी स्थिति पर खुद दृष्टि रखे हुए हैं। चौंक गई। होना ही था। अपने खाबगर में मेरे होने की उम्मीद नहीं होगी तुम्हें, पर अलेक्जेंडर की पहली बीवी होने के नाते मुझे लगा तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होना मेरा फर्ज है। देखो, खाने का इंतजाम किया है तुम्हारे लिए, खा लो। थक गई होगी ना? शुक्रिया, मगर मुझे भूख नहीं है। अब तक वाकिफ नहीं हुई या फिर शाह की बीवी बनने के मुगालते में हो। मगर क्या करें, मलिकाएं अपनी मर्जी की मालिक नहीं होती।
अपने शौहर के हुक्म की गुलाम होती हैं। ये हकीकत और ये निवाला जितनी जल्दी अपने गले से उतार लोगी उतना बेहतर महसूस करोगी। आओ खा लो कुछ। एक और नसीहत, याद रखना बारसीन, तुम्हें हमेशा सिर्फ मेरी झूठन ही मिलेगी। तुम्हारी धमकियां उन्हें खौफजदा करेगी जिनके पास खोने के लिए कुछ बचा होगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ छीन लिया गया है मुझसे। इसीलिए आइंदा मुझसे उलझने से पहले 2 बार सोच लेना। तीसरी नसीहत सुनने से पहले ही बगावत कर बैठी। सुन तो लेती। तीसरी नसीहत ये है कि मेरा शौहर मेरी झूठन नहीं जिसे कोई भी चख सके। अलेक्जेंडर की जिंदगी में आना एक अलग बात है, लेकिन हमेशा याद रखना कि अलेक्जेंडर की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुझसे, इसलिए मेरी जगह लेने के बारे में सोचना भी मत। इस युद्ध में हमें बहुत हानि सहनी पड़ी है पुरु। इस युद्ध में भले ही अलेक्जेंडर ने मेरे योद्धाओं के शरीर को चोट पहुंचाई है, पर मैं उसे इनके मनोबल को तोड़ने नहीं दूंगा। कुछ वक्त पहले हम जंग का ऐलान करने के लिए तैयार नहीं थे, पर अब हालात बदल चुके हैं। हमने फारस की फौज की ताकत पोरस से छीनी है और अब पोरस के पास जख्मी सिपाहियों के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब हमारी फौज आराम करेगी और जब तक उनके जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, फारस की फौज हमारी जंग जारी रखेगी। क्लीटस, तुम फारस की फौज को अपनी निगरानी में तैयार करो। वो सब अभी नए हैं, उन्हें हमारी जंग के तौर तरीके, हमारी चालें समझाओ। शाह, और इफेस्टियम, तुम सेल्यूकस को पैगाम भेजो कि वो वहां से जल्द खजाना
और रसद लेकर यहां आए। अब हमारे पास फौज के लिए रसद होगी, हथियार होंगे, दौलत होगी और जंग लड़ने के लिए फारस की फौज भी तैयार रहेगी। और सही वक्त आने पर हम फिर से जंग का ऐलान करेंगे। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, पोरस वैसे वैसे कमजोर होता जाएगा। हमारे पास 20,000 सैनिक थे पुरो। उनमें से 3,000 वीर गति को प्राप्त हुए। लगभग 5,000 सैनिक घायल हैं। अब हमारे पास 12,000 सैनिक ही लड़ने योग्य बचे हैं पुरो। परिस्थिति स्पष्ट कीजिए राजगुरु जी। यदि युद्ध होता है तो मैं कितने सैनिकों को ले जा सकता हूं? सभी घायल सैनिकों का उचित उपचार हो रहा महाराज। सभी स्वस्थ हो जाएंगे। अधिकांश आपके साथ पुनः युद्ध में जाने योग्य हो जाएंगे। अब यदि हमें तक्षशिला का सहयोग भी मिल जाए तो हमें पूरा विश्वास है कि आचार्य चाणक्य की नीति और तुम्हारे नेतृत्व में कौरव राष्ट्र और तक्षशिला मिलकर अलेक्जेंडर की सेना का सामना कर सकते हैं। हाँ पिताश्री, आशा करता हूं कि अम्बी कुमार को मेरा संदेश मिल गया हो। मुझे विश्वास है कि वो मुझसे मिलने अवश्य आएगा, ताकि मैं उसे वास्तविकता से अवगत करवा सकूं। तुम्हारे गुस्से को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं अम्बी कुमार, मगर महज इस पैगाम को जला देने से वो कड़ी नहीं जुड़ेगी अम्बी कुमार, जिसकी बुनियाद रखने की कोशिश में पोरस है, ताकि तुम हमेशा के लिए उसकी तरफ हो जाओ। अब चाहे पुरु कुछ भी कर ले, किंतु वो और मैं इस जन्म में तो कभी भी एक पक्ष में नहीं होंगे। तुम्हारे वालिद सियासत को बेहतरीन तरीके से समझते थे और उनकी इसी खूबी का मैं मुरीद भी था, वरना मैं उनसे समझौता नहीं करता। मुझे यकीन है कि अंबिराज ने तक्षशिला के होने वाले शाह को सियासत के कुछ गुर जरूर सिखाए होंगे। हर खेल एक तरीके से नहीं खेला जाता अम्बी कुमार। कभी कभी दुश्मनी निभाने के लिए दोस्ती के लबादे की भी जरूरत पड़ती है। बहती हुई हवा की दिशा कभी एक नहीं रहती पुत्र। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है हम नहीं जानते। आपने सही कहा सम्राट। अब इस खेल को मुझे अलग प्रकार से ही खेलना होगा। मैं जाऊंगा और पुरु से मिलूंगा। जैसे उसने मेरे साथ विश्वासघात किया और मेरे पिता की हत्या की, मैं भी ठीक वैसा ही उसके साथ करूंगा। उसका मित्र बनकर मैं उसे और उसके साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। बहुत खूब शहजाद, बहुत खूब। और आज पोरस को देने के लिए मेरे पास एक तोहफा भी तैयार है। अब जब जा ही रहे हो तो उसे भी अपने साथ ले जाओ। पोरस उसे हमेशा याद रखेगा। मैं अम्बी कुमार के जरिए पोरस को बर्बाद करूंगा। जो तोहफा मैं अम्बी कुमार के जरिए पोरस तक भिजवा रहा, वो ना सिर्फ पोरस को बल्कि उसकी पूरी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर कर देगा।
तैयार रहना शहजादे। अब जो काम करने तुम पारो मुल्क जा रहे हो वो खतरनाक हो सकता है। मेरे प्रतिकार से अधिक नहीं सम्राट। मैं अपने गुप्तचरों द्वारा आपको समय समय पर सूचना भेजता रहूंगा। तैयार है ना मां, भारत में मेरी ताजपोशी के लिए। अंबी कुमार के गुस्से की चिंगारी पोरस की जिंदगी में आग लगा देगी। बाहर की चिंगारी को हवा देते हुए उस आग को नजरअंदाज मत करो अलेक्जेंडर, जो तुम्हारे खुद के घर में सुलगने वाली है। रॉक्सैन के साथ तुम्हारा रिश्ता पहले से ही रूखा था और अब तुमने बारसिन को अपनी मलिका बना लिया है। मैं मानती हूँ कि बारसिन के साथ तुम्हारी शादी सियासी मजबूरी थी, लेकिन कोई भी औरत अपने शौहर के लिए उसके हुकूक और अपनी अहमियत में किसी भी तरह का मुकाबला बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि ये आग मैसेडोनिया के फतेह के परचम तक फैले, रोक लो उसे। अपनी मातृभूमि के लिए तुमने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं वीर, और इसके लिए पूरा भारतवर्ष सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा। तुम्हारी वीरता व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारा स्वप्न अवश्य पूरा होगा। तुम्हारा परिवार अब से पौरव राष्ट्र का भाग है। तुम्हारा परिवार अब से मेरा परिवार है। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी अनुभव नहीं होगी, ये वचन है मेरा। सुना है अंतिम समय में दिया गया आशीर्वाद निश्चय फलता है। मैं एक साधारण सैनिक हूं, किंतु ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप अलेक्जेंडर के विरुद्ध इस युद्ध में विजयी हो। महाराज, पुरुषोत्तम, भारत जयतु। भारत जयतु। राजमाता की अंत्येष्टि के साथ हमने एक नई परंपरा बनाई थी। जो भी देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देगा उसे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। हर वो योद्धा जिसे वीरगति प्राप्त हुई है उसकी अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ की जाएगी। इस योद्धा के परिवार को किसी प्रकार की कोई कमी अनुभव ना हो, भूख और दुख की परछाई इन पर कभी ना पड़े। इन योद्धाओं के परिवारों को हर वो वस्तु, हर वो सेवा उपलब्ध करवाई जाए जिनकी उन्हें आवश्यकता है। वस्त्र हो या भोजन, धन हो या घर, इन्हें किसी भी वस्तु के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ जाए। हमने इस युद्ध में बहुत धन गंवाया है पिताश्री, परंतु मेरी वास्तविक संपत्ति मेरी ये प्रजा है। मेरे ये शूरवीर हर हाल में मातृभूमि की रक्षा में खड़े हुए थे। अब मातृभूमि का ये लाल इस विपदा की घड़ी में इन वीरों का साथ अवश्य देगा। पौरव राष्ट्र के महाराज से
हमें यही आशा थी पुरु। गर्व है हमें कि पौरव राष्ट्र को तुम जैसा राजा दे सके। अलेक्जेंडर को प्रहार का उत्तर मिलेगा। किंतु पौरव श्रेष्ठ, उस अलेक्जेंडर को उत्तर देने के लिए हमारे पास पर्याप्त बल नहीं है। उन्हें स्वस्थ होने में अभी समय लगेगा। वो अलेक्जेंडर हम पर किसी भी क्षण आक्रमण कर सकता है। हमें कोई ना कोई योजना बनानी होगी पूरा। हम युद्ध के लिए तैयार हैं महाराज। अभी बहुत रक्त है मेरे धमनियों में। घायल हूं, मरा नहीं। महाराज अभी बहुत धार शेष है हमारी तलवारों में। भले ही मैंने अपना एक पैर खो दिया, परंतु अपना निश्चय नहीं। आप जैसे राजा के लिए लड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है महाराज। आपने हमारे परिवारों को सहारा दिया और अब अपने परिवार के मुखिया के लिए हर घायल सैनिक पूरे बल से लड़ेगा। हाँ, हम युद्ध के लिए सज्ज हैं महाराज। हाँ हाँ, हम तैयार हैं। महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की। सेना की ये जयकार तुम्हारी एक और विजय का संकेत है पुरु। सच में तुमने अलेक्जेंडर को इनका मनोबल नहीं तोड़ने दिया। यदि तुम यही करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी पुरु। हमें नहीं पता कि तक्षशिला में परिस्थिति क्या है। नहीं लाची, हमारे योद्धाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए तुम्हें और पिताश्री को यहीं रुकना होगा। हस्ती है मेरे साथ। तो फिर सैनिकों की दशा सुधरने के बाद चले जाओ पुरु। अम्बी कुमार से इस भेंट को हम जितना टालेंगे, उसके और मेरे बीच मतभेद बढ़ने की संभावनाएं उतनी ही गहरी होती जाएंगी। मैं चाहता हूं कि अम्बी कुमार को इस झूठ से अवगत करवाऊं जो उसके पिता ने उसे कहा है। अपने ही पुत्र का उपयोग करके उसने हमसे विश्वासघात किया। पुरु का तर्क उचित है लाची। जब तक अम्बिराज का सत्य सामने नहीं आएगा तब तक हमें तक्षशिला का सहयोग नहीं मिलेगा।
मैं बस तुमसे मिलने ही आ रहा था अम्बी। और मुझे यहाँ आने के लिए विवश होना पड़ा। वो मैं किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं जानता हूं कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। मैं लज्जित हूं। मैं एक देशद्रोही का पुत्र हूं। आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। तुमने जो किया उसके लिए मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बैद नहीं। किंतु तुम अचानक यहां कैसे? क्या हुआ? मैं और मां तुम्हारा साथ देने के लिए तक्षशिला छोड़ आए हैं पुत्र। राजकोट से जो कुछ भी हमारे हाथ लगा हम सब समेट के लिए आए। आशा है कि ये युद्ध में हमारे काम आएगा। अलेक्जेंडर हमें भी अपने अधीन कर लेता। मुझे यही उचित लगा कि हम तक्षशिला छोड़कर तुम्हारे साथ हो जाएं और मिलकर उसे परास्त करें। मेरे पास अपनी कुछ सेना भी है तक्षशिला में, जो मेरे आदेश पर अलेक्जेंडर के विरुद्ध विद्रोह करने को तैयार है। अब जब तुमने निश्चित कर ही लिया है कि तुम अलेक्जेंडर के विरुद्ध खड़े होगे, तो आओ अम्बी, हम महल में चलकर योजना बनाते हैं। तुम मां और शेष लोगों को लेकर अंदर जाओ। मैं अपने गुप्तचर द्वारा अपनी सेना को संदेश भेज दूं कि मैं यहां सुरक्षित पहुंच गया हूं। महल में प्रवेश करने के बाद पूरब द्वार की ओर जाना। वहीं पर तुम्हें हमारी योजना को रूप देना है। मैं जानता हूं रॉक्सेन कि तुम मेरी और बारसीन की शादी से बिल्कुल खुश नहीं, पर मुझे उस शादी से कोई शिकायत नहीं। मैं खुश हूं कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आया, क्योंकि मैंने पहली बार अपने लिए तुम्हारी आंखों में वो जज्बात देखे हैं जो पहले कभी नहीं देखे। इन हालात ने तुम्हें मजबूर किया है कि तुम्हारे छूटे गुस्से का बांध तुम्हारी इन आंखों से छलक जाए, वरना मैं तो कभी जान ही नहीं पाता कि तुम्हारी आंखें भी नम हो सकती हैं। अगर तुम अब भी तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत समझ नहीं पाई हो तो सुनो। चाहे मुझे 50 शादियां क्यों ना करनी पड़े रॉक्सेन, पर वो तमाम रिश्ते किसी ना किसी वजह और हालात के मोहताज होंगे, और तुम मेरी पसंद हो और हमेशा मेरी मोहब्बत रहोगी। अलेक्जेंडर, मुझे आज तुम्हारी मोहब्बत भले ही समझ में आ गई, पर सियासत
तुम्हारी सियासत में समझ नहीं पा रही। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि बारसीन से शादी तुमने फौजी इमदाद के लिए की। अब जब तुम्हारे पास उनकी ताकत है तो तुमने पोरस से जंग लड़ने की बजाय अंबी कुमार को उनके पास भेज दिया। भूल गए अंबी कुमार वही शख्स है जो पोरस के लिए अपनी जान भी दे सकता है। कभी कभी हालात इंसान को बदल देते हैं रॉक्सेन, और उसके जज्बात को भी। अपने वालिद की मौत ने अंबी कुमार को भी बदल दिया है रॉक्सेन। बड़े पैमाने पर जंग करके और अपनी ताकत को जाया करने के बजाय मैं अंबी कुमार के जरिए पोरस को बर्बाद करूंगा। जो तोहफा मैं अंबी कुमार के जरिए पोरस तक भिजवा रहा हूं, वो ना सिर्फ पोरस को बल्कि उसकी पूरी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर कर देगा। यही वो स्थान है जहां मेरी सेना छिपी हुई है। मेरा केवल एक आदेश, और वो अलेक्जेंडर के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। अब जब भी हम आक्रमण के लिए तैयार हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे परिवारों के बीच इतना सब कुछ होने के पश्चात भी आज तुम मेरे साथ खड़े हो अंबी। प्रसन्न हूं मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो पुरु, और अब जब मैं यहां हूं तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, और उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। महाराज, क्या हुआ राजगुरु जी? आप इतने चिंतित क्यों हैं? समाचार बहुत ही चिंताजनक है महाराज। चिकित्सा शिविर में बहुत से सैनिक मर रहे हैं, और जो लोग स्वस्थ थे वो बहुत ही बुरी अवस्था में आ गए। कारण का पता नहीं चल रहा है महाराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। किंतु ये कैसे संभव है राजगुरु जी? हमने एक एक सैनिक के स्वास्थ्य की जांच और समीक्षा इतनी बारीकी से की है। अचानक से इतने सारे सैनिकों का घायल होना, और वो भी एक साथ, और वो भी तब जब उनके घाव भर रहे हों। ये घटना कुछ और ही कह रही है। राजगुरु जी, हमारे कितने सैनिक अस्वस्थ हुए? कोई स्वस्थ बचा ही नहीं है महाराज। महाराज, शिविर में उपस्थित एक एक सैनिकों के अंदर विचित्र रोगों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और जो तीव्रता से उन्हें मृत्यु की निद्रा सुला रहे हैं। आचार्य चाणक्य को उसी क्षण संदेश भेजा जाए। केवल वही हैं जो इस महामारी का कारण बता सकते हैं और इसके निवारण का मार्ग दिखा सकते हैं। तब तक हम चिकित्सा शिविर में जाकर देखते हैं कि उस हानि को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, सूचना है कि झेलम के निकट स्थित हमारी मुख्य छावनी में भी सैनिकों की मृत्यु हो रही है। क्या? जो तूफा मैंने पोरस को भेजा है वो उससे मिल गया होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि महाराज पुरु उस रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। तो पुरु अभी तक चिकित्सा शिविर में पहुंच चुका होगा साहब। यदि पुरु उस रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो उसके संक्रमित होने की संभावना भी है।
हिंदू कुश की बर्फ पिघलने से पानी में उताव ज्यादा है और लहरें बहुत तेज हैं। और इस बारिश के मौसम की वजह से पानी में इजाफा जरूर होगा, जिसकी वजह से यहां पुल बनाना नामुमकिन है। अगर दस्यु हमारे साथ नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि हम ये नदी पार नहीं कर सकते। कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। झेलम पौरव मुल्क और तक्षशिला के बीच सदियों से दीवार की तरह खड़ी है। इस नदी को इस पानी के रास्ते पार करना नामुमकिन है शाह। ये ना तुम मुझसे नहीं, अपने आप से कर रहे हो क्लीटस। जब हम किसी भी मुश्किल को सुलझाने में ना कर देते हैं, तो हमारा दिमाग उसे जवाब की तरह दर्ज कर लेता है क्लीटस, और चलना बंद कर देता है। और हम उसका हल ढूंढने के बजाय हार मानकर बैठ जाते हैं। आगे बढ़ने के रास्ते खोलने हो तो दिमाग के रास्ते भी खुले होने चाहिए क्लीटस। अगर हमने सोच लिया कि हम ये नदी पार नहीं कर पाएंगे, तो फिर यह तय है कि हम ये नदी कभी पार नहीं कर पाएंगे। जंग मैदान से पहले जहन में जीती या लड़ी जाती है क्लीटस। उम्मीद है तुम अपनी सोच बदलोगे और हार मानने के बजाय हल ढूंढने पर गौर करोगे। फौज की एक टुकड़ी यहीं अपने पास रखो और झेलम के दोनों किनारों पर तलाश करो। जहां तक जाना है जाओ, पर कोई रास्ता जरूर निकालो। बहुत जल्द हम अपनी पूरी ताकत के साथ पौरव मुल्क पर हमला करेंगे, और यकीन है कि जो तोहफा मैंने पोरस को भेजा है वो उसे मिल गया होगा। ये सब क्या है महाराज? ऐसा लग रहा है कि लोग वर्षों से रोगी है। कुछ तो विचित्र है लाची। इस बात इस रोग का अचानक फैलना स्वाभाविक नहीं। रुक जाइए महाराज, आपका और राज परिवार का यहां रुकना उचित नहीं है। यह महामारी बहुत ही तीव्रता के साथ फैल रही है। जब तक हमें यह ज्ञात नहीं हो जाता कि यह महामारी क्या है और इसका उपचार क्या है, तब तक राज परिवार से कोई भी सदस्य अंदर नहीं जा सकता। नहीं तो संकट का कारण बनेगा। महाराज, मेरे बाबा को बचा लो महाराज, वो मर रहे हैं। कौन है तुम्हारे पिता? कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिता को, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। हमें शीघ्र ही आचार्य चाणक्य को बुलाना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि महाराज पुरुष रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए।
किंतु पुरु अभी तक चिकित्सा शिविर में पहुंच चुका होगा आचार्य। लाची और पौरव श्रेष्ठ बमनी वहीं होंगे। तो हमें तुरंत पुरु को रोकना होगा, क्योंकि यदि पुरु उस रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो उसके संक्रमित होने की संभावना भी है। मेरे बाद मेरी पुत्री और पत्नी का ध्यान रखिएगा महाराज। घबराओ मत योद्धा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसे स्पर्श मत कीजिएगा। भैरव, महाराज, आपको और राज परिवार के सभी सदस्यों को इसी समय यहां से जाना होगा, क्योंकि ये रोग स्पर्श करने से या किसी भी प्रकार से संपर्क में आने से फैलेगा। और अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करना राजधर्म है आचार्य। सर्वनाशो संयुत्पन्न अर्ध त्याज्यति पंडितः, अर्थात जो सब कुछ नष्ट हो जाने की स्थिति में भी आधा बचा ले वही ज्ञानी। और एक राजा का ज्ञानी होना न केवल स्वयं राजा के प्राणों के लिए अपितु उसकी प्रजा के लिए भी अत्यावश्यक है। आप पर केवल इन सैनिकों का ही नहीं अपितु समस्त पौरव राष्ट्र का भार है। सब शवों से दूर रहेंगे, कोई भी रोगियों से सीधे संपर्क में नहीं आएगा। महाराज, इस कक्ष के अतिरिक्त जितने भी चिकित्सालयों में इस रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं, उन्हें एक साथ रखना होगा, अन्यथा यह रोग तीव्रता से महामारी में परिवर्तित हो जाएगा और पौरव राष्ट्र काल कल्पित हो जाएगा। आप मेरे साथ आइए। भैरव, ये सब क्या है आचार्य? देखते ही देखते हमारे सारे सैनिकों की मृत्यु हो रही है, और वो भी कुछ ही क्षणों में। ये जो भी है महाराज, हम इसके लिए तत्पर नहीं थे, परंतु अब हमें तीव्रता से इस पर नियंत्रण पाने के सभी उपाय करने होंगे।
और ये रोग इतना शीघ्र कैसे फैला? अलेक्जेंडर का प्रकोप है ये। ये सब उसी ने किया है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं बारसीन। पहला, मुझसे लड़ो और दूसरा है मुझसे समझौता कर लो, जिसके बदले ना सिर्फ तुम्हारे वालिदा और बहन महफूज रहेगी, बल्कि तोहफे में तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर शौहर मिलेगा, अलेक्जेंडर। अब फारस और मैसेडोनिया एक हुए। हमें छोड़ दीजिए अम्मी जान, हमें मर जाने दीजिए। हमारी वजह से आप और हमारी बहन ही नहीं, हमारे पूरे मुल्क को उस अलेक्जेंडर के सामने झुकना पड़ गया। मुझे जीने का कोई हक नहीं अम्मी जान। मुझे होश में हो। अहम बात यह है कि हम सब जिंदा और एक दूसरे के साथ हैं। इस दोज़ख की आग भी हम इसलिए झेल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ है, और इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं बारसीन। नहीं अम्मी जान, मैं दुआ की नहीं बद्दुआ की हकदार हूं। आज मेरी वजह से, मेरे जज्बातों के बीच में आ जाने की वजह से मेरे मुल्क को शर्मिंदा होना पड़ा। काश मैं पोरस की तरह थोड़ी सी हिम्मतवर होती, अपने से पहले अपने मुल्क को रख पाती, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई अम्मी जान। मेरी इस कमजोरी की कीमत मेरे मुल्क को गुलाम बनकर चुकानी पड़ रही है। और वहां पोरस चुका रहा है। तुम इस वक्त यही सोच रही हो ना कि तुमने अपने मुल्क को या पोरस को शर्मिंदा किया है, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रही हो जो पोरस ने ही हमें सिखाई है। हाँ बारसीन, पोरस वही शख्स है जिसने हर मुश्किल का सामना करते हुए अलेक्जेंडर के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी। उसे खुद उसी के लोगों ने धोखा दिया, अपने खून के रिश्तों ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन तब भी उसने अपना हौसला और जंग नहीं खोया। और अब हमें वही करना होगा। अलेक्जेंडर ने हमारी फारस की फौज को कब्जे में ले लिया है, लेकिन तुम अब भी उसे मात दे सकती हो। जिसे असाब समझ रही हो, उस शादी को अपना हथियार बनाकर एक बद्दुआ की तरह तुम्हें अलेक्जेंडर के करीब जाना होगा बारसीन, ताकि जब भी मौका मिले तुम उसे मार सको। आप वजह फरमा रही हैं अम्मी जान। अब मैं हार नहीं मानूंगी। मैं जीऊं या मरूं, अलेक्जेंडर को मौत की नींद सुला के रहूंगी। तुमने अम्बे कुमार के हाथों पोरस को तोहफा तो भेज दिया, लेकिन तुम्हारी अगली चाल क्या है? याद है ना माँ, पोरस ने इसी झेलम की कसम खाई थी कि वो मुझे कभी झेलम पार नहीं करने देगा। तो सोचा क्यों ना इसी झेलम के जरिए पोरस को तोहफा पहुंचाया जाए।
वो देखो, वो है इस समस्या की जड़। मैंने पोरस को उन सिपाहियों की सड़ी हुई लाशें भिजवाई हैं जिन्हें बेहद घिनौनी और तेजी से फैलने की बीमारी थी, और अब ये बीमारी पूरे पौरव मुल्क को इतना कमजोर कर देगी कि वो हमारे घोड़ों के टापों की आवाज से ही दहल जाएगा। इस जीवाणु का प्रभाव किस किस पर पड़ सकता है आचार्य? हर चीज, खाना, पानी, हवा, ये बीमारी हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। जिस पानी को वो पिएंगे वो खतरे का सबब बन जाएगा, क्योंकि इस पानी में इस बीमारी से मरे हुए लोगों की लाशें तैर रही हैं। जिस हवा में वो सांस लेंगे उस हवा में भी इस बीमारी के जरासीम खुले हुए हैं, और हवा और पानी के बाद ये बीमारी पहुंचेगी उनके अनाज तक, जिसे वो खाएंगे तो भी मरेंगे और नहीं खाएंगे तो भी। और बिना मेरे तलवार उठाए पोरस और उसके लोगों को मौत के आगे झुकना होगा। मगर पोरस इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है अलेक्जेंडर, और उसके साथ वो शातिर चाणक्य भी तो है। अगर उसने इससे बच निकलने का हल ढूंढ निकाला तो? इस समस्या पर नियंत्रण पाने का केवल एक ही उपाय है। हमें शीघ्र इन सभी शवों को जलाना होगा। भैरव, मुख्य छावनी पर जाकर इन सभी शवों को जलाने का प्रबंध करो। क्या आपको पूरा विश्वास है कि इन शवों को जलाने से हम इस महामारी को रोक सकते हैं? नहीं, इस महामारी को रोकने के लिए उन्हें लाशों को इकट्ठा करके जलाना होगा, और जब तक वो इसमें कामयाब होंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक ये महामारी हर घर, हर पौरव बाशिंदे में अपना घर कर चुकी होगी। अब इसे रोकने के लिए उसे अपना अनाज, फसलें, सब कुछ जलाना होगा, और किसी भी राजा के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल हो सकता है। आज से पहले पोरस ने यह जंग का तरीका कभी नहीं देखा होगा मां। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस परेशानी के साथ पोरस कैसे दो हाथ करता है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे महाराज पुरुषोत्तम और आलिम चाणक्य। राज्य का सारा अनाज और फल विषाक्त हो चुके हैं। मेरे विचार से हमें ये खाने पीने की सारी सामग्री जला देनी चाहिए। मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी पर वार किया है। अब देखते हैं वो कैसे मेरे सामने सीना तान के खड़ा होता है।
ये क्या कह रहे हो पुरु? इस प्रकार तो हमारी सारी प्रजा भूखी मर जाएगी। इस समस्या का अवश्य ही कोई और हल निकालना होगा। हे पौरव श्रेष्ठ, हमारे पास और कोई विकल्प शेष है नहीं। राज्य का सारा अनाज और फल विषाक्त हो चुके हैं। मेरे विचार से हमें ये खाने पीने की सारी सामग्री जला देनी चाहिए। मैं तक्षशिला में अपने लोगों से ये सभी पुनः मंगवा लूंगा। मैं भी सिंध से संपर्क करता हूं और अपने बाकी सभी राज्यों से सहायता के लिए कहता हूं। इस संकट की घड़ी में हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे पुरु। फिर भी आपको ये निर्णय बहुत सोच समझ के लेना होगा महाराज। आपका ये एक निर्णय पूरी प्रजा को प्रभावित करेगा। हाँ पुरु, हमारे लोग भूख से मर जाएंगे। निर्णय मैं ले चुका हूं पिताश्री। बिना भोजन के मेरी प्रजा 10 दिनों में मारी जाएगी, परंतु विषक्त भोजन से मात्र 2 दिनों में। और राष्ट्र के सभी अन्न भंडारों से अन्न इकट्ठा किया जाए, घरों से, फसलों से और सभी भंडार गृह से। हमें यह सारा अन्न नष्ट करना होगा। ये उचित नहीं है। ये युद्ध का नियम नहीं। सेना लेकर सामने से वार करने के स्थान पर निर्दोष प्रजा पर वार करना कायरों का ही काम हो सकता है, वीरों का नहीं। इसीलिए तो अलेक्जेंडर लगभग आधे संसार पर विजय प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल उसके लक्ष्य पर रहती है। मार्ग चाहे कोई भी चुनना पड़े, आवश्यक नहीं कि हमारे शत्रु भी युद्ध के उन्हीं नियमों को स्वीकार करें जो हमें मान्य हो। मैं जानता हूं कि अलेक्जेंडर ये सब करके क्या प्राप्त करना चाहता है। पोरस अपने मुल्क को मुझसे बचाने के लिए जंग लड़ रहा है और मैं उसके मुल्क पर फतह पाने के लिए। पोरस को मालूम होना चाहिए कि जंग करने का मतलब आमने सामने की लड़ाई से कहीं ज्यादा होता है। वो समझता है कि वो मेरे भारत पर हुकूमत करने के ख्वाब के बीच दीवार बनकर मुझे उसे हासिल करने से रोक सकता है। और उसकी इस सोच के पीछे उसकी आवाम का साथ है, जो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। लेकिन अब वो उसका साथ छोड़ेंगे। अपनी औलाद, माँ बाप को भूखे मरते देखना जंग के खाबों से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी पर वार किया है, उसकी ताकत की नींव हिला डाली है। अब देखते हैं वो कैसे मेरे सामने सीना तान के खड़ा होता है। और अपनों को खुद से दूर जाता देख वो एक मामूली कीड़े की तरह रेंगने पर मजबूर हो जाएगा और एक कीड़े की तरह ही रेंग कर वो मुझसे माफी मांगेगा, मदद की गुहार लगाएगा और अपनी जुबान से खुद कबूल करेगा कि मैं अलेक्जेंडर उसके मुल्क पर हुकूमत करूं। किंतु मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस अलेक्जेंडर के सामने अपने घुटने नहीं टिकाऊंगा। अगर शाह को यकीन है तो उस पार जाने का जरूर कोई ना कोई रास्ता तो होगा।
आपका यहाँ अकेले आना खतरे से खाली नहीं है। शायद ना हो, मगर सुकून तो है। कुछ अलग महसूस करना था, बस इसलिए यहाँ चली आई। अलग सा मायने? कि मैं भी किसी की ख्वाहिश बनूं, बस यही महसूस करने आई थी। आप भूल रही हैं कि आप शाह अलेक्जेंडर की बीवी हैं। मुझे याद है, लेकिन हमारी शादी जिन हालातों में हुई, दिल उसे भूल जाने को करता है। खैर, मेरी छोड़ो, तुम बताओ, कहीं अलेक्जेंडर की गुलामी करते करते तुम ये तो नहीं भूल गए ना, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारी भी ख्वाहिशें हैं। तुम्हारी बीवी कहाँ है? अब ये मत कहना कि तुम्हारी अभी तक शादी भी नहीं हुई। ओह, तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई? जुबान चुप है, मगर तुम्हारी खामोशी ने मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। बुरा लगता होगा ना, अपनों से दूर, अपने मुल्क से दूर, ख्वाहिशें मारनी पड़ती सिर्फ किसी के ख्वाब को जिंदा रख सको। दोबारा शाह के खिलाफ एक भी लफ्ज बोलने की जुर्रत मत करना। क्यों, नाराज हो गए क्योंकि तुम्हारे अलेक्जेंडर की असलियत मैं तुम्हारे सामने लेके आ गई? या फिर इस बात का बुरा लगा क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा दिया? हकीकत ये है कि अलेक्जेंडर के ख्वाब की तामीर की कोशिश में तुम केवल एक मामूली से प्यादे हो क्लेटस। उसकी शतरंज की बिछाई हुई बिसाच पे तुम केवल एक मोहरा हो। सुनकर बुरा लगा ना? लेकिन अलेक्जेंडर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए कुछ मायने रखता है तो केवल उसका ख्वाब, जिसकी लौ तुम और तुम्हारे जैसे हजारों वफादार अपने खून देकर जला रहे। अलेक्जेंडर की इस हुकूमत में तुम सब केवल एक गुलाम बनकर रह गए। एक जाबाज गुलाम। और इस बात का एहसास तुम्हें जितनी जल्दी होगा, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। शुबा और शक की छोटी सी चिंगारी भी बड़ी सल्तनत तबाह कर देती है अलेक्जेंडर। अब देखना, बहुत जल्द तुम्हारे ही गुलाम तुम्हारी तबाही का सबब बनेंगे। सभी संक्रामक शवों को ले आया गया है आचार्य। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब इस महामारी से पौरव राष्ट्र को कम से कम क्षति पहुंचे, किंतु प्रजा का मनोबल इस समय अत्यधिक क्षीण है आचार्य। ये कठिन परीक्षा की घड़ी है भैरव। जो हो रहा है वो केवल आरंभ मात्र है। घोर विपदाएं आने वाली हैं हर दिशा से।
परंतु हमें आने वाली हर विपदा के लिए सज्ज रहना होगा। सावधान! राजकीय आदेशानुसार सभी नागरिक अपना अपना खाद्य पदार्थ और अन्न सैनिकों को सौंप दें। यह आपके हित के लिए है। ये अन्न खाने से महामारी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। सभी नागरिक राजकर्मियों को अपना सहयोग प्रदान करें। विषाक्त भोजन का एक भी कण ना रह जाए। तुरंत मत लेके जाइए, हमारे बच्चे भूखे हैं। मत ले जाइए, हम पे कृपा कीजिए। ये मत लेके जाइए, हम नहीं देंगे। हमारे बच्चे भूखे हैं, ऐसा मत कीजिए। महाराज आगे, वो देखो महाराज आगे। आओ आओ महाराज, महाराज आगे। हम तो 2 दिन से भूखे हैं और सह लेंगे, पर ये छोटे छोटे बालक ये कैसे सह पाएंगे? इनके लिए एक समय का भोजन तो छोड़ दीजिए। कुछ दया कीजिए महाराज हम पर। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, पर कौन सा राजा ये चाहेगा कि उसकी प्रजा भूख से दिन मिलाए? मैं आप सभी को ये विष नहीं खाने दूंगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आप सभी के हित के लिए कर रहा हूं। विश्वास रखें। सोचा अपनी नई दुल्हन के लिए तोहफे में कुछ नए लिबास ले आओ, ताकि जब कल सुबह तुम नदी पर नहाने जाओ तो इन्हें पहन सको। तुम्हारे जहन में पल रहे मंसूबों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं बारसीन। तुमने भले ही शादी मुझसे की है, पर तुम्हारी वफादारी अब भी उस पोरस के लिए है। तुम चाहती हो मुझे उसके हाथों शिकस्त खाते देखो, पर मैं तुम्हारा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा बारसीन। इसलिए मेरे वफादारों के साथ खेलना बंद करो। क्लीटस हो या कोई और, उनकी वफादारी की लौ इतनी मध्यम नहीं कि तुम जैसी हवा का एक मामूली झोंका उन्हें मेरे खिलाफ उड़ा ले जाए। मुझे मार क्यों नहीं डाल? आजाद हो जाऊं इन सबसे। और मुझे नहीं मालूम था कि क्लेटस वहां होगा। मैं तो केवल वहां नहाने गई थी। क्लेटस का वहां होना महज एक इत्तेफाक है। वैसे भी उसके अपने मसले हैं जिन्हें तुम सुनना नहीं चाहोगे। आइंदा मुझ पर इस इल्जाम मत लगाना
वाह, अब मेरे साथ भी खेल। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूं, मैं अच्छे से वाकिफ हूं। मेरी किस्मत तुम्हारी बीवी बन के रहना है। तो बेहतर है कि मेरी बीवी बनकर रहो। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना भारसिंह, वरना तुम मेरी शख्सियत का वो रुख देखोगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता अलेक्जेंडर। मेरा सब कुछ मुझसे छीनकर तुमने मेरे अंदर मौजूद खौफ का जर्रा जर्रा खत्म कर दिया है। अब देखना कि एक औरत तुम्हें अंदर तक कैसे खत्म कर देगी। मेरा खाना है, मेरा खाना है। आप रो क्यों रहे हो? मेरा खाना है। आप तो बड़े साहसी हो ना, बिल्कुल महाराज पुरुषोत्तम के भांति। बड़े होकर आपको उनके ही भांति बनना है ना, तो रोना नहीं। तुम जिस पीड़ा से गुजर रही हो उसे मैं समझ सकता हूं लाची। अपने लोगों को संकट में देखना अत्यंत कष्टदायी स्थिति होती है, किंतु जिस प्रकार तुम उन्हें सांत्वना दे रही हो वो अत्यंत सराहनीय है। इसे मत ले जाइए, मेरी एक छोटी कन्या है। इस महामारी ने इसके पिता को पहले ही निगल लिया है। यदि आप इस अनाज को भी ले जाएंगे तो मैं इसे क्या खिलाऊंगी? दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। महारानी लाची, पौरव श्रेष्ठ बमनी, सब तुम्हारे साथ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें भोजन अवश्य मिलेगा। आप निश्चित रहें, आपको शीघ्र ही भोजन प्राप्त होगा। हम भोजन का क्या प्रबंध कर रहे हैं प्रभु? इतनी सारी प्रजा के भोजन के लिए क्या व्यवस्था करेंगे हम? हस्तिसिंध पहुंच चुका है अंबी कुमार। शीघ्र ही वहां से अन्न और अन्य खाद्य पदार्थ लेकर यहां आता होगा। एक बार हस्ती लौट आए, भोजन की समस्या स्वयं दूर हो जाएगी। अलेक्जेंडर चाहे कुछ भी कर ले, वो हमें तोड़ नहीं पाएगा। ये रोग और अलेक्जेंडर दोनों हमारे सामने परास्त होंगे। मैं चाहता हूं पोरस अपने घुटनों के बल आकर मुझसे माफी मांगे, और यह तभी मुमकिन होगा जब वो अपनी आवाम को भूख से तड़पता देखेगा। महाराज, अब हम अपने बच्चों को भोजन कहां से करवाएंगे? अन्न के भंडारों से एक एक कण को एकत्रित कर लिया गया है आचार्य। सभी शवों को जला दिया गया है।
शीघ्र ही हम इस महामारी पर नियंत्रण पा लेंगे। चिकित्सा शिविर से भी सूचना आई है, वहां भी रोगियों की दशा स्थिर है। रोगी सैनिकों को अलग स्थान दे दिया गया है ताकि उनका संक्रमण और सैनिकों में ना फैले। 2000 रोगियों में से 500 की मृत्यु हो चुकी है पुरु। अन्य का उपचार आचार्य और उनके सेवकों द्वारा किया जा रहा है। पुरु, तुम किस विचार में लीन हो? मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है आचार्य, इस रोग का प्रभाव हम पर क्यों नहीं पड़ा? पूरा राज परिवार रोगियों के संपर्क में था, फिर भी हम में से कोई भी अस्वस्थ नहीं हुआ। क्या कारण है इसके पीछे? इसका कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे सैनिक घायल थे, जिस कारण इस रोग ने उन्हें तुरंत जकड़ लिया। परंतु राज परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अनेक विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। आपका तात्पर्य क्या है आचार्य? जिस दिन से मैं यहां आया उस दिन से राज परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन नियमित रूप से इसका सेवन कराया जा रहा है। किंतु इसमें ऐसा है क्या आचार्य? हल्दी, नीम और तुलसी का मिश्रण, इन तीनों का आयुर्वेद में विशेष महत्व है और इन तीनों के मिश्रण से तैयार हुआ यह पदार्थ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसे रोगी होने से एवं संक्रमित होने से बचाता है। तो राज भंडार में कितना भाग और शेष है आचार्य? इतना कि राज परिवार के सदस्य 2 माह तक निश्चिंत होकर इसका सेवन कर सकते हैं। और यदि ये सारी सामग्री हमने अपनी प्रजा में बांट दी तो लगभग कितने दिनों के लिए उपलब्ध रहेगी? यदि इसे प्रजा में बराबर भाग में बांटा तो 3 दिन के पश्चात यह पदार्थ समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है आचार्य, सारी सामग्री को प्रजा में बांट दिया जाए। मैं अधिक से अधिक लोगों को इस रोग से बचाना चाहता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते पुरु, क्योंकि एक राजा के प्राण उसकी प्रजा के प्राणों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उचित कह रहे हैं आप आचार्य, किंतु प्रजा ही राजा के अस्तित्व का आधार है। यदि राज परिवार इस सामग्री का उपयोग करेगा तो पूरी प्रजा इसका उपयोग हमारे साथ करेगी। भले ही 3 दिनों के पश्चात ये सामग्री समाप्त हो जाए, पर उसके बाद जो भी होगा उसको राजा और प्रजा मिलकर एक साथ सहेंगे। महाराज पुरु, आपके इस कथन ने मेरे हृदय में आपके लिए सम्मान और अधिक बढ़ा दिया। ये सुझाव आपको मैं भी दे सकता था, परंतु उससे कहीं अधिक आवश्यक यह था कि त्याग की यह भावना स्वयं आपके हृदय में आती। जो राजा स्वयं से पहले अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचता है, उसका सम्मान सारा जगत करता है। हम अपनी सेना को आदेश देते हैं कि इस औषधि को प्रजा में बांट दें। 3 दिन में तो हस्ती भी खाद्यान्न लेके सिंध से लौट आएगा। ये लोग तो हर परिस्थिति और कठिनाई का कोई ना कोई हल निकाले ही जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हम भी हम नहीं, कोई और करेगा माँ। गुरु के मनोबल को पूर्णतः तोड़ने का प्रबंध मैं कर चुका हूं पहले।
अंबी कुमार ने अपना काम बहुत जल्द निपटा दिया। अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। मैं चाहता हूं पोरस अपने घुटनों के बल आकर मुझसे माफी मांगे, और यह तभी मुमकिन होगा जब वो अपनी आवाम को भूख और बीमारियों से तड़पता देखेगा। लीटस, मालूमात करो कि हस्ती ने पौरव मुल्क जाने के लिए कौन सा रास्ता चुना है। पौरव मुल्क में रसद और खाना ना पहुंचे, इसी वक्त जाओ। अलेक्जेंडर की इस हुकूमत में तुम सब केवल एक गुलाम बनकर रह गए, एक जाबाज गुलाम। और इस बात का एहसास तुम्हें जितनी जल्दी होगा, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। क्या हुआ? तुम्हें मेरे फैसले से कोई एतराज है? मैं सोच रहा था शाह कि क्या किसी मुल्क को जीतने के लिए ये रास्ता इख्तियार करना मुनासिब होगा। पहले तो हमने उनके पास सिपाहियों की लाशें भिजवा दी ताकि वहां महामारी फैल जाए, और अब हम उनकी रसद पहुंचने पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये कैसी जंग है शाह? हम एक फौजी हैं शाह, हमें उनकी जमीन मैदान जंग में लड़कर उनसे हासिल करनी चाहिए। शक है कि आपकी तरकीब हमें फतेह हासिल करा भी पाएगी या नहीं। हमें नहीं क्लीटस, मुझे। अब जंग कैसे फतेह करनी है ये तुम मुझे सिखाओगे। याद रहे क्लीटस, बिना मांगे मुझे कोई सलाह दे मुझे पसंद नहीं। तुम मेरे सिपह सालार हो और तुम्हारा फर्ज है मेरे हुक्म की तामील करना। क्या मुनासिब है और क्या नहीं ये बताना नहीं। मेरा हुक्म तुम्हारे लिए फरमान है, इसलिए बहस करना बंद करो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, समझे? और वासियों, एक घड़ी विपदा की नहीं, इस समय परीक्षा का है। विपदा हमें भटकाती है, हमारे बीच मतभेद पैदा करती है, जबकि परीक्षा हमें अधिक दृढ़ बनाती है। आज पौरव राष्ट्र के राजा के रूप में गर्व है मुझे कि मेरे हर निर्णय में मेरी ये प्रजा, मेरा ये परिवार सदैव मेरे साथ अधिक खड़ा रहता है। हर्ष है मुझे कि मेरे इस नेतृत्व पर आप सभी ने अपना विश्वास दिखाया, अपने घरों से अन्न का एक एक दाना लाकर इस अग्नि में समर्पित कर दिया। इस संयोग पर गर्व है मुझे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस विश्वास की डोर को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी को भोजन शीघ्र प्राप्त होगा।
यहाँ संकट है, जल्दी से आगे बढ़ो। बहुत भूख लगी है माँ, हमें भोजन कभी मिलेगा? तुम्हें शीघ्र ही स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा। निश्चिंत रहो। हस्ती को तो अब तक आ जाना चाहिए था। बहुत समय हो गया है, अब तक तो उसे यहां पहुंच जाना चाहिए था। भगवान करे हस्ती सकुशल हो। भाई, ये सब तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं पुरो, परंतु सब कुछ ठीक नहीं है। भोजन सामग्री को पर्वत की चोटी तक लेके जाओ, वहां ये सुरक्षित रहेगा। जलगार हो! सावधानी से, बिना किसी की दृष्टि में आए, पर्वत की चोटी पर चढ़ो। हमें ये सारी भोजन सामग्री घाटी में फेंकनी होगी। हम इसे कौरव राष्ट्र तक पहुंचने नहीं दे सकते, समझे? जाओ। हमने सब कुछ खो दिया पुरो। मैंने तुम्हें निराश किया है। अलेक्जेंडर से हम भोजन सामग्री नहीं बचा पाए। स्थिति अब हमारे नियंत्रण से बाहर है पुरो। पहले हमारे सामने आशा की एक किरण थी कि हस्ती सिंध से खाद्य सामग्री ले आएगा, किंतु अब अलेक्जेंडर ने वो किरण भी बुझा दी है। प्रजा के सामने कोई मार्ग नहीं, वो भूख से मर जाएगी। हमारा दायित्व है कि हम इस समस्या का हल निकालें। भोली भाली प्रजा का क्या दोष? कौरव श्रेष्ठ का कथन उचित है पुरो। युद्ध केवल सैनिकों के साथ ही नहीं, प्रजा की आशा के साथ भी लड़ा जाता है। और यदि ये आशा टूट जाए तो चुनौतियों का सामना करना असंभव हो जाता है।
अखंड भारत का स्वप्न भूखी प्रजा के साथ नहीं पूरा किया जा सकता पुरु, क्योंकि प्रजा उसी राजा के साथ खड़ी होती है जो उन्हें भोजन और सुरक्षा दे सके। लो अलेक्जेंडर, पोरस पर तुम्हारी फतेह और उसके मुल्क की आवाम की भुखमरी का जश्न मनाते हैं। जाओ और हमारे सारे सिपाहियों को दावत दो। सिपाहियों की मेजें खाली नहीं रहनी चाहिए। ये सिर्फ खाना नहीं है मां, ये पौरा आवाम का ख्वाब है। वो ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए पोरस की आवाम जल्दी उसके खिलाफ होगी। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रजा मेरे विरुद्ध कभी नहीं खड़ी होगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में वो मेरे साथ चट्टान की भांति खड़े रहेंगे। ये भूख किसी राजनीतिक तर्क वितर्क या युद्ध में विजय प्राप्त करने से शांत नहीं होगी। उनकी भूख केवल भोजन से शांत होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लोग अलेक्जेंडर के सामने अपने आत्मसम्मान को खोने से पहले इस भूख से मरना श्रेय समझेंगे। किंतु ये हुआ कैसे? हमारे गुप्तचरों ने हमें सोचना क्यों नहीं दी कि अलेक्जेंडर की योजना क्या है? अलेक्जेंडर से डरकर सभी पड़ोसी राज्य ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, तो फिर गुप्तचरों ने अलेक्जेंडर को यह सूचना कैसे दी हो कि हस्ती भोजन सामग्री लेके सिंध से निकल चुका है? उचित कहा। तक्षशिला में मेरे विश्वास पात्र भी ये नहीं जानते थे कि हस्ती हमारे लिए भोजन व्यवस्था करने गया है। आश्चर्य की बात है, फिर इसकी सूचना अलेक्जेंडर को कैसे प्राप्त हुई? यह आक्रमण आकस्मिक नहीं था। यह आक्रमण योजनापूर्वक किया गया है। यहां तक कि उसे उस मार्ग की सूचना भी थी जिस मार्ग से मैं आ रहा था। पर कैसे? कैसे हस्ती? वो कौन है जिसने अलेक्जेंडर को यह सूचना दी? दुश्मन को हराने से ज्यादा मजा उससे तड़पता देखने में है। मैं पोरस की वही हालत देखना चाहता हूँ। वो हमारी इस माटी पर अधिकार करना चाहता है, और आज हम उस अलेक्जेंडर को यह दिखाएंगे कि हम भारतीय किस माटी से बने हैं। अब जब पोरस को काफी वक्त तक कहीं से रसद नहीं मिलेगी तो हमारा अगला कदम क्या होगा सर? उससे पहले अंबी कुमार को मेरी तरफ से पैगाम भिजवा दो कि जो काम क्लीटस को करना था उसे सही वक्त पर अंजाम देकर उसने मुझे खुश कर दिया है। क्या मैं वो हस्ती और उसकी फौज के बीच फंस गया था? तुम अच्छी तरह से जानते हो क्लीटस, मुझे बहाने पसंद नहीं। अगर सही वक्त पर आकर अंबी कुमार और उसके आदमियों ने आ रही रसद को खाई में ना फेंका होता तो तुम्हारे रहने के बावजूद भी हस्ती और उसके लोग बड़ी आसानी से उसे पौरा मुल्क ले जाते और मेरी चाल उल्टी पड़ जाती। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरे जंग लड़ने के तरीके पसंद नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे हुक्म की तामील ना करो। क्या मैं आपकी खिदमत में पूरी तरह हाजिर हूं। आज तक कोई भी कसर नहीं छोड़ी मैंने।
तो मुझे ये बताओ, तुमने वो काम पूरा किया जो मैंने तुम्हें इससे पहले पूरा करने को दिया था? क्या तुमने झेलम पार करने का कोई रास्ता ढूंढा? तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया है क्लीटस। हेफेस्टियन। जी हुजूर। अब से ये जिम्मेदारी तुम संभालोगे, और जब क्लीटस मेरे तौर तरीकों से इत्तेफाक रखेगा तब ये फिर तुमसे जुड़ सकता है। तब तक हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो झेलम के किनारों पर कश लगाए और झेलम को पार करने का रास्ता जल्द से जल्द ढूंढे। अब तुम दोनों जा सकते हो। तुमने नाहा की इतनी सख्ती दिखाई अलेक्जेंडर। क्लीटस लंबे अरसे से तुम्हारा सिपह सालार है। तुम्हें उसकी वफादारी की इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। वफादारी एक शमशीर की तरह होती है मां। अगर उस पर वक्त वक्त पर धार ना की जाए तो उसमें संग लग जाती है और वो बेकार हो जाती है। क्लीटस कुछ अरसे से मेरे तौर तरीकों पर सवाल उठा रहा था। उसकी वफादारी मेरे लिए जंग खा रही थी, और आज जो मैंने किया उससे उसकी आन और वफादारी पर ठेस पहुंचेगी, जिसे फिर से पाने के लिए वो अपनी जी जान से कोशिश करेगा। तुम इन सबको यहां क्यों लाए हो पुरु? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? आपने उचित कहा था पिताश्री। यदि मेरी प्रजा इस कठिन समय में खंडित हो जाए तो मैं अलेक्जेंडर से युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। यही कारण है कि मैं इन सबको यहां लाया हूं। आप सब इसी सोच में होंगे कि अचानक मैंने आप सभी को यहां क्यों बुलाया। आज से इसी क्षण से हम सब यहीं रहेंगे, झेलम के उस पार स्थित अलेक्जेंडर की छावनियों के ठीक सामने। अलेक्जेंडर चाहता है कि हम भूख से तिलमिलाएं, कि इस रोटी के प्रहार से वो हमारी इस माटी पर अधिकार करना चाहता है। वो हमारी एकता तोड़ना चाहता है, और आज हम उस अलेक्जेंडर को यह दिखाएंगे कि हम भारतीय किस माटी से बने हैं। जब तक हमें इस भूख का निवारण नहीं मिल जाता हम सब एक साथ रहेंगे। अपने घरों में अकेले बैठकर इस भूख से तिलमिलाने से श्रेष्ठ है कि इसका सामना हम सब एक साथ मिलकर करें, एक परिवार के भांति एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे पर विश्वास करके हम इसे परास्त करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे शब्दों से आपकी भूख नहीं शांत होगी। हमारे सामने केवल दो ही मार्ग हैं। पहला यह कि हम हार मान लें और बिखर जाएं, और दूसरा यह कि हम एकजुट होकर इस परिस्थिति का सामना करें। यह आदेश एक राजा का नहीं, निवेदन है एक भारतीय का दूसरे भारतीयों से। यदि आप में से कोई भी अपने घर वापस लौटना चाहे तो इसी क्षण लौट जाए। पर एक बात याद रहे, यदि अलेक्जेंडर को भय है
तो केवल हमारी एकता का, उस शक्ति का जिसमें हमारी एकता है। अब आप सब पर निर्भर है इस एकता को त्याग कर आप उस अलेक्जेंडर के लिए सेतु बनाना चाहते हैं या ऐसी एकता को हथियार बनाकर उस अलेक्जेंडर के स्वप्न के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूँ महाराज। मैं भी आपके साथ रहूंगा महाराज। मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। अब बारी तुम्हारी है अलेक्जेंडर। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ले आए अपनी वफादारी का सिला अलेक्जेंडर से। वफादारी की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती मलिका। आप तो पोरस के सबसे वफादार थी ना, और कर ली सर झुकाकर उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ शादी। बुरा नहीं माना मैंने, क्योंकि फारसियों से नफरत तो करते ही हो तुम। ये रंज, ये गुस्सा, ये किसी और के लिए। भले ही तुम कबूल ना करो, मगर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा ये गुस्सा अलेक्जेंडर के लिए है, जो तुम उसके सामने नहीं निकाल पाए। गुस्सा जायज है। जिसने अपनी जिंदगी किसी और के वफादारी के नाम पर कुर्बान कर दी, उससे उसकी वफादारी पर सवाल उठाया जाए तो गुस्सा जायज है। बेइज्जती हो तो गुस्सा जायज है। अलेक्जेंडर के हुक्म की तामील करने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, और अलेक्जेंडर उसके लिए यह मायने रखता है कि अगर चाल उल्टी पड़ जाए तो कहीं पोरस जीत ना जाए। मैंने पहले ही तुमसे कहा था क्लीटस, अलेक्जेंडर के लिए तुम केवल एक प्यादा, एक मोहरा। अब जानते हो क्या होगा? अब पोरस चुप नहीं बैठेगा, वो अब पलट कर वार करेगा, और फिर मैं देखूंगी कि अलेक्जेंडर के लिए ज्यादा क्या मायने रखता है, तुम्हारी वफादारी या पोरस को शिकस्त देने का उसका ख्वाब। दुश्मन को हराने से ज्यादा उसे तड़पता देखने में मजा है। पोरस और उसके लोग जब तक यहां टिकना चाहें, उन्हें रहने दो। मैं समझा नहीं शाह। दुश्मन को पानी से अलग की हुई मछली की मौत मिलनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, तड़प तड़प कर। मैं पोरस की वही हालत देखना चाहता हूं।
मौत से पहले हर लम्हा उसे इस कदर टूटते देखना चाहता हूं कि वो टूट कर बिखर जाए। अच्छा हुआ पोरस ने एक कदम उठाया। उसकी मौत और शिकस्त का तमाशा देखने के लिए हमें कोई जहमत नहीं उठानी पड़ी। भूख और लाचारी से आखिर कब तक लड़ेंगे? आज नहीं तो कल पोरस और उसके ये लोग भूख से बेहाल होकर अपने हथियार मेरे सामने डाल ही देंगे। ये युद्ध अब सैन्य शक्ति नहीं, निश्चय शक्ति का था, जिसमें दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। एक दूसरे के भाग्य विधाताओं के हाथ में था भारत का भाग्य। दिन बीतते गए, हर भोर पर सूरज आता, बस कुछ नहीं आ पाया तो भोजन। पौरव प्रजा की दशा हर पल बिगड़ रही थी और भूख मिटाने का एक ही हल था, पानी। पौरव राष्ट्र की पीड़ा अब असहनीय होती जा रही थी। राज परिवार के लिए बचाई गई सारी औषधियां भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई थी। अलेक्जेंडर जो चाहता था उसे वो मिल रहा था। वो पुरु और उसकी प्रजा को हर दिन हर पल तड़पते हुए देख रहा था। इस संकट से कोई अछूता नहीं रहा, चाहे वो राजा हो या प्रजा। किंतु फिर भी वो सब एकजुट होकर पूरी हिम्मत और साहस से अलेक्जेंडर का सामना कर रहे थे। और मेरे पार ऐसे भी लोग थे जिन्हें पुरु की चिंता थी, पर चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहीं इस पार ऐसे भी लोग थे जिनके पास पुरु की सहायता करने का अवसर था, किंतु मंशा नहीं। बहुत से जीवन भूख की भेंट चढ़ गए। और फिर एक दिन अलेक्जेंडर ने अपना अगला वार करने का निर्णय लिया। करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। पोरस के पास अब भी कोई रसद नहीं पहुंची है। पोरस की आवाम अब टूट चुकी है और वक्त आ गया है जब दुश्मन को एक तोहफा भेजा जाए। महाराज, ये सारा सामान हमें छावनी के बाहर से मिला। क्या है इसमें? अवश्य ही सिंध की सेना ने हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया गुरु। मैं देखता हूं। माँ, अब हमें भोजन मिलेगा ना? हाँ बेटा, अंततः संकट टल ही गया पुरु। नहीं लाची, मेरा मानना है कि संकट अभी टला नहीं, बढ़ने वाला है। गुरु, भोजन सामग्री के साथ एक संदेश भी है। पौरव मुल्क के बाशिंदों, तुमने बहुत कुछ सहन कर लिया है। तुम सह रहे हो पर मैं देख नहीं पा रहा। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है कि इस पल से तुम्हारी सरजमीन पर एक भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। जब तक तुम लोग फिर से अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, रसद हर रोज यहां से पहुंचती रहेगी। किंतु हमारा ये शुभ चिंतक है कौन पुरु, जिसने ये भोजन सामग्री भेजी है? अलेक्जेंडर। रसद में कोई कमी नहीं होगी, पर इंसान का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन बदले में तुम्हारे शाह पोरस को मेरे सामने अपनी शिकस्त कबूल करनी होगी।
अपने घुटनों पर आना होगा और मुझसे रहम की भीख मांगनी होगी। अब फैसला तुम पर है, या तो अपने राजा का साथ दो और भूख से मारे जाओ, या मुझे अपना शाह कबूल करके पोरस को मेरे पास भेज दो। समर्पण करने का प्रश्न ही नहीं उठता पुरु। हमें इसी क्षण इस भोजन को वापस लौटाना होगा। भैया मुझे भूख लगी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो फल खाना है। नहीं। यदि आप सब इस भोजन को ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। अब तक आप सभी ने मेरा पूरा साथ दिया। इसके पश्चात आपका जो भी निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। तुम अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम फल खा रही हो। इससे अवश्य तुम्हारा पेट भर जाएगा। निर्णय ले लिया है मैंने। मैं अलेक्जेंडर के पास जाऊंगा और उसकी शर्त पूरी करूंगा। अलेक्जेंडर के पास जाने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है पुरु। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे शब्द से जाना होगा पुरु। हम भी आपको नहीं जाने देंगे महाराज। अब आपका अगला निर्णय क्या होगा महाराज पुरु? इस दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है अलेक्जेंडर। साथियों, वक्त आ गया है जब पोरस गिड़गिड़ाता हुआ घुटनों के बल कीड़ों की तरह रेंगता हुआ मेरे पास आएगा और फिर इस सपनों के मुल्क भारत पर मैसेडोनिया की हुकूमत होगी। आओ हमारी इस फतेह का एक जश्न मनाया जाए। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद।
अलेक्जेंडर के पास जाने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है पुरु। तुम्हें उसके पास जाने के लिए मेरे शव पर से जाना होगा पुरु। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा पुरु। हाँ, महाराज हस्ती सही कह रहे हैं। मैं भी आपको नहीं जाने दूंगा। आपको हमारे शवों से होकर गुजरना होगा महाराज। हम अपने राजा का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। अलेक्जेंडर से हाथ मिलाने के पूर्व हम मृत्यु को गले लगाना पसंद करेंगे। हाँ हाँ महाराज, हम आपको नहीं जाने देंगे। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रजा मेरे विरुद्ध कभी नहीं खड़ी होगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में वो मेरे साथ चट्टान की बात ही खड़े रहेंगे। अब आपका अगला निर्णय क्या है महाराज पुरु? पोरस की शिकस्त की खुशी में थोड़ा जाम और फैलाओ मलिका। और पिलाओ मलिका। तुम कहां जा रहे हो क्लीटस? हुजूर का हुक्म हो तो मैं इजाजत चाहता हूं। नहीं, यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि सब अपनी आंखों से देखें
कि खुद को भारत का शेर कहने वाला कैसे मेरे सामने ठेर होता है। मैं चाहता हूं कि सब उसकी बेइज्जती को अपनी आंखों से देखें। पौरव राष्ट्र से सारी रसद वापस भिजवा दी गई है साहब, और साथ में एक संदेश भी भिजवाया है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था शाह, लेकिन आपने तो गुलाम की बात को सुनना गवारा ही नहीं समझा। जैसे कि मुझे जंग के कायदे कानून का कोई इल्म ही नहीं है। देख लिया ना, इतना सब कुछ करने का क्या सिला मिला। पोरस के लोग टूटे नहीं, बल्कि वो और ज्यादा एक हो गए। आप बकवास कर रहे हो क्लीटस। माफ कीजिएगा, गुस्ताखी माफ शाह, लेकिन अब वक्त है कि आप आईना देखें। आप अलेक्जेंडर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर चाल सही होगी। हम उन पर सीधे हमला करते थे तो शायद कामयाब होते, लेकिन आप तो मेरी वफादारी पर शक करने में मशगूल थे ना। जब से हम यहाँ आए हैं तब से आपकी तमाम चालें उल्टी पड़ रही हैं। पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा फौजी नुकसान हमें यही हुआ है। अरे आप खुद मौत के मुंह तक पहुंच गए थे, फिर भी आपको ये गुमान है कि आप उस पोरस को बड़ी आसानी से हरा पाएंगे। इसके बाद जो भी कहना क्लीटस, सोच समझ कर कहना। इस वक्त तुम होश में नहीं हो, बेहतर होगा तुम ऐसे चले जाओ। जानता था तुम आओगे अपने शाह की ढाल बनकर, और किया ही क्या है तुमने अब तक। तुम जैसे लोगों की वजह से ये अलेक्जेंडर अपने आप को खुदा समझने लगा है कि उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन सच तो ये है कि किसी रियासत का शाह बनने लायक नहीं है तुम्हारा ये खुदा। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। बस क्लीटस, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और क्या खाने में डाल दो इस नामुराद को। नहीं, मैंने आपकी खिदमत में अपनी सारी जिंदगी बिता दी। अपना वतन अपनों को छोड़कर दुनिया के आखिरी कोने तक आपके साथ आया। अपनी सारी ख्वाहिशें मैंने आपके नजर कर दी, और आप वहां चुप खड़े होकर पैर डाले जाते देख रहे हैं। शाह, मुझे आज इस बात का एहसास हो गया है कि आपके लिए हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। प्यादे हैं प्यादे, गुलाम जिसका इस्तेमाल आप भारत पे फतेह हासिल करने के लिए करना चाहते हैं। शाह विनाश, आपके वालिद आपसे बेहतर शहंशाह थे। वो कम से कम खुद को खुदा तो नहीं समझते थे। अरे तुम खुद को खुदा समझते हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम एक शहंशाह बनने के काबिल भी नहीं हो। तुम्हारा अगला लफ्ज तुम्हारा आखिरी लफ्ज हो सकता है। आज साबित हो गया कि तुम एक बदसात हो अलेक्जेंडर। बदसात बाकी बदसात औलाद हो तुम। विनाश!
मेरी प्रजा ने मेरे प्रति अपने विश्वास और प्रेम की परीक्षा पार कर ली आचार्य, किंतु मैं राजा होने की परीक्षा कैसे पार करूं? विचित्र होती है ये भूख, लगती पेट में परंतु प्रभाव मस्तिष्क पर डालती है। पेट खाली हो तो मन हताश हो ही जाता है, आशा की हर किरण पीछे छूट जाती है। ऐसे में मनुष्य को दूर हो या निकट कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, क्योंकि नेत्र केवल एक ही वस्तु देखना चाहते हैं, भोजन। हृदय में केवल एक ही भाव शेष रह जाता है, भूख। और मस्तिष्क वो केवल अपने उदर को भरने की युक्ति में जुट जाता है। इस समय पौरव राष्ट्र की प्रजा की भी कुछ ऐसी ही दशा है। यदि इन्हें इस मनस्थिति से बाहर निकालना है तो इनके विचारों को कहीं और केंद्रित करना होगा। कोई ऐसा कार्य या आस जो इनका ध्यान बटा सके। यदि हम ऐसा कर सके तो संभवतः इस परिस्थिति पर कुछ समय के लिए नियंत्रण पा सकते हैं। मेरे पास समस्या का एक उपाय है आचार्य। हो गया कि तुम एक बदसात हो अलेक्जेंडर, बदसात बाकी बदसात औलाद होते हो। यकीन नहीं होता क्लीटस ने ऐसा मेरे साथ किया। उसने मेरे खिलाफ बोला, मुझसे गद्दारी की। हैरानी की बात है, जिसने अपनी जिंदगी शाह के लिए लगा दी, उसी की जिंदगी शाह ने ले ली। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शाह के खेमे में होते हुए भी उनके सिपह सालार की आखिरी रस्म उनकी गैर मौजूदगी में हो रही है। क्यों किया ऐसा क्लीटस? क्यों किया? बड़े अफसोस की बात, मंजिल पर पहुंचकर शाह की तलवार उन्होंने खुद डाल दी। गद्दार होता तो समझ में आता, मगर उस जैसा वफादार मिलेगा नहीं। उस दिन जब मैं नदी पर नहाने गई तो क्लेटस ने कहा था कि वो तुम्हारी शान में मर सकता है।
मगर तुमने मेरी बात पर एतबार ना करने का नाटक करते हुए भी उस पर एतबार ही नहीं किया। मेरे वफादारों के साथ खेलना बंद करो। क्लीटस हो या कोई और, उनकी वफादारी की लौ इतनी मध्यम नहीं कि तुम जैसी हवा का एक मामूली झोंका उन्हें मेरे खिलाफ उड़ा ले जाए। खुद ब खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार, अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को काट दिया। क्या हुआ? अपने वफादार की कुर्बानी पर एक जाम नोश करवाएंगे नहीं दुनिया के खुदा? हाँ, मैं खुदा हूं मैं। मेरे अंदर के हैवान को जगाओ मत बारसीन। इससे पहले कि मैसेडोनिया की फौज को एक कब्र और खोदनी पड़े, निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। आज मैंने जो तुम्हें चोट दी है, इसका दर्द तुम्हें बहुत दिनों तक जीने नहीं देगा अलेक्जेंडर। क्लीटस की तरह तुम्हारी भी बहुत ही जल्द कब्र खोदी जाएगी। दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है अलेक्जेंडर। एक बूंद जल का ना हो भोजन का भले एक ग्रास, साहस हमें बनाए सक्षम, करते रहेंगे हम प्रयास। शत्रु की मंशा शत्रु के आगे करते रहेंगे तार तार, शत्रु की मंशा शत्रु के आगे करते रहेंगे तार तार। माँ झेलम की शपथ हमें नहीं करने देंगे उसे पार। भारत जय तू रहे
आज जो कुछ भी तुमने किया लाची, वो कोई और नहीं कर पाता। मन में वेदना होकर भी तुमने सबके चेहरे पर मुस्कान लाई। धन्यवाद। धन्यवाद कैसा पुरु? मैं आज जो कुछ भी हूं केवल तुम्हारे कारण हो पुरु। हम दोनों अलग अलग नहीं, हम दोनों तो एक हैं। और आज जो कुछ भी किया हमने किया, हम दोनों ने साथ किया। किंतु लाची, मनोरंजन अधिक समय के लिए लोगों को भूख से भटका नहीं सकता। हमें शीघ्र कोई मार्ग ढूंढना होगा। किसी से सुना था मैंने, हर समस्या का कोई ना कोई मार्ग अवश्य होता है। या तो ढूंढ लो या तो नया मार्ग बना लो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मार्ग ढूंढ लिया। हाँ लाची, बस करो अलेक्जेंडर। जिंदगी में कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन हादसे सबक लेकर भुला देने के लिए होते हैं, हौसला खो देने के लिए नहीं। भूल जाओ क्लीटस की मौत को। मौत नहीं थी वो एक कत्ल था जो मैंने किया। मैंने उस इंसान की जान ली जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी। मैं उसकी वफादारी के लायक नहीं था मां। होश में हो अलेक्जेंडर, तुम एक शाह हो और एक शाह की तरह पेश आओ। क्यों? क्या शहंशाह इंसान नहीं होते? क्या उसको चोट लगने पर उसका खून नहीं बहता? उसे ठेस लगने पर उसकी आंख से आंसू नहीं आते? अपने आप को संभालिए शाह। चले जाओ हेफेस्टियन, वरना ये मगरूर और शक्की शाह तुम्हें भी मार डालेगा। आपके लिए मैं किसी भी दिन, किसी भी पल कुर्बान होने को तैयार हूं शाह। क्लीटस कुर्बान नहीं हुआ है हेफेस्टियन, मैंने उसे मारा है अपने इन हाथों से। अपना ध्यान क्लीटस से हटाकर पोरस की ओर लगाओ अलेक्जेंडर। उसने तुम्हारी रसद वापस भेजकर तुम्हें शिकस्त दी है। वो चुप नहीं बैठेगा, जरूर कुछ करेगा। और ऐसे में जो अलेक्जेंडर मेरे सामने है वो पोरस के सामने आया तो शिकस्त तय है। बस अलेक्जेंडर। शहंशाह हूं मैं तो भूलो मत मलिका। शहंशाह बिना मांगे किसी से राय नहीं लेते और ये शहंशाह का हुक्म है। चले जाओ सब यहां से, छोड़ दो मुझे अकेला। इसी वक्त दफा हो जाओ यहां से सब। अलेक्जेंडर हूं मैं, पोरस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे?
अब तुम्हें ही कुछ करना होगा रॉक्सन, वरना अलेक्जेंडर की पोरस के हाथों शिकस्त तय है। यही वो मार्ग है लाची, जो हमें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। पर ये तो जले हुए खेत है पुरु, हमारी समस्या का मार्ग यहाँ कैसे मिलेगा? तुमने याद दिलाया था लाची, समस्या हल करने के मार्ग को ढूंढो, और यदि मार्ग ना मिले तो उसे स्वयं बनाओ। पुरु के मन में क्या चल रहा है? एक मां अपनी संतान को कभी भूखा नहीं देख सकती लाची। अपनी संतान की इस भूख का हल धरती मां ने अपने सीने में बचा कर रखा था। ये भोजन सतह के भीतर मिलता है, और यही कारण है कि ये भोजन अब तक महामारी के जीवाणु से बचा हुआ है। आओ लाची, सतह के भीतर सभी वनस्पतियों को निकालते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह भोजन विषाक्त नहीं होगा। अब हमारी पूरी प्रजा भर पेट पोषण करेगी। हमें इस समस्या का हल मिल गया लाची। अब तुम्हें जाने के लिए क्या कोई पैगाम भिजवाना पड़ेगा रॉक्सेन? जाओ यहां से, खड़ी क्यों हो? क्योंकि मैंने देखा जाम बनाते हुए शाह के हाथ कांप रहे हैं। सोचा जब शाह की मर्जी खुदकुशी की ही है तो आखिरी चंद जाम मैं खुद अपने हाथों से बनाकर दे दूं। बेवकूफ लगता हूं मैं, बातों से दिल बहला रही हो। इन बातों से सुकून नहीं मिलेगा मुझे। काश कि मैं तुम्हें बहला सकती, तुम्हें थोड़ा सुकून दे सकती। तुम मानो या ना मानो, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है, और इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम इस वक्त चाहे जो भी महसूस कर रहे हो मेरे सामने खुलकर बता सकते हो, महसूस कर सकते हो। मुझे कोई रंजिश नहीं होगी।
बस यूं शराब के नशे में अपने आप को यूं खत्म मत करो। गलतियां तीनों जहां के शहंशाहों से भी होती हैं अलेक्जेंडर, तुमसे भी हुई है, मगर अपनी गलती समझकर जो उसे कबूल करे वो असली शाह होता है। जो तुम हो अलेक्जेंडर। एक्लीटस को मारना नहीं चाहता था रॉक्सेन, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर मैंने गुस्से में काश मैं उस हादसे को रोक पाता। हादसे हम सबके साथ होते हैं। हम सब किसी ना किसी कारण अपना आपा खो बैठते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारा अतीत बन जाता है। मगर जिंदगी में अपने अतीत के साथ समझौता करना बहुत जरूरी है। हम अपने अतीत की गुमनामी में नहीं जी सकते। अपने अतीत को भुलाकर आने वाले कल के बारे में सोचना जरूरी है। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम सब देखना कैसे अलेक्जेंडर बोरस को शिकस्त देता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बोरस, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है अलेक्जेंडर। बारसीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं देखने आई थी कि अलेक्जेंडर को हुआ क्या। क्यों अचानक शाह से इतनी हमदर्दी कैसे? क्या छुपा रही हो तुम पीछे? के बाद तुम यहाँ शाह का कत्ल करने आई थी। तुम्हारी इतनी जुर्रत, चलो मेरे साथ।
हमने शत्रु के सामने अपने घुटने नहीं टेके, इसीलिए धरती मां ने हमें हमारे साहस के लिए प्रसाद दिया। अपनी शक्ति का संशय कीजिए। हमने शत्रु के सामने अपने घुटने नहीं टेके और इसी साहस का प्रसाद धरती मां ने हमें दिया। शक्ति की आवश्यकता तो महाराज को भी होती है ना? गुरु द्वारा सोची गई युक्ति से हमें केवल क्षणिक आराम मिला है। हमें इस समस्या का पूर्ण रूप से निवारण करना है। हमें एक ऐसे शक्तिशाली राज्य के सहयोग की आवश्यकता है जिससे हम राजनीतिक गठबंधन कर सकते हैं। मगध। आप कुछ कहना चाहते हैं पिताश्री? हाँ पुत्र। बताना था तुम्हें कि आज हम कितने गर्वित हैं। तुमने आज पौरव राष्ट्र के राजा होने के साथ साथ भारत के पुत्र होने का भी कर्तव्य पूर्ण किया। गर्व है हमें कि तुम हमारे पुत्र हो। गर्व तो मुझे है कि आप मेरे पिता हैं। एक संतान को अपने गुण अपने माता पिता के रक्त और संस्कारों से मिलते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं केवल आपके और मां के कारण ही हूं। एक बात और बतानी थी। सोचना शुभ है, भोजन की जो व्यवस्था हुई है उससे प्रजा का भरण पोषण 2 माह तक हो पाएगा और तब तक नई फसल भी उग जाएगी। अर्थात हमारी समस्या का समाधान तो हो गया है। यह इस समस्या का अंत नहीं है पौरव श्रेष्ठ। गुरु द्वारा सोची गई युक्ति से हमें
केवल क्षणिक आराम मिला है, परंतु यदि हमें इस समस्या का पूर्ण रूप से निवारण करना है तो वो फसलें काटकर संभव नहीं होगा, शत्रु के सर काटकर होगा, अन्यथा यह समस्या और अधिक विकराल रूप धारण कर लेगी। हमें इस युद्ध का समापन शीघ्रातिशीघ्र करना होगा। किंतु आचार्य, ये इतनी शीघ्र कैसे संभव हो पाएगा? हमारे पास अधिक सेना शेष नहीं और अलेक्जेंडर के पास फारस की सेना है। हमें एक ऐसे शक्तिशाली राज्य के संयोग की आवश्यकता है जिससे हम राजनीतिक गठबंधन कर सकते हैं, जिसके सैन्य बल से हमारा बल बढ़ सके। मगध। हमें किसी भी दशा में मगध को अपने पक्ष में करना ही होगा। गुरु का कथन सर्वदा उचित है पौरव श्रेष्ठ। यदि हमें मगध जैसे शक्तिशाली राज्य की सहायता प्राप्त हो जाए तो हम अलेक्जेंडर को पराजित कर सकते हैं। मगध और पौरव राष्ट्र की संयुक्त सेनाओं के समक्ष अलेक्जेंडर की सेना टिक नहीं पाएगी। किंतु धनानंद ने अब तक हमारी मित्रता को स्वीकार नहीं किया है आचार्य। हाँ, परंतु महाराज पुरु, संकट भी तो हम पर ही है, इसलिए हमें उस संकट के निवारण हेतु निरंतर प्रयास करने होंगे। मेरा सुझाव है कि हमें एक बार पुनः धनानंद के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए। मगध नरेश धनानंद लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यदि उसे धन का लोभ दिया जाए तो संभवतः वो हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा। हमें उससे भेंट करनी ही होगी और उसे अपने पक्ष में लाना ही होगा। अब शीघ्र ही हमें मगध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मेरे बेटे का कत्ल करना चाहती थी, गद्दार। तुम्हें तो इसी वक्त मौत के घाट उतार देना चाहिए। सेबेस्टियन, खत्म कर दो इस दगाबाज को। मैं इसे तभी खत्म कर देता मल्लिका हुजूर, मगर सोचा कि शाह इसके साथ कुछ और सलूक करना चाहे। एक गद्दार के साथ इसके अलावा और कोई सलूक नहीं हो सकता। ठहरो रॉक्सन। अनिका, आप भी। मेरे ख्याल से हिफेस्टियन सही कह रहा है, और वैसे भी अलेक्जेंडर के पास तुमसे बेहतर चालें होती हैं। फिर जो पोरस को चाहती है उसका अंजाम अलेक्जेंडर ही सोचे तो बेहतर होगा। ये सब तुमने पोरस की मोहब्बत में ही किया है ना? क्या है ऐसा उस पोरस में जो सबको अपना मुरीद बना लेता है? उसमें खास है उसका दिल।
उसकी सोच, वो अपनी जमीन, अपने वतन की हिफाजत के लिए लड़ता है, दूसरे मुल्क को फतह करने के लिए नहीं। वो अपनी जमीन की शान बढ़ाने के लिए जीता है, दूसरों को झुकाने के लिए नहीं। और बहुत जल्द तुम सब उसके सामने झुकोगे और अपने किए की मुआफी मांगोगे। बस सेबेस्टियन, ले जाओ इस बदजात को मेरी नजरों के सामने से। कहीं ऐसा ना हो मैं इसे यहीं का यहीं मार डालूं। सावधानी से सैनिक, इनमें मगध नरेश के लिए अत्यंत मूल्यवान उपहार हैं। अपना ध्यान रखिएगा महाराज पुरुषोत्तम, और शीघ्र ही लौटिएगा। कहीं आपके वियोग में मैं अच्छी सब समझता हूं मैं। तुम फिर से मूर्छित होना चाहती हो ताकि सबके सामने मैं तुम्हें संभाल सकूं। सब पता है मुझे। पर आप भूल रहे हैं, महारानी बनने से पूर्व मैं दस्यु राजकुमारी थी। स्वयं को संभालने में मैं सक्षम हूँ। लाची, 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 गुरु लाची को क्या हुआ? निश्चिंत रहो भाई, लाची ऐसा पहले भी कर चुकी है। लाची, आंखें खोलो। अब तुम दस्यु नहीं महारानी बन चुकी हो। ये नाटक बंद करो। लाची वास्तव में मूर्छित है। गुरु, इसे कक्ष में ले जाओ। क्या हुआ रॉक्सन, इतनी बेचैन क्यों हो? तो क्या करूं मलिका, दिन ब दिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बड़ी से बड़ी हुकूमत पर फतेह करने में उन्हें वक्त नहीं लगा। फारस जैसी सल्तनत को उन्होंने अपने कदमों में झुका दिया, मगर भारत की ये मुट्ठी भर फौज उनके सर का दर्द बनी हुई है। जिस्म वो चाल चलता है जो दिमाग उसे कहता है। सांप की ताकत उसकी पूंछ में नहीं, उसके फन में होती है। और पोरस भारत का फन है, कोई आम लड़का नहीं है। पोरस अलेक्जेंडर को टक्कर देने के लिए पैदा हुआ है। वो उसे हराना आसान नहीं होगा। तो फिर मुझे उससे मिलना होगा।
महारानी अब ठीक तो है ना? जी, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। किंतु उन्हें हुआ क्या है? उन्हें कुछ नहीं हुआ। पौरव राष्ट्र प्रसन्नता से झूमने वाला है महाराज। आपको संतान सुख प्राप्त होने वाला है। नहीं लाची, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। लाची, आज मुझे पूर्णता का आभास हुआ है लाची। अब संसार में हमारा भी अंश होगा, और ये केवल तुम्हारे कारण हुआ है। धन्यवाद लाची। और मुझे गर्व है कि मैं महाराज पुरुषोत्तम के अंश को जन्म देने वाली हूँ। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे पुत्री। आज हम बहुत प्रसन्न हैं, और यदि अनुसुईया होती तो बधाई हो महारानी अनुसुईया। आप दादी बनने वाली हैं। पौरव राष्ट्र को उसका नन्हा उत्तराधिकारी मिलने वाला। आप चले आए वहां से पिताश्री। वो हमें लगा कि तुम्हें लाची के साथ एकांत में रहना चाहिए, इसलिए हम। मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है पिताश्री। जिस मां के विषय में सोचकर आप भावुक हो रहे हैं, वो सदा एक बात कहती थी कि हम यथार्थ में रहें और भविष्य के सपने संजोएं। उनके आशीर्वाद स्वरूप हमें भविष्य की ये सौगात मिली है, एक आस जो अखंड भारत के स्वप्न की लौ को पुष्टि नहीं देगी। मां, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जिस दिन मेरी संतान इस संसार में आंखें खोले, वो अखंड भारत का वासी हो, किसी जनपद का नहीं। अनुसुईया भी यही चाहती थी पुरु। चाहती थी कि हम उसके साथ मिलकर उसके सपनों का भारत बनाएं, जिसमें तुम सांस ले सको। पर हम ऐसा नहीं कर सके। पर मैं वो स्वप्न अवश्य पूरा करूंगा पिताश्री।
मगध को अपने पक्ष में करके ही रहूंगा। यदि मां आज यहां होती तो खुशी से फूल ही ना समाती, पर वो नहीं है पुरु। तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। बहुत क्रोध आ रहा है आज हमें तुम पर अनसुईया, बहुत क्रोध। आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप मां से कितना प्रेम करते हैं। इनका प्रेम सदा हमारे साथ रहेगा। हाँ, इसीलिए तुम्हारी मां का कर्तव्य अब हमें पूरा करना होगा। तुम मगध नहीं जाओगे पुरु। पर पिताश्री? हाँ पुरु, जब तुम्हारा जन्म हुआ हम अनुसुईया के साथ समय नहीं बिता पाए। तुम्हारा जिस प्रेम पर अधिकार था वो तुम्हें नहीं दे पाए, परंतु तुम्हारी संतान को उसका अधिकार खोने नहीं देगा उसका दाताश्री। तुम यही रहोगे, धनानंद से हम मिलने जाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम लाची के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ, हर क्षण का आनंद लो, उसके साथ रहो। हम धनानंद से भेंट करके आते हैं। हम बालक नहीं जिसे विदा करने की आवश्यकता हो पुरु। जाओ और हमारी बहू का ध्यान रखना। यदि लौट कर आए और ज्ञात हुआ कि तुमने उसे तंग किया है तो पौरव श्रेष्ठ बमनी महाराज को भी दंड दे सकते हैं। धनानंद का प्रकरण थोड़ा टेढ़ा है। पौरव नरेश की उपस्थिति वहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यह संधि वार्ता विफल हो गई तो हमें कदाचित दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। मुझे लाची चाहिए। सदा उससे प्रेम किया है। तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे। लाची के गर्भ में पल रही संतान जीवित नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रॉक्सन? तुम पोरस से मिलने जाओगी और मिलकर करोगी क्या? मैं उस शख्स से मिलना चाहती हूँ जिसमें अलेक्जेंडर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है। उससे बात करना चाहती हूँ। उसकी ताकत आप जान चुकी हैं, मगर कुछ तो कमजोरी होगी उसकी। उसकी कमजोरी जाननी है मुझे। मलिका, आपको अलेक्जेंडर का वास्ता, मुझे उस तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन अगर अलेक्जेंडर को पता चल गया तो? आप चाहेंगी मलिका, तो शाह को ये बात कभी मालूम नहीं होगी। लाची, मैं तुमसे जो कहने वाला हूं तुम्हारी माँ भी वही कहती। मेरे साथ 10 लोग चलो। परंपरा अनुसार पहला शिशु सदैव मायके में ही जन्म लेता है, और वैसे भी पौरव राष्ट्र में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सदैव तुम महारानी के उत्तरदायित्व में उलझी रहोगी, जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे गर्भ में पलने वाले शिशु के लिए
उचित नहीं है। तुम सज्ज हो जाओ, मैं पुरु से इस विषय में बात कर लेता हूं। पुरु से इस संदर्भ में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है दस्युराज। जब तक महारानी लाची शिशु को जन्म नहीं दे देती, वो यहीं इसी महल में ही रहेंगी। आपका कहने का तात्पर्य क्या है आचार्य? आपकी और पौरव राष्ट्र के होने वाले उत्तराधिकारी की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए आपका यात्रा करना या किसी अन्य स्थान पर रहना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा। मैं कोई अन्य नहीं, लाची का पिता हूं और लाची मेरे साथ पूर्णतः सुरक्षित है। निसंदेह दस्युराज, परंतु अब ये केवल आपकी पुत्री ही नहीं, पौरव राष्ट्र की महारानी भी, जिसके गर्भ में पौरव राष्ट्र का भविष्य पल रहा और किसी भी राष्ट्र का भविष्य भावनाओं पर नहीं, नियमों का पालन करने पर निर्भर करता है। आप स्वयं एक राजा हैं दस्युराज, आपसे अधिक इस बात को और कौन समझ सकता है। एक राजा होने के नाते मैं आपकी बात समझ सकता हूं, परंतु एक पिता की हृदय की कामना कैसे समझूं? आचार्य, मैं समझ सकती हूँ कि इस समय हम पर अलेक्जेंडर का संकट मंडरा रहा है। विदेश से आए उस आक्रमणकारी के यहाँ रहने से उपजे संकट की बात नहीं कर रहा मैं महारानी। किसी भी युद्ध में शस्त्र से अधिक घातक होता है मनुष्य, क्योंकि वो समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी निष्ठा बदल भी सकते हैं। यदि भावनाएं मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं, तो वही भावनाएं मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता भी बन सकती हैं। अलेक्जेंडर हमारा वो शत्रु है जो हमारे नेत्रों के सामने है। उससे स्वयं को सुरक्षित करने के लिए हम पर्याप्त उपाय कर सकते हैं, परंतु उस शत्रु का क्या जो हमारे नेत्रों के समक्ष होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी निष्ठा बदल चुकी होती है। विश्वासघात वही करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। ऐसे ही किसी विश्वासघाती व्यक्ति से आपकी सुरक्षा हेतु आपको यहीं महल में रखने का निर्णय लिया गया है। परंतु हम में से कौन मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है आचार्य? तुम क्या कर रहे हो पुत्र? चली जाओ यहाँ से माँ, मुझे कहाँ चाहिए। कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सत्य तो नहीं पुत्र? कहीं इस सबके पीछे लाची तो? हाँ, ये सत्य है माँ, मुझे लाची चाहिए। किंतु तुमने इस संदर्भ में कभी बताया नहीं। क्या बताता माँ? यही कि मैंने सदा उससे प्रेम किया है, पर उसने नहीं। वो मुझसे प्रेम नहीं करती माँ, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। ऐसा नहीं है पुत्र, किसी को खो देने का दुख क्या होता है मैं भली भांति समझती हूँ, किंतु तुम इस प्रकार दुर्बल नहीं हो सकते पुत्र। ये दुर्बलता हमें उस लक्ष्य से दूर ले जाएगी जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मेरा लक्ष्य अधूरा नहीं छूटेगा माँ। पुरु और पौरव राष्ट्र दोनों को नष्ट होना होगा। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। इन लोगों ने बहुत कुछ बुरा किया है हमारे साथ, अब इनसे सब कुछ छीन लूंगा मैं, इनका लाची भी। मैं उसे अपना बनाना चाहता हूं माँ, और ऐसा करने के लिए मैं
मैं कोई भी मूल्य चुकाऊंगा। आभास भी है क्या कह रहे हो अम्बी? लाची की गर्भ में पोरस का अंश है। तो क्या हुआ? मेरे लिए केवल लाची महत्व रखती है। भावुकता यदि मनुष्य को सही मार्ग दिखाती है तो उसे मार्ग से भटका भी सकती है अम्बी। ये भावनाओं को वश में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी यही दुर्बलता हमारे पतन और दुर्भाग्य का कारण बन जाए। मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती पुत्र, तुम्हारी माँ हूं मैं। ये आप मेरी माँ है ना, तो जैसा मैं कहूंगा आप वैसा करेंगे। लाची के गर्भ में पल रही संतान जीवित नहीं रहनी चाहिए, और ये कार्य आप सुनिश्चित करेंगे। मेरा दुर्भाग्य नहीं चाहती ना आप, तो ये कार्य करना पड़ेगा आपको। बोलिए माँ, करेंगी ना आप? मेरे लिए, अपने पुत्र के लिए, बताइए माँ, करेंगी ना? अरे उत्तर दीजिए माँ। जब तक आप लाची की संतान की हत्या करेंगी तब तक मैं उस पुरु को देख लूंगा, और फिर लाची मेरी होगी, सिर्फ मेरी। आचार्य, सारी व्यवस्था हो चुकी है। योजना के अनुसार कल प्रातः हमारी सेनाओं के साथ आप और पुरु मगध के लिए प्रस्थान करेंगे। योजना में कुछ परिवर्तन है हस्ती। अब मेरे स्थान पर पौरव श्रेष्ठ मगध जाएंगे। पुरु, मेरे अनुसार इस संधि वार्ता के लिए तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। मत भूलो, ये संधि वार्ता दो राजाओं के मध्य है। पौरव श्रेष्ठ तुम्हारे साथ अवश्य जा सकते हैं, परंतु तुम्हारे राजनैतिक दल का अंग बनकर। परंतु पौरव नरेश होने के नाते तुम्हारी उपस्थिति वहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। हम आपकी बात समझ सकते हैं आचार्य। पुरु का इस भेंट में उपस्थित होना आवश्यक है, किंतु लाची गर्भवती है। ऐसे में होने वाले उत्तराधिकारी की सुरक्षा और लाची के स्वास्थ्य के लिए पुरु का यहां होना अधिक आवश्यक है। क्षमा करना पुरु, यहां हो रहा वार्तालाप मैंने सुना। मुझे लगता है आचार्य का कहना उचित ही है। तुम्हारा मगध जाना अधिक आवश्यक है। पौरव श्रेष्ठ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, और मैं आपके मंतव्य को समझ सकता हूं आचार्य। आपका कथन तर्क संगत है, किंतु इस समय तर्क से ऊपर भावनाएं हैं। एक राजा होने का दायित्व मुझे पिताश्री ने सिखाया, और अब एक राजा होने के साथ मुझ पर पति होने का दायित्व भी है, और अब एक पिता होने का भी। इस समय मैं लाची को अकेला नहीं छोड़ सकता।
पौरश्रेष्ठ मुझसे अधिक अनुभवी हैं। उन्होंने कई वर्षों तक पूरे राष्ट्र को संभाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस भेंट को सफलतापूर्वक करेंगे। अलेक्जेंडर फिर से हम पर आक्रमण करने का अवसर ढूंढ रहा होगा। जब तक आप दोनों मगध से लौटकर आते हैं, मैं अपने सैन्य बल को सच करता हूं। इस समय अलेक्जेंडर हमारी समस्या नहीं है पुरु। वर्षा ऋतु के कारण झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ इस समय झेलम को पार नहीं कर पाएगा। परंतु धनानंद का प्रकरण थोड़ा टेढ़ा है। हम धनानंद के पास संधि प्रस्ताव लेकर अवश्य जा रहे हैं, परंतु स्मरण रहे, धनानंद विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है और इसके साथ ही वो मगध जैसे शक्तिशाली राज्य का सम्राट है। यदि तुम्हारी अनुपस्थिति के कारण यह संधि वार्ता विफल हो गई तो हमें कदाचित दूसरा अवसर नहीं मिलेगा और ना ही और समय मिलेगा। आचार्य उचित कह रहे हैं महाराज। आप जाइए और विश्वास रखिए कि मैं स्वयं और हमारे होने वाले अंश दोनों को संभाल लूंगी। हाँ पुरु, फिर हम सब तो है ना यहाँ। मैं, माँ, हम दोनों लाची का ध्यान रखेंगे। नहीं पुरु, राजा भले तुम हो, आदेश हम देंगे आज। हम नहीं चाहते वर्षों पहले जो भूल हमने की वो आज हमारा पुत्र दोहराए। तुम यहीं लाची के साथ रहोगे और अलेक्जेंडर से सामना करने के लिए हमारी सेना को सज्ज करोगे। हम इस विषय में तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य पर विश्वास नहीं कर सकते पुरु। आपकी बात काटने का खेद है हमें आचार्य, किंतु हमारा मन कहता है कि पुरु का यहां रहना अधिक महत्वपूर्ण है। रही बात सम्राट धनानंद की, उसे हम संभाल लेंगे। माफ करना राज, तुम्हें बिना बताए कुछ ऐसा करने जा रही हूं जिसकी इजाजत तुम मुझे कभी नहीं दोगे। पर मैं जो कुछ भी कर रही हूं सिर्फ तुम्हारी फतेह और तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रही हूं अलेक्जेंडर। ऐसा भी वक्त था जब मैं तुमसे इतनी नफरत करती थी कि तुम्हारा चेहरा भी देखना मंजूर नहीं था। मगर आज मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि मुझे मेरा अक्स भी तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। तुम मेरी जिंदगी बन गए हो और ये रॉक्सीन अपनी जिंदगी के लिए कुछ भी करेगी, उसे कुछ नहीं होने देगी। चाह रही हूँ बहुत जल्द वापस आने के लिए। आप कहां जा रही है मल्लिका? बिना मेरी इजाजत मेरे हुजूर में आने की गुस्ताखी का सबब जान सकती हूँ फेस्टियन? ये तो सवाल है।
मैंने आपसे जवाब मांगा है मल्लिका। आप कहाँ जा रही है? शहर देखने। तुम्हें कोई एतराज? नहीं मल्लिका, कोई एतराज नहीं, मगर आपके अल्फाज में दिलचस्पी जरूर है जो आपने कहे, लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं पाया। आप शायद शाह से कह रही थी कि आप उनके लिए कुछ करने जा रही। अच्छा ही हुआ जो तुम ठीक से सुन नहीं पाए फेस्टियन। बेशक तुम अलेक्जेंडर के सबसे खास दोस्त हो और सिपा सलार भी, मगर ये मत भूलो कि मैं उनकी बीवी हूं और ये मेरे और मेरे शौहर के बीच की बात है। बेहतर होगा कि आज के बाद मेरे और शाह के ज्यादती मामलों से जितना हो सके उतना दूर रहो। जो लोग अपनी हद जानते हैं ना, वो ज्यादा खुश भी रहता है और ज्यादा दिन तक जिंदा भी। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी फेस्टियन। दानानंद एक दूत है पिताश्री, उससे संधि करना सरल नहीं होगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे दूत को साधने में आप मुझसे अधिक निपुण हैं। हमें कुछ भी करके मगध को अपने पक्ष में लाना ही होगा। और आप सावधान रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। हम स्मरण रखेंगे। तुम भी हमारे लौटने तक हमारी बहू और हमारे राष्ट्र का ध्यान रखना। शीघ्र लौटिएगा पिताश्री। आचार्य, गुरु का ध्यान मैं रखूंगा मां। आप सच हो जाइए तो मैंने कहा उसे करने के लिए। है तो ये औषधि, किंतु किसी गर्भवती को दे दी जाए तो तुरंत गर्भपात हो जाता है। तुम्हें ये औषधि गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। ये माँ और होने वाले शिशु दोनों को रोगों से बचाता है। पुरु! लाची, 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 क्या हुआ तुम्हें?